हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट, स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस। जितने भी टॉपिक स्टैटिस्टिक्स में ज़रूरी हैं डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस के लिए, वो सारे टॉपिक्स हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है, उन सब पे मैंने एक डिटेल नोट्स बनाया है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स विथ रियल लाइफ एग्जांपल, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके यूज़ करके आप इंटरव्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपके लास्ट मिनट नोट्स की तरफ वर्क करेगा। जितने भी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में कवर की है वो सारी आपको इस नोट्स में मिल जाएंगी। स्टैटिस्टिक्स बियॉन्ड द डेटा, नेविगेटिंग द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, देन हम कवर करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, आफ्टर देन प्रोबेबिलिटी। जितनी भी जरूरत है स्टैटिस्टिक्स के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, सिर्फ हम उतनी ही प्रोबेबिलिटी कवर करेंगे, और लास्ट में हम करेंगे इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है डेटा एनालिसिस में, ये सारी चीजें हम देखेंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। इन टाइप क्या है स्टैटिस्टिक्स का, डिस्क्रिप्टिव क्या है, इन्फ्रेंशियल क्या है, इनके में डिफरेंस क्या है, कब हम डिस्क्रिप्टिव यूज कर सकते हैं, कब हम इन्फ्रेंशियल यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेटा। अब टाइप्स ऑफ डेटा, कितने तरीके के डेटा होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा होते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स भी होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा में। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एंड सैंपल। हम पॉपुलेशन और सैंपल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या है, किस तरीके से हम पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक का यूज करके सैंपल निकाल सकते हैं। और लास्ट में कंप्लीट स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस स्टेप्स देखेंगे, क्या मेन स्टेप्स होते हैं जब हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं डेटा एनालिसिस में। एक प्रॉपर सीक्वेंस देखेंगे किस तरीके से डेटा एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स का यूज करके कवर किया जाता है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि है मीन, मीडियन, मोड। इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बॉक्स प्लॉट आ जाता है, हिस्टोग्राम आ जाता है, स्कैटर प्लॉट आ जाता है। इन सबको हम कहाँ यूज करते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये क्या होते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। आउटलायर्स क्या होते हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है डेटा पे या फिर एनालिसिस पे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। नेक्स्ट इज कोरिलेशन एंड कोवेरियंस। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बाद हम कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम कवर करेंगे बेसिक प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट, जो कि रहेगा सैंपल स्पेस, इवेंट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इवेंट। दो तरीके के इवेंट्स होते हैं, डिसजॉइंट एंड नॉन डिसजॉइंट, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। आफ्टर देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप, जो कि है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। नेक्स्ट इज पीएमएफ एंड पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसी में हम आगे देखेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में कितने तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे कि बायनोमियल हो गया, बर्नौली हो गया। फिर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉर्मल, फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन, एम्पेरिकल रूल क्या होता है, ये सारी चीजें हम प्रोबेबिलिटी में देखेंगे। लास्ट में हम देखेंगे इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, रिलेशनशिप विथ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल हम देखेंगे, जेड एंड टी डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखेंगे। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, जो कि है नल एंड अल्टरनेट, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि अल्फा वैल्यू होती है, एंड पी वैल्यू, टाइप्स ऑफ एरर, वन टेल्ड और टू टेल्ड टेस्ट, टाइप्स ऑफ टेस्ट इन स्टैटिस्टिक्स, जी टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा का स्क्वायर, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स से। Let's start with statistics. Statistics is a branch of mathematics that involves collecting, analyzing, interpreting, and drawing conclusion
इंफॉर्मेशन और डेटा। सो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जैसे आप डेटा एनालिसिस या डेटा साइंटिस्ट के लिए जाना चाहते हो, तो डेटा के साथ जो भी आप फंक्शन परफॉर्म करोगे कंक्लूजन निकालने के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, उसमें आप स्टैटिस्टिक्स यूज करते हो। स्टैटिस्टिक्स में बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं, मीन मीडियन मोड आ जाता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आ जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। ये सारी चीजें हम आगे वीडियोस में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझिए स्टैटिस्टिक्स का ही यूज करके आप डेटा में से कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको डेटा की फील्ड में जाना है तो। सो इन सब डेटा को अच्छे से एनालाइज करना, ताकि हम कुछ इसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। इन सारे प्रोसेस में स्टैटिस्टिक्स ही यूज होता है। सो स्टैटिस्टिक्स आप डेली अपने लाइफ में यूज करते हो। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं किस तरीके से हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स। 4 out of 5 डेंटिस्ट रिकमेंड डेंटिंग। ओके, so almost 85% of lung cancers in men and 45% in women are tobacco related. So यहाँ पे आपको percentage value आ गई. There is a 40% chance that in a room full of 30 people that at least 2 people will share the same birthday. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, probability आ रहा है आपका. probability भी एक पूरा complete topic है statistics में जो हम आगे देखने वाले हैं. एवरेज स्कोर यहाँ पे आ जाता है. एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द मैथ टेस्ट was 75 out of 100. So average monthly sales of the company increased by 10% compared to the previous year. यहाँ पे increase like increment value दिखा रहे हैं कि पिछले साल से 10% increase हुआ है. Next is minimum number of participants required for the workshop is 60. So यहाँ पे minimum number, maximum number, average, percentage, probability, ये सारी चीजें किसका पार्ट है, statistics का पार्ट है. So next हम देखेंगे types of statistics. सो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और सेकंड आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. तो जब भी हमें डेटा मिलता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट, कि उस डेटा में क्या है, किस टाइप के वेरिएबल्स हैं, किस टाइप का डेटा है, कितने रोज हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं, क्या मैक्सिमम वैल्यू है इस कॉलम की, क्या मिनिमम वैल्यू है, किस तरीके से ये डेटा स्प्रेड है, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन है. ये सारी जो चीजें हैं ये किस में आती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में. सो इट डील्स विद मेनली कलेक्शन, एनालाइजिंग and interpretation. Interpretation of data. प्राइमरी गोल क्या रहता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, इज टू अंडरस्टैंड द मेन फीचर्स ऑफ द डेटा. अंडरस्टैंडिंग मेन फीचर्स ऑफ द डेटा. तो इस स्टैटिस्टिक्स में आपको डिफरेंट फंक्शंस मिल जाएंगे जिसका हेल्प करके आप अपने डेटा को समझ सकते हो. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ डेटा एनालिसिस. यू हैव टू फर्स्ट परफॉर्म द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ द डेटा सेट. सो आप इसको कह सकते हो ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा सेट. सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मेजर्स के साथ साथ ग्राफ और टेबल भी मिल जाते हैं. इन सब का यूज करके भी आप डेटा को अच्छी तरीके से समझ सकते हो, उसके फीचर्स को देख सकते हो और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को विजुअलाइज कर सकते हो. सो इट विल कंसिस्ट ऑफ ग्राफ्स, tables and descriptive measures like एवरेज. एवरेज हो जाता है, फिर जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, परसेंटाइल्स होते हैं, क्वार्टाइल्स होते हैं, ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में अच्छे से देखेंगे. सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डेटा सेट. सो उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप डेटा पे कौन सा एनालिसिस परफॉर्म करना है ये डिसाइड कर पाते हो. सो नेक्स्ट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ही जो भी हमें कंक्लूजन निकालना है, एनालिसिस परफॉर्म करना है, किस टाइप का एनालिसिस परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें आती हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में. सो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट ड्रॉइंग conclusion from the data. Drawing conclusion from data. अब यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है एक कंप्लीट पॉपुलेशन को.
ठीक है। पॉपुलेशन हम आगे और डिटेल में देखेंगे। सो अभी के लिए समझ लीजिए पॉपुलेशन इज कंप्लीट इंटायर पॉपुलेशन। सो अगर हमें कोई कंक्लूजन निकालना है पॉपुलेशन का, सो हम पॉपुलेशन को पूरा मतलब पूरे पॉपुलेशन को इंटायर पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते। सो पॉपुलेशन में हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालते हैं, सारी पॉपुलेशन में से एक स्मॉल सबसेट निकालते हैं जिसको हम कहते हैं सैंपल। सैंपल का यूज करके जो हम कंक्लूजन निकालते हैं अबाउट द पॉपुलेशन कम्स अंडर द इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो यहाँ पे मेन आइडिया क्या है, जो पॉपुलेशन होता है उसको हम एंटायर पॉपुलेशन को जब स्टडी नहीं कर पाते तो हम उसमें से एक सैंपल निकाल के उसको स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और उसमें से जो कंक्लूजन निकलता है उसको हम मान लेते हैं कि वही कंक्लूजन पॉपुलेशन के लिए भी हो सकता है। सपोज पॉपुलेशन में कोई 100 बच्चे आते हैं तो उसमें से हमने रैंडम 10 बच्चे सेलेक्ट किए, उनकी हाइट को कैलकुलेट किया, तो जो एवरेज हाइट उन 10 बच्चों की होगी वही हम मान के चलेंगे कि एवरेज हाइट है पूरे 100 बच्चों की। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। एक तरीके से हम कंक्लूजन के साथ साथ यहाँ पे प्रिडिक्शन भी कर रहे हैं कि पॉपुलेशन का जो एवरेज हाइट है वो इतना हो सकता है। सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपको प्रोबेबिलिटी भी मिल जाती है, उसके साथ साथ आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स मिल जाते हैं जो कि आपको कंक्लूड करने में हेल्प करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का हम डेटा एनालिसिस में किस तरीके से यूज करते हैं वो हम देखते हैं। टेस्टिंग वेदर द एवरेज एग्जाम स्कोर्स ऑफ टू ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। किस तरीके से, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो सैंपल्स को हम कंपेयर करेंगे कि उन दोनों का जो एवरेज स्कोर है वो डिफरेंट है या फिर नहीं। एस्टिमेटिंग द एवरेज हाइट ऑफ अ पॉपुलेशन विथ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो टर्म है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में। एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन आवर्स ऑफ स्टडी एंड द एग्जाम स्कोर। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है, एस्टिमेशन आ जाते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम पढ़ेंगे नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, फिर कितने टाइप के हाइपोथेसिस टेस्टिंग होते हैं, वन टेल टेस्ट क्या होता है, टू टेल टेस्ट क्या होता है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये सारी चीजें हम देखेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स दोनों इंटर रिलेटेड हैं। जब भी आपके पास डेटा मिलता है तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज करके उसको समझते हो, उसको समराइज करते हो, और बेस्ड ऑन दैट समरी, बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के मेथड को चूज करते हो कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है इस डेटा सेट पे। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है और उस डेटा में कितने टाइप के वेरिएबल्स आपको मिल सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ डेटा, सो मेनली डेटा के जो टाइप होते हैं वो बेस्ड ऑन इट्स नेचर 3 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। यहाँ पे टाइप 1 में आपको दिख जाता है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा नाम से ही क्लियर है। स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब जो डेटा जिसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो जिस डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। सो इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेबल्स। ठीक है, जो भी टेबल्स में कैसे डेटा ऑर्गेनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक्सेल शीट में भी आपने देखा होगा, स्प्रेड शीट में आपने देखा होगा। सो उसका जो डेटा होता है वो भी स्ट्रक्चर्ड ही होता है। नेक्स्ट, जो आप डेटा बेस में सेव करते हो, रिलेशनल डेटा बेस में सेव करते हो, उसमें भी आपका जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन से डेटा होते हैं जिसका कोई पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका इसमें आ जाता है मल्टीमीडिया कंटेंट। अब मल्टीमीडिया कंटेंट में क्या आएगा आपका, इमेजेस हो जाते हैं, ऑडियोज हो जाते हैं, ठीक है, वीडियोस हो जाते हैं, ये सारे जो डेटा होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। टेक्स्ट के फॉर्म में जो डेटा होता है वो भी अनस्ट्रक्चर्ड होता है, फॉर एग्जांपल ईमेल्स हो जाते हैं, फिर आपके आर्टिकल्स हो गए, ब्लॉग्स हो गए, आपको वेब पेज से भी डेटा जो मिलता है वो भी आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ही होता है। सो दीज आर सम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। नेक्स्ट टाइप है क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज। अब क्रॉस सेक्शनल डेटा अगर हम समझने जाए तो क्या होता है, डेटा कलेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम।
सो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कोई सर्वे का डेटा है, एक पर्टिकुलर डेट पे आपने कोई सर्वे रखा है, तो उसका जो डेटा कलेक्ट होगा वो एक पर्टिकुलर डेट का ही होगा, एक पर्टिकुलर टाइम का होगा। तो वो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो जाता है। और दूसरा एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं, तो अगर स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और उनका मार्क्स कैलकुलेट हो रहा है, तो वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे ही कैलकुलेट होगा, तो वो भी एक क्रॉस सेक्शनल डेटा ही हो जाता है। नेक्स्ट आता है टाइम सीरीज डेटा। अब टाइम सीरीज डेटा क्या होते हैं? टाइम सीरीज डेटा जस्ट क्रॉस सेक्शनल का उल्टा है। टाइम सीरीज डेटा वो डेटा है जो एक सीक्वेंस ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है या फिर कलेक्ट किया जाता है। तो टाइम सीरीज डेटा कलेक्टेड ओवर अ सीक्वेंस ऑफ टाइम इंटरवल। सो क्या हो सकता है टाइम सीरीज डेटा का एग्जांपल? डेली स्टॉक प्राइसेस या फिर मंथली सेल्स डेटा, ठीक है, जो कि कलेक्ट किया है ओवर सेवरल इयर्स। तो ये क्या है? टाइम सीरीज डेटा है, दैट इज रिलेटेड टू टाइम। ओवर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम आप कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसको हम कहेंगे टाइम सीरीज डेटा। सो नेक्स्ट टाइप का डेटा आता है वो है यूनिवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। सो यूनिवेरिएट डेटा क्या होते हैं? जिसमें आपको सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल मिल जाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी डेटा में सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, सिर्फ सिंगल डेटा कलेक्ट हुआ है, तो वो होते हैं यूनिवेरिएट डेटा। और मल्टीवेरिएट डेटा मतलब अगर दो और दो से ज्यादा वेरिएबल हैं आपके डेटा सेट में, तो वहां पे आपका जो डेटा सेट होता है वो होता है मल्टीवेरिएट। टू और मोर देन टू वेरिएबल्स, so that is the multivariate data. So types of variables, so types of variables, 6 टाइप के different variables होते हैं. So first is nominal, second ordinal, third numerical, fourth categorical, fifth is interval, and sixth is ratio. तो नॉमिनल डेटा में आपको कैटेगरीज मिल जाते हैं, लेबल्स मिल जाते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर कोई ऑर्डर नहीं होता है सच। सो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि जेंडर हो गया। सो जेंडर करके अगर आपके डेटा में कोई कॉलम है तो वो नॉमिनल वेरिएबल हो गया, क्योंकि उसमें जो आपके वैल्यूज होंगे, जो कैटेगरीज होंगे, वो सिर्फ दो होंगे, जो कि है मेल एंड फीमेल। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आपके किसी कॉलम में आ गया कलर्स। सो कलर्स भी आपकी फाइनाइट वैल्यूज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में आपको ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, इस टाइप के आपको कलर्स मिल जाते हैं। तो ये सब टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं वो नॉमिनल वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनल वेरिएबल। ऑर्डिनल वेरिएबल भी, इसमें भी आपको कैटेगरीज मिल जाएगा, बट इस कैटेगरी में आपको एक ऑर्डर मिलेगा, एक सीक्वेंस मिलेगा। जो इंटरवल्स होते हैं कैटेगरीज के बीच में, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, कोई यूनिफॉर्म नहीं होता। तो ऑर्डिनल वेरिएबल का अगर आप एग्जाम्पल देखो तो एजुकेशन लेवल जो होते हैं वो एक ऑर्डिनल वेरिएबल है। तो एजुकेशन लेवल में आपका आ जाता है 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो इनके बीच का जो इंटरवल है उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। बट ये एक ऑर्डर में है, 10th के बाद ही 12th आएगा, फिर उसके बाद ही ग्रेजुएशन आएगा, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आएगा। सो एजुकेशन लेवल कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनल वेरिएबल। नेक्स्ट हो सकता है किसी प्रोडक्ट का जो कस्टमर रेटिंग है, ठीक है। सो कस्टमर रेटिंग भी एक तरीके का ऑर्डिनल वेरिएबल है, क्योंकि अभी जैसे रेटिंग आप दे रहे हो तो रेटिंग्स 1 से लेके 5 तक होती है, ठीक है। तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, और 5 मतलब बेस्ट रेटिंग है। तो यहाँ पे भी ये ऑर्डिनल वेरिएबल होता है। न्यूमेरिकल वेरिएबल क्या होते हैं? न्यूमेरिकल वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जिसमें जो वैल्यूज होती हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म में होती है। इंटीजर हो सकता है, फ्लोट वैल्यू हो सकता है, और न्यूमेरिकल डेटा डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। सो डिस्क्रीट में आपके इंटीजर वैल्यूज आ जाते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस में मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोट वैल्यूज आ जाती हैं, जो इंटरवल्स के बीच में बहुत सारे फ्लोट वैल्यूज आती हैं, वो होती हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो न्यूमेरिकल वेरिएबल के एग्जाम्पल हो सकते हैं इनकम, एज, प्राइस। सो ये सब जो वेरिएबल्स हैं ये सब होते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल सेम जो हमने नॉमिनल और ऑर्डिनल देखा था उसी तरीके के होते हैं। कैटेगोरिकल में आपको कैटेगरीज मिल जाती हैं,
जो कि नॉमिनल भी हो सकती हैं और ऑर्डिनल भी हो सकती हैं। सो कैटेगोरिकल का एग्जांपल हो सकता है टाइप्स ऑफ कार्स, या फिर प्रोडक्ट कैटेगरीज जैसे कि क्लोथिंग हो गया, या फिर एसेसरीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। सो कैटेगरीज। नेक्स्ट आते हैं इंटरवल एंड रेशियो। सो इंटरवल डेटा न्यूमेरिकल डेटा का एक काइंड है। सो इंटरवल डेटा वो डेटा है जिसका अगर हम दो वैल्यूज का इंटरवल निकालें तो एक हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, और इसके पास कोई एज सच ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता। सो इंटरवल डेटा के एग्जांपल हो सकते हैं टेम्परेचर, या फिर आईक्यू स्कोर। सो रेशियो डेटा में भी अगर हम वैल्यूज का इंटरवल निकालते हैं तो हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। बट डिफरेंस क्या है इंटरवल और रेशियो में? रेशियो के पास ट्रू जीरो पॉइंट होता है। अगर हम डिफरेंस निकालते हैं और हमें जीरो वैल्यू मिलती है तो जीरो वैल्यू का भी कुछ मतलब होता है, और वही इंटरवल में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर उसमें हमें जीरो मिल रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। सो रेशियो और इंटरवल में यही डिफरेंस है। रेशियो के कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि हाइट, नेक्स्ट इज वेट, वेट हो जाता है, एज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम दो लोगों का एज का डिफरेंस निकालें और हमें जीरो डिफरेंस मिलता है तो इसका मतलब वो सेम एज में है, तो हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल रहा है। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स दैट इज प्रेजेंट इन अवर डेटा सेट। तो जब भी आप डेटा सेट देखते हो तो इन्हीं में से आपको अलग अलग टाइप के डेटा मिलते हैं। सो न्यूमेरिकल डेटा कैन बी इंटरवल एंड रेशियो, एंड कैटेगोरिकल डेटा कैन बी ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। ठीक है। पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो जब भी हम डेटा एनालिसिस में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कोई स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उस स्टडी के लिए, उस रिसर्च के लिए जितने भी मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन इज द entire group of individuals। तो सपोज हमें कोई स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है इंडिया के सारे लोगों पे, तो एग्जाम्पल पॉपुलेशन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल पीपल इन इंडिया। सो ये एक एग्जांपल हो गया। सपोज कोई हमें स्टडी करनी है जितने भी नेटफ्लिक्स यूजर्स हैं उन सब पे, सो ऑल यूजर्स ऑफ नेटफ्लिक्स। सो ये एक एग्जांपल हो गया पॉपुलेशन का। ठीक है, अभी पॉपुलेशन पे स्टडी करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप इंडिया में देख लो कितना ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आप सारे लोगों के पास जाके कोई सर्वे नहीं कर सकते, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते। तब वहां पे क्या करते हैं हम? एक पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को लेते हैं जिन पे हम स्टडी परफॉर्म करते हैं, जिन पे हम ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम कहते हैं सैंपल, जो कि रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को। ठीक है, तो सो सैंपल is a subset of population। तो सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में से अगर हम कुछ लोगों को ले लेते हैं जिसमें हम स्टडी परफॉर्म करते हैं तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम कहते हैं सैंपल। और सैंपल तभी अच्छा है जब वो रिप्रेजेंट करे इंटायर पॉपुलेशन को। तो कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी होते हैं जो हम देखेंगे इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि सैंपल कितना ज्यादा रिलेटेड है, कितना ज्यादा रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को। सो इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस द गोल इज to use the sample to make observations on sample and based on that make conclusion for entire population। यहाँ पे बहुत सारे groups of people हैं, इसमें से अगर हमें sample निकालना है तो हम यहाँ पे इतने group of people को select कर लेते हैं जो हमारा हो जाता है sample। So this is sample and this is population। तो सैंपल क्या है? सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। वाई सैंपल?
So first reason can be to reduce the cost of data collection. And the second reason can be when a full census data cannot be taken. अगर हम पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करने जाएं तो वहां पे जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है. सो reduce the cost of data collection we use sample, and also when the entire population, like when collecting the information from entire population is not possible, then we use the sample. So different methods होते हैं, different techniques होते हैं जिनका यूज करके हम sample ले सकते हैं from the entire population. So next we will see the sampling techniques. So sampling techniques are the methods that is used to select sample or subset from the population. So sampling techniques 4 types की होती है. First is random. So random sampling. Second is stratified. Third, systematic. And last is clustered. So these are the 4 types of sampling techniques जिसका यूज करके हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं. सो रैंडम सैम्पलिंग सबसे सिंपल है. रैंडमली आपको पॉपुलेशन में से किसी किसी पर्सन को सेलेक्ट करना होता है. तो इसमें क्या होता है, जितने भी पर्सन होते हैं पॉपुलेशन में उन सबका इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का, तो वो होता है रैंडम सैम्पलिंग. सो सपोज ये एक पॉपुलेशन है जिसमें से हमें रैंडमली सैंपल को सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग अगर हम यूज करेंगे तो इसमें जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, सपोज ये पर्सन है, ठीक है, पॉपुलेशन के, अब इसमें से हम कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, देन ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बस मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ. तो यहाँ सैंपल में मेरे जो पर्सन आएंगे वो ये रहेंगे. मैंने यहाँ से रैंडमली 5 पर्सन को पॉपुलेशन में से सेलेक्ट किया है. सो दिस इज माय सैंपल एंड दिस इज द पॉपुलेशन. सो इसमें से हमने रैंडमली सेलेक्ट किया है सम सैंपल. नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन होता है किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उस पॉपुलेशन को पहले डिवाइड करते हैं, और उस डिवीजन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटा, और फिर उस स्ट्रेटा में से हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं सैंपल्स को. सो अगर इसी पॉपुलेशन में से मुझे सैंपल निकालना हो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करके, तो मैं सबसे पहले इस पॉपुलेशन को डिवाइड करूंगी बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स. सो सपोज कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे जेंडर है, तो जेंडर के बेसिस पे मैं यहाँ पे मेल और फीमेल्स को अलग कर लेती हूँ. सो सपोज यहाँ पे ये जितने पॉपुलेशन है वो है मेल्स की, और दूसरा जो पॉपुलेशन है ये है फीमेल्स का. सो मैंने कंप्लीट पॉपुलेशन को 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया. सो दिस इज द फर्स्ट सब ग्रुप एंड दिस इज द सेकेंड सब ग्रुप. सब ग्रुप और या फिर स्ट्रेटा. सो अब हर स्ट्रेटा में से हमें सैंपल निकालना है यूजिंग रैंडम सैम्पलिंग. तो इस ग्रुप में से मैं इसको इसको और इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, और सेकेंड सब ग्रुप में से मैं इसको और इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे 3 मेल और यहाँ पे आ जाएंगे मेरे 2 फीमेल. सो यहाँ पे मेरा सैंपल बन गया फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जो कि 2 फीमेल्स हमें सेकेंड स्ट्रेटा में से मिला है, रैंडमली हमने सेलेक्ट किया है, और 3 जो फीमेल्स और 3 जो मेल्स हैं वो हमें फर्स्ट स्ट्रेटा या फिर ग्रुप से मिला है. नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम एक सिस्टम फॉलो करके सेलेक्ट करते हैं पीपल को फ्रॉम द पॉपुलेशन. अभी सिस्टमैटिक में क्या होता है कि हम पहले तो एक पॉइंट से शुरू करते हैं और उसके हर kth एलिमेंट को हम लेते हैं. kth मीन्स कि हर, जैसे कि kth मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 100 पीपल हैं, आप हर 10th नंबर पे जो पीपल आ रहा है उसको सेलेक्ट कर लिए. एक सिस्टम यहाँ पे आप फॉलो कर रहे हो, हर 10th नंबर पे जो पीपल है उसको सेलेक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो ये होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास इतने पर्सन्स हैं. ओके, ये है आपके कंप्लीट पॉपुलेशन.
अब यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का यूज करके सैंपल सेलेक्ट करना है। सो सपोज मैंने सिस्टम रखा है कि मैं हर थर्ड नंबर पे जो आ रहा है पर्सन उसको सेलेक्ट करूंगी। सो फर्स्ट इसको सेलेक्ट नहीं करना है, सेकंड को सेलेक्ट नहीं करना है, थर्ड को मैं सेलेक्ट करूंगी, देन फोर्थ, फिफ्थ, अगेन थर्ड को सेलेक्ट करूंगी, सिक्स, सेवेंथ एंड देन लास्ट, एंड दिस इन दोनों को छोड़ के फिर नंबर थर्ड पे जो आ रहा है उसको सेलेक्ट करूंगी। सो ये 4 पीपल कंबाइन होके एक सैंपल बनते हैं जो हमने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करके कलेक्ट किया है फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन। सो दैट इज द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट इज क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। सो क्लस्टर्ड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को पहले हम डिवाइड करते हैं, पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट क्लस्टर्स में, और फिर उस क्लस्टर्स में से जो ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स होते हैं उसमें से रैंडमली हम किसी कंप्लीट क्लस्टर को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, रैंडमली हम सेलेक्ट कंप्लीट क्लस्टर। सो अब आपको लग रहा होगा क्लस्टर्ड सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो हमने पढ़ा था वो दोनों सिमिलर हैं। सो यस, ये दोनों सिमिलर हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसको सब ग्रुप भी कह सकते हैं। और क्लस्टर्ड सैम्पलिंग में भी हम सेम करते हैं, पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे सब ग्रुप को हम क्लस्टर्स कह रहे हैं। बट डिफरेंस कहाँ आता है, क्लस्टर्ड सैम्पलिंग में हम एक कंप्लीट क्लस्टर को सेलेक्ट करते हैं, बट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं एक एक सब ग्रुप से। सो दिस इज माय कंप्लीट पॉपुलेशन। अब मैं इसको डिवाइड करूंगी क्लस्टर्स में। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 क्लस्टर्स क्रिएट कर लिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये डिफरेंट क्लस्टर्स क्रिएट कर लिए हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब मैं क्या करूंगी, इसमें से अगर मुझे सैंपल लेना है तो मैं एक कंप्लीट क्लस्टर को सेलेक्ट करूंगी। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लस्टर सेलेक्ट कर लिया और ये क्लस्टर सेलेक्ट कर लिया। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके जो कंप्लीट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बनेगा वो हमारा होगा सैंपल, जो हमने क्लस्टर्ड सैम्पलिंग का यूज करके कलेक्ट किया है। अब यही अगर हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यहाँ पे यूज करते तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में कंप्लीट क्लस्टर की जगह हम यहाँ पे randomly select करते from each cluster a group of individual. For example, these two from this first cluster, these two from this second cluster and these two from the third cluster. और तब जाके ये जो सैंपल बनता वो होता हमारा किससे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम सिंपली क्या करते हैं, सब ग्रुप में से रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, और क्लस्टर्ड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट क्लस्टर को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। अब ये तो हो गए सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब सैम्पलिंग टेक्निक्स को चूज करना ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। तो चलिए उन फैक्टर्स को देखते हैं। नेचर ऑफ पॉपुलेशन, जैसा पॉपुलेशन का नेचर होगा उसके बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे कि किस सैम्पलिंग टेक्निक का हमें यूज करना है। नेक्स्ट इज रिसर्च ऑब्जेक्टिव, किस टाइप का रिसर्च करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यूज करोगे। एंड द लास्ट इज अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसका यूज करके आप सैंपल सेलेक्ट कर सकते हो पॉपुलेशन में से। सो ये दीज आर द 3 डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। सो जब भी आप किसी पॉपुलेशन पे रिसर्च करने जा रहे हो, स्टडी करने जा रहे हो, तो सैम्पलिंग टेक्निक कौन सा बेस्ट रहेगा आपके स्टडी के अकॉर्डिंग, आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या फ्लो होता है जब हम स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस करते हैं। तो statistical data analysis. Statistical data analysis involves a systematic process of inspecting, collecting, cleaning, transforming, and modeling data with the goal of discovering some useful information. So these are some of the steps that you have to follow when you are performing the statistical data analysis. So first step is define the problem or research question. जब भी आपको data analysis करना होता है तो सबसे पहले आप define करोगे problem या फिर research question that you want to address, that you want to study. ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे benefit क्या मिलता है, जो भी आपका analysis रहेगा वो एक proper sequence में रहेगा, एक proper flow में रहेगा. So this will guide you through the entire analysis process. So जब भी आप analysis करोगे, जो भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया है, रिसर्च क्वेश्चन रखा है, उसी को माइंड में रखते हुए करोगे.
सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड इज डेटा कलेक्शन. अब प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद, रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करने के बाद, जो भी आपके एनालिसिस के लिए, स्टडी के लिए रिक्वायर्ड डेटा है, आप उसको कलेक्ट करोगे. अब डेटा कलेक्शन आप कहीं से भी कर सकते हो, सर्वे से, एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से, इवन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा सेट्स. थर्ड स्टेप इज डेटा क्लीनिंग. अब डेटा क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास जो डेटा कलेक्टेड होता है वो रॉ डेटा सेट होता है और उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसीज होती है जिसको हमें रिमूव करना पड़ता है. तो जब हम डेटा क्लीन करेंगे तब जाके हमें जो क्लीन डेटा मिलेगा उस पर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, तो हमें राइट रिजल्ट मिलते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं. नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, और यू कैन से ईडीए. EDA इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेटा. अब जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ा था वो आता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में. यहाँ पे आप पूरा डेटा को एक्सप्लोर करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, जो भी समरी स्टैटिस्टिक्स रहेगा डेटा का वो देखो. सो इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे नेक्स्ट स्टेप आपके एनालिसिस प्रोसेस में क्या होगा, आप इसके डिसीजंस लेते हो. सो EDA इन्वॉल्व समरी स्टैटिस्टिक्स, विजुअलाइजेशंस, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स और ट्रेंड्स. ओके. नेक्स्ट इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपका जो रिसर्च क्वेश्चन के बेसिस पे डेटा को ट्रांसफॉर्म करना नीडेड है तो आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई करोगे अपने डेटा सेट पे. सो इट कैन इंक्लूड नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, या फिर जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स अगर आपके डेटा सेट में है तो उसे हैंडल करना, उससे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में उससे इनकोड करना. ये सारी चीजें आती हैं आपकी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में. नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन. अब जैसा आपने रिसर्च क्वेश्चन रखा है उसके बेसिस पे आपको हाइपोथेसिस क्रिएट करना पड़ता है. यहाँ पे आप नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये दोनों क्रिएट करोगे और डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट से उसे टेस्ट करोगे कि आपका नल हाइपोथेसिस करेक्ट है या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस. नेक्स्ट स्टेप इज स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग, जिसमें आप जो भी आपने हाइपोथेसिस क्रिएट किया है, फॉर्मुलेट किया है, उसको आप टेस्ट करोगे. तो इसमें आपके मेजरली टेस्ट जो आ जाते हैं, टी टेस्ट होता है, जी टेस्ट होता है, काई स्क्वायर टेस्ट है, अनोवा टेस्ट है, रिग्रेशन एनालिसिस, ये सब जितने भी टेस्ट हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस, ईडीए, ये सारी चीजें हम आगे की वीडियोस में देखने वाले हैं. नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स. इसमें आप क्या करते हो, जो भी आपका जो टेस्ट का रिजल्ट रहता है उसे एनालाइज करते हो और उसके बेसिस पे ये देखते हो कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो उसको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, क्या आपके पास इनफ एविडेंस है नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए. ड्रॉ कंक्लूजन. अब जो भी आपका रिजल्ट रहा है स्टैटिस्टिकल टेस्ट का, उसके बेसिस पे आपको नल हाइपोथेसिस या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस किसको रिजेक्ट करना है. जो भी आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाया था रिजल्ट के बेसिस पे उसके लिए क्या कंक्लूजन निकलता है, ये यहाँ पे आप एड्रेस करोगे. और लास्ट है डॉक्यूमेंट द एनालिसिस प्रोसेस एंड रिपोर्ट मेकिंग. तो इसमें क्या है कि जो भी आप कंप्लीट फेज, यहाँ पे जितने भी आपके कंप्लीट स्टेप्स हैं, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, आप उसके प्रोसेस को, एनालिसिस प्रोसेस को पूरा डॉक्यूमेंट करो, रिपोर्ट बनाओ. जो भी विजुअलाइजेशन है, जो भी कंक्लूजन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस है, ये सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट करके रखो. दिस इज द मेन स्टेप, जहाँ पे अगर आपको शेयर भी करना होता है अपना एनालिसिस प्रोसेस को, आपने कंप्लीट प्रोसेस में क्या किया है, क्या हाइपोथेसिस था, किस तरीके से आपने सॉल्व किया, क्या आपका कंक्लूजन निकला, ये सारी चीजें आप रिपोर्ट के थ्रू भी शेयर कर सकते हो. जब भी आप कोई प्रोजेक्ट भी बनाते हो स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस पे, तो आप एक रिपोर्ट अगर अलग से बनाते हो तो वो ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है एज कंपेरिजन टू द कोड. सो यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी दिखती है. सो दैट इज द स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. So measures of central tendency, it is a part of descriptive statistics. So ये क्या describe करता है, center of the data set. Measures of central tendency will give you a representative value around which the entire data set tends to cluster. ठीक है, तो ये होता है डेटा का सेंटर. तो यहाँ पे आपको measures of central tendency में आपको 3 measures मिल जाते हैं. पहला mean, second median और थर्ड मोड. तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मीन, मीडियन, मोड में पहले तो क्या डिफरेंस है, कैसे मेजर करते हैं और हम कहाँ पे मीन को यूज कर सकते हैं, मीडियन को यूज करते हैं, मोड को यूज करते हैं और इनकी क्या लिमिटेशंस हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन को. सो मीन, जैसे कि आप जानते हो, मीन को हम एवरेज भी कह सकते हैं. मीन इज ऑल्सो नोन एज एवरेज. सो मीन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जितने भी आपके ग्रुप ऑफ वैल्यूज हैं उनको आप सम कर लो और जितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, जो काउंट ऑफ वैल्यूज हैं, उससे डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाता है मीन. तो मीन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमें
सिर्फ इवन नंबर दिया गया है 2 से लेके 10 तक। सो यहाँ पे मीन वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं यहाँ पे 5। सो पहले तो हमें सारे वैल्यूज को ऐड करना और फिर जितने वैल्यूज हैं उससे डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मीन 6। तो इस डेटा का जो मीन वैल्यू है वो है 6। सो मीन हम कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए। और इसकी लिमिटेशन है इट इज easily affected by outliers और एक्सट्रीम वैल्यूज। सो आउटलायर्स क्या होते हैं, अगर आपका कोई डेटा है, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा है, उसमें कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू आ गई या फिर बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू आ गई, ठीक है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज जिसे हम कहते हैं, तो वो होते हैं आउटलायर्स। यहाँ पे मीन आपका जो आउटलायर की वजह से इफेक्ट हो जाता है, जो आपका रिजल्ट होता है वो हैविली स्क्यू कर देता है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैंने 2 4 6 8 10 के साथ साथ यहाँ पे सपोज ये हमारा डेटा था 2 4 6 8 10। अभी यहीं पे एक वैल्यू आ गई 100। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं इसके कंपैरिजन में 100 बहुत ही बड़ी वैल्यू है। ओके, सो अगर अब हम मीन निकालेंगे इसका 21.67। अब 21.67 और 6, इन दोनों में आप देख सकते हो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। अब यहाँ पे एक आउटलायर की वजह से हमारा मीन जो 6 होना चाहिए था, एवरेज वैल्यू जो 6 होनी चाहिए थी, अब वो दिखा रहा है 21.67। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो गलत हमें मिलता है। तो जब भी आपके ऑब्जर्वेशन में आउटलायर्स हो या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज हो, तब मीन कैलकुलेट करना आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। सो आउटलायर्स के केस में, एक्सट्रीम वैल्यूज के केस में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि है मीडियन। सो मीडियन आप तब यूज कर सकते हो जब आपके डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज या फिर आउटलायर्स प्रेजेंट हो। सो मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट व्हेन इट इज ऑर्डर्ड। तो जब आप डेटा सेट आपके पास रहता है और उसको आप ऑर्डर कर लो, सो उसमें से जो मिडिल वैल्यू होता है वही आपका मीडियन वैल्यू होता है। सो मीडियन यू कैन कैलकुलेट फॉर न्यूमेरिकल वेरिएबल्स and this is less influenced by the outliers, and this is less influenced by outliers। लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटलायर्स क्यों? क्योंकि जब आप मीडियन वैल्यू सेलेक्ट करते हो जो कि मिडिल में है, तो आउटलायर्स आपका जो भी एक्सट्रीम वैल्यू है या तो फिर वो लास्ट में प्रेजेंट होगा या तो फिर वो स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा। तो मिडिल वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पे इसी वजह से आउटलायर्स अगर हो डेटा सेट में या ना हो, मीडियन को कोई इफेक्ट नहीं होता है। और वहीं मीन के केस में हमने देखा था आउटलायर्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो वैल्यू सारी ऐड होती हैं, उसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट होता है वो हमें गलत मिलता है। ओके, तो दिस इज लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटलायर्स। तो जब भी आपके पास डेटा में आउटलायर हो तो मीडियन कैलकुलेट करना इज मच मोर इफेक्टिव देन कैलकुलेटिंग द मीन वैल्यू। नेक्स्ट इज, अगर आपके पास ऑड वैल्यूज हैं तो मिडिल नंबर तो आपको आराम से मिल जाएगा, बट अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो आपको मीडियन अगर कैलकुलेट करना है तो मिडिल की जो 2 वैल्यूज होंगी उनके एवरेज को मीडियन कहा जाएगा। ओके, सो इन केस ऑफ even number, in case of even numbers, median is average of the two middle value। so suppose यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है 31759, इसका हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको ऑर्डर करेंगे। सो 13579, तो इसमें से अगर हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो मिडिल में क्या आ रहा है 5। सो दिस इज द मीडियन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। अभी इसमें अगर हमारे पास, अभी तो इसमें ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, सो दिस इज द ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज। अभी इसमें हम एक और वैल्यू अगर जोड़ दें 3 5 7 9 एंड देन 11,
तो ये है इवन नंबर ऑफ वैल्यूज। अब अगर हमें इसका मीडियन कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे जो दो मिडिल की वैल्यू है 5 और 7, इनका हमें एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा और वही एवरेज इसका मीडियन होगा। सो यहाँ पे अगर हम इसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ 5 + 7 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे मीन कैलकुलेट करेंगे इसका और यहाँ पे आ जाएगा ये 6। सो 6 इज द मीडियन फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। नेक्स्ट इज मोड। सो लास्ट इन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द मोड। अब मोड क्या होता है? मोड वो वैल्यू है जो जैसे डेटा सेट में अगर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू बार बार रिपीट होती है, दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, दैट विल बी द मोड ऑफ द डेटा सेट। मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। सो ये ज्यादातर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए यूज में आता है क्योंकि उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती है। अब कैटेगरीज का हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। उसमें अगर हमें कोई कैटेगरी ऐसी मिलती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, वो होती है मोड फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा सेट, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल वेरिएबल के लिए भी आप यूज कर सकते हो, बट अगर न्यूमेरिकल वेरिएबल में जो काउंट ऑफ वैल्यूज हैं, जो यूनिक काउंट ऑफ वैल्यूज हैं, वो स्मॉल हो या फिर लेस हो, ठीक है, तब वहां पे आप मोड यूज कर सकते हो। सो इट इज पर्टिकुलरली यूज फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। In case of numerical variables, unique count should be less. अब एक डेटा में आपके पास या तो फिर कोई भी मोड नहीं हो सकता, अगर जितने भी डेटा पॉइंट हैं वो यूनिक वैल्यूज में है, कोई रिपीट नहीं हुआ, तब आपके पास कोई मोड नहीं होगा उस डेटा सेट के लिए। अगर एक मोड भी हो सकता है अगर एक ही वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, और या फिर मल्टीपल मोड्स भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा वैल्यू सेम फ्रीक्वेंसी पे हाईएस्ट टाइम रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनी मॉडल भी हो सकता है, नो मोड भी हो सकते हैं, मल्टीपल मॉडल भी हो सकते हैं। सो अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे कुछ सेट ऑफ डेटा सेट है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हुआ है और 4 यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 3, 6 एंड 7 1 टाइम रिपीट हुए हैं। तो अगर इसका हमें मोड कैलकुलेट करना हो तो सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है? 2। सो 2 इज द मोड ऑफ द डेटा सेट, ओके। सो अगर हम समरी देखते हैं कि किस मेजर को कब यूज करना है, तो जो भी आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो आप चूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट पे। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पे ये डिपेंड करता है, ओके। सेकेंड, अगर आपके पास न्यूमेरिकल वेरिएबल हैं विदाउट आउटलायर्स, सो आप मीन चूज करोगे। अगर आपके पास न्यूमेरिकल वेरिएबल हैं विथ आउटलायर्स तो आप मीडियन चूज कर सकते हो। और अगर आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो आप चूज करोगे मोड, ओके। सो दैट इज द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन यहाँ पे मतलब है डिग्री ऑफ वेरिएशन से, डिग्री ऑफ वेरिएशन इन द डेटा। सो आपके डेटा का क्या स्प्रेड है, कितना स्प्रेड है, ये कौन कैलकुलेट करता है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को आप स्प्रेड भी कह सकते हो या फिर वेरिएबिलिटी। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आपको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके जो इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी से, जो कि है मीन मीडियन मोड, इनसे कितना ज्यादा दूरी पे हैं, ठीक है। सो वेरिएशन क्या है डेटा का, कितना स्प्रेड है फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी, ये सब कौन कैलकुलेट करके देता है आपको? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो दो अगर सैंपल आप लेते हो तो दोनों का सैंपल सपोज आपने निकाला कि मीन आपका सेम आ रहा है दोनों सैंपल का, बट ये पॉसिबल हो सकता है कि उनके जो स्प्रेड हो वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सैंपल का
स्प्रेड कुछ आपका इस तरीके से ग्राफ में आ रहा है, और वहीं दूसरे सैंपल का आपका ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्प्रेड काफी ज्यादा है और ये है मीन, और यहाँ पे आपका स्प्रेड काफी कम है और ये रहा मीन। सो दोनों सैंपल का मीन जो है वो सेम है, बट यहाँ पे स्प्रेड डिफरेंट होता है। सो सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करना एक सैंपल के बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। सो सेंटर के साथ साथ हमें डेटा के स्प्रेड को भी कैलकुलेट करना होता है, जो कि आता है आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आपका आ जाता है रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर आपके आ जाते हैं क्वार्टाइल्स, फर्स्ट क्वार्टाइल्स, थर्ड क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, फिर परसेंटाइल्स आ जाते हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये जितने भी मेजर्स हैं ये आते हैं आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। सो सबसे पहले हम देखते हैं रेंज। सो जो रेंज है वो सबसे सिंपल मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। इट इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। रेंज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सो इट विल गिव द रेंज ऑफ द डेटा, कि आपका जो डेटा है वो कितने से कितने रेंज तक का है। अगर आप रेंज यूज करते हो एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो यहाँ पे ये जो है ये सेंसिटिव होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। सो सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कुछ डेटा है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का, ठीक है, अब इसका अगर आप रेंज निकालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4 है, और मिनिमम वैल्यू है 1। सो इसका रेंज आ जाएगा आपका 3। यहीं पे अगर हम एक्सट्रीम वैल्यू को डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड देन 50, और अगर मैं इसका रेंज निकालूं तो इसका रेंज आ जाएगा 50 माइनस 1 दैट इज 49। अब 49 और 3 यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है अगर कोई भी, अगर आपकी एक्सट्रीम वैल्यू या फिर आउटलायर अगर आपके डेटा सेट में प्रेजेंट हो। तो जब एक्सट्रीम वैल्यूज प्रेजेंट होती है तब रेंज कैलकुलेट करना कोई भी आपको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। सेकेंड इसकी जो प्रॉपर्टी है ये है, इट डज नॉट कंसीडर it does not consider the distribution of the data. सो आपका डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द मीन, इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको रेंज बताएगा कि आपका डेटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, एंड इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल डेटा सेट। ओके, सो ये तो रहा आपका रेंज। नेक्स्ट इज क्वार्टाइल्स। सो जो आपके क्वार्टाइल्स होते हैं वो आपके कंप्लीट डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं विथ 3 क्वार्टाइल्स। तो यहाँ पे आपको Q1, Q2 एंड Q3 देखने को मिल जाता है। सो सपोज आपका कुछ डेटा इस तरीके का है, और अगर आपको इसमें क्वार्टाइल निकालना है तो यहाँ पे आपको 4 इक्वल पार्ट्स में क्वार्टाइल्स मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आपका Q1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका Q2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका Q3 आ जाएगा। Q2 को आप मीडियन भी कह सकते हैं। सो Q1 तक जो यहाँ पे, जैसे ये आपका मिनिमम वैल्यू है डेटा का और ये है आपका मैक्सिमम वैल्यू, तो अगर हम Q1 को देखें तो Q1 से मिनिमम वैल्यू तक आपका आ जाता है 25% ऑफ द डेटा। सो Q1 से नीचे जितने भी डेटा होंगे वो आपके 25% ऑफ द कंप्लीट डेटा होंगे। उसके बाद Q2 तक आपका आ जाता है 50%, और Q3 तक आपका आ जाता है 75% ऑफ द डेटा। सो अगर आपका Q3 कुछ वैल्यू है तो आप ये कह सकते हो कि उस वैल्यू के नीचे आपका कंप्लीट 75% ऑफ द डेटा लाई करता है। ओके, सो दैट इज द क्वार्टाइल्स। नेक्स्ट हम परसेंटाइल देखेंगे, तो यहाँ पे जो 25% हम निकाल रहे हैं Q1 को कहते हैं, तो Q1 को ही आप 25 परसेंटाइल भी कह सकते हो। उसी तरीके से Q2 को आप 50th परसेंटाइल कह सकते हो, Q3 को आप 75th परसेंटाइल कह सकते हो। सो अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो Q1 आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं n+1/4, Q2 n+1/2, एंड Q3 आप कैलकुलेट कर सकते हैं 3n+1/4। सो सपोज ये आपका डेटा सेट है और इसके लिए आपको Q1 कैलकुलेट करना है। सो Q1 यहाँ पे हो जाएगा, कितने डेटा पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 7+1 8, 8/4 यहाँ पे आपका आ जाता है 2। सो सेकेंड टर्म पे क्या है आपका 6, तो Q1 हो जाएगा आपका 6।
Q2 पे क्या है आपका, Q2 आपका हो जाएगा n+1/2, सो यहाँ पे आ जाएगा 8/2 दैट इज 4, सो फोर्थ नंबर पे आपका 8 वैल्यू है, सो आपका यहाँ पे Q2 हो जाएगा 8। सो ये जो आपको फॉर्मूला दिया गया है, इससे आपको टर्म पता चलता है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। सो जो भी टर्म आपका निकलता है उस पे आपको डेटा पॉइंट में एग्जैक्ट वैल्यू देखना है कि वहां पे क्या एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। सो वो होगा आपका क्वार्टाइल वैल्यू। सो Q3 यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें हम, तो 3 × 8/4, 6। सो 6 नंबर पे यहाँ पे आपका आ जाता है 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 नंबर पे आपका है 23। सो परसेंटाइल और क्वार्टाइल में ये डिफरेंस है कि क्वार्टाइल आपके डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ओके, क्वार्टाइल। एंड परसेंटाइल क्या करता है, 100 इक्वल पार्ट्स में आपके डेटा को डिवाइड करता है। सो परसेंटाइल्स मतलब 100 परसेंटाइल। सो अगर आप कैलकुलेट करते हो 1 परसेंटाइल, सो 1 परसेंटाइल का मतलब क्या है, 1 परसेंटाइल के नीचे जितना भी आपका डेटा आ रहा है, जो भी आपकी 1 परसेंटाइल की वैल्यू होगी, सपोज आपकी वैल्यू है 20, ठीक है, तो 20 के नीचे जितना भी आपका डेटा आएगा वो होगा आपका 1% डेटा, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हमने क्वार्टाइल में देखा था 25th परसेंटाइल, तो 25th परसेंटाइल का क्या मतलब है कि 25% ऑफ द डेटा लाइज बिलो दैट 25th परसेंटाइल वैल्यू। सो जो भी आपकी वैल्यू होगी यहाँ पे, उसके नीचे आपके 25% ऑफ द डेटा लाई करेगा। सो अगर आपको परसेंटाइल कैलकुलेट करना है, सो परसेंटाइल का आपका फॉर्मूला हो जाता है P/100 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1। सो यहाँ पे P क्या है, जो भी आपको परसेंटाइल वैल्यू कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने क्वार्टाइल में देखा था, क्वार्टाइल अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25th परसेंटाइल अपॉन 100 n+1। तो ये आपको क्या मिलेगा फॉर्मूला, n+1/4, जो कि हमने देखा था क्वार्टाइल में भी सेम फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे 50 परसेंटाइल निकालना होगा, सो 50/100 करके n+1 अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा n+1/2, जो कि क्वार्टाइल सेकंड का फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर आपको फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल, जो भी परसेंटाइल वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आपको सिंपली परसेंटाइल वैल्यू रखनी है और फिर जितना भी आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो, सो इससे आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट टर्म। तो उस टर्म पे आप जाके देख सकते हो आपकी कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू रहेगी उस टर्म पे जो आपका फॉर्मूला से निकला है, वही आपकी परसेंटाइल वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है कि आपको जो मिडिल 50% ऑफ द डेटा है वो होता है। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज को अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो Q3 माइनस Q1 से आपको 50% ऑफ द डेटा मिल जाता है, जो कि आपका मिडिल में रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिर्फ सेंटर ऑफ द डेटा देखना है, ठीक है, मिडिल का पोर्शन देखना है, मिडिल के पोर्शन का स्प्रेड देखना है, तो आप इंटर क्वार्टाइल रेंज का यूज कर सकते हो। और इंटरक्वार्टाइल रेंज लेस सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज। इंटरक्वार्टाइल रेंज एक्सट्रीम वैल्यू से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ मिडिल का पोर्शन देख रहा है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज जो भी आपके आउटलायर्स रहेंगे, चाहे वो मैक्सिमम वैल्यूज हो चाहे मिनिमम वैल्यूज हो, अगर एक्सट्रीम वैल्यूज ऐसे प्रेजेंट होते हैं तो इंटरक्वार्टाइल रेंज पे वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं करते हैं। तो समटाइम्स रेंज की जगह इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालने से आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, ओके। सो नेक्स्ट इज वेरिएंस। अब वेरिएंस में क्या कैलकुलेट करते हैं, जो एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। सपोज आपके पास एक डेटा सेट है जिसको आपने प्लॉट किया है, ठीक है, और उसका मीन कुछ यहाँ पे आ रहा है। सो डेटा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम जब प्रोबेबिलिटी थ्योरी करेंगे तब वहां पे हम देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो सपोज यहाँ पे डेटा आपका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, और यहाँ पे आपकी मीन वैल्यू है। सो ये वैल्यू मीन से कितने स्क्वायर डिफरेंस पे दूर है वो कैलकुलेट करता है आपका वेरिएंस। तो वेरिएंस को भी एक तरह से आप स्प्रेड ही कह सकते हो, डेटा पॉइंट का स्प्रेड फ्रॉम द मीन ऑफ द और सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है कि वेरिएंस इक्वल्स टू समीशन लेते हैं हम 1 से लेके n तक। n क्या है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, और यहाँ पे xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन n। सो n यहाँ पे है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। xi आपका यहाँ पे है क्या, xi आपका हो जाता है इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो जो भी आपका इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स है वो आपका हो जाता है xi, और म्यू है यहाँ पे आपका मीन। तो सपोज आपके पास यहाँ पे सिंपल एक डेटा है 1 से लेके 10 तक का,
ओके। और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है वेरिएंस। तो वेरिएंस यहाँ पे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले मीन कैलकुलेट करोगे, तो इसका मीन आ जाएगा आपका 5.5। ठीक है, उसके बाद आपको वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए एक्स आई माइनस म्यू करना है। सो एक्स आई सबसे पहला क्या है 1, सो 1 माइनस 5.5। सो जो भी वैल्यू निकलेगी स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही आ जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड वैल्यू के लिए निकालेंगे 2 माइनस 5.5 स्क्वायर, फिर 3 माइनस 5.5 स्क्वायर, इसी तरीके से लास्ट 10 माइनस 5.5 स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको इन सब की जितनी भी वैल्यू होगी उन सबको सम करके फिर डिवाइड बाई हम एन कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा वेरिएंस ऑफ द डेटा सेट। ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन भी सिंपली वही स्प्रेड का कैलकुलेशन है, ठीक है, बट ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो जो हमने पिछले स्लाइड में अभी देखा था वेरिएंस को, उसी के स्क्वायर रूट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सो एसटीडी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। ओके, सो स्टैंडर्ड डिविएशन भी वही है कि आपका जो डेटा पॉइंट है वो मीन से या फिर सेंटर ऑफ द डेटा से कितना ज्यादा दूरी पे है वो कैलकुलेट करता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस में क्या डिफरेंस है और हम स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादातर क्यों यूज करते हैं, वेरिएंस क्यों नहीं? सो स्टैंडर्ड डिविएशन का वेरिएंस के ऊपर एक प्लस पॉइंट है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का जो यूनिट होता है, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो सेम होता है ओरिजिनल डेटा सेट के, और वही वेरिएंस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है स्क्वायर यूनिट्स में। तो इसलिए बहुत सारे एनालिसिस में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है जिससे कि एनालिसिस में ज्यादा कोई चेंज ना आए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो देखा था जिसमें हमने मीन मीडियन मोड कैलकुलेट किया था। सो हमें सेंटर ऑफ द डेटा सेट तो मिल ही रहा है, बट कभी कभी क्या होता है कि सेंटर ऑफ द डेटा सेट सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, तो इसलिए हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की जरूरत पड़ती है जिससे कि हम स्प्रेड भी जान सके डेटा सेट का। ये तो रहा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा। सो फ्रीक्वेंसी आपने सुना होगा, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू ऑफ द डेटा ऑकर्स। ठीक है, सो इट इज नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू ऑफ डेटा ऑकर्स। ओके, सो डेटा में कोई भी वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार वो प्रेजेंट है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादातर हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के केसेस में निकालते हैं। जब हमें डेटा सेट में कोई कॉलम में कैटेगरीज मिलती हैं, ठीक है, सो उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि एक एक कैटेगरी कितनी बार रिपीट हुई है, कितनी बार डेटा में प्रेजेंट है, कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा बार आई है, कौन सी कैटेगरी सबसे लीस्ट बार आई है डेटा सेट में। अब जो टेबल होता है जिसमें आपको डेटा वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो सपोज ये डेटा सेट आपको गिवन है, यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यूज हैं सपोज ये कैटेगरीज हैं, ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे डेटा वैल्यू और फ्रीक्वेंसी करके एक टेबल बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, यहाँ पे डेटा वैल्यूज क्या क्या प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5, और ये डेटा वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है वो होती है फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे 1 कितनी बार है, 1, देन 2 3 4 5 एंड 6 7। सो 1 है 7 टाइम्स, 2 है 1 2 3 4 5, सो 7 5 4 3 एंड 1। सो ये है फ्रीक्वेंसी इन सब डेटा वैल्यू की। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होती है, और ये फ्रीक्वेंसी आपको तब हेल्पफुल होगी जब आप हिस्टोग्राम बनाओगे, जो कि हम आगे वीडियोस में देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, उसमें हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम, तो वहां पे आपका फ्रीक्वेंसी जो टर्म है वो यूज में आता है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, परसेंटेज और पोर्शन ऑफ द डेटा of the data value present in complete data set. Okay, complete data set. So इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई कैटेगरी है वो 5 टाइम्स आई है, तो कंप्लीट डेटा सेट को देखते हुए उसका कितना परसेंटेज निकलता है वो होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है आपका फ्रीक्वेंसी
जो भी आपकी वैल्यू, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलर डेटा सेट में, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो इंटू 100 भी कर सकते हैं, पोर्शन निकाल रहे हैं तो फ्लोट वैल्यू में भी रख सकते हैं। सो पिछले एग्जांपल के लिए ही हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर निकालें तो यहाँ पे टोटल जो ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको 20 मिल जाता है। सो 7/20 इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, 5/20, इस तरीके से 4/20, 3/20 एंड 1/20। जो भी आपकी वैल्यू निकलेगी वो आपका होगा यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। So cumulative frequency is a way to show the running total of frequency as you move through the कैटेगरीज। तो जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी आती है पर्टिकुलर कैटेगरीज की, उसको आप एक ऑर्डर में सम करते जाते हो तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक डेटा पॉइंट से, एक कैटेगरी से कितने वैल्यूज लेस हैं। सो सपोज यहाँ पे एग्जांपल है कस्टमर कंप्लेंट्स एट अ कंपनी। इमेजिन यू वर्क इन द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ एन ई-कॉमर्स कंपनी and you have collected data on the types of complaints received over a month. You have categorized the complaints into 4 main types: shipping delays, product quality, billing issues and return. So here is the summary of the data. So shipping delays, आपको जो data set complete मिल रहा है उसमें shipping delays कैटेगरी के कितने complaints हैं? 15 complaints हैं। product quality से related complaints हैं 10, बिलिंग इश्यूज से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं 8 और रिटर्न से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं 12। सो अगर यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, shipping delays, product quality, billing issues and returns। सो इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 15, 10, 8 एंड 12। सो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जितना डेटा है उतना 15। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा वो दोनों को सम करके निकलेगा। सो 15 + 10 25, इस तरीके से 25 + 8 33, 33 + 12 45। सो टोटल 45 कंप्लेंट्स हैं। ठीक है, सो शिपिंग डिलेज कितना है 15, प्रोडक्ट क्वालिटी का 25 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जितने भी कंप्लेंट हैं प्रोडक्ट क्वालिटी से रिलेटेड, फिर 25 कंप्लेंट ऐसे हैं जो उससे लेस देन है। बिलिंग इश्यूज 33, इसका मतलब 33 कंप्लेंट्स ऐसे हैं जो बिलिंग इश्यूज से लेस देन है। एंड रिटर्न्स मींस 45 ऐसे कंप्लेंट्स हैं जो रिटर्न से लेस देन है। अगर इसी डेटा को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बार ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है 15, देन 10, देन 8, देन सपोज यहाँ पे आता है आपका 12। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर आपको प्लॉट करना होगा, सो सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा 15, फिर आपका आएगा यहाँ पे 25, फिर आपका आ जाएगा 33 एंड लास्ट में आपका आ जाएगा 45। तो अगर आप देखो तो ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी मिल रहा है और यहाँ पे आपको मिलता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है हमेशा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। So graphical representation is very important in descriptive statistics, क्योंकि इसके थ्रू आप विजुअली देख सकते हो कि डेटा का स्प्रेड क्या है, डिस्पर्जन क्या है, डेटा का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या फ्रीक्वेंसी है डेटा की, या फिर सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ पे आती है डेटा की। तो ये सारी चीजें आप प्लॉट करके देख सकते हो। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 3 मेन प्लॉट आते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जो कि हैं हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट्स और स्कैटर प्लॉट्स। इसके अलावा आपको बार चार्ट भी मिल जाते हैं, लाइन चार्ट मिल जाते हैं, पाई चार्ट मिल जाते हैं। बट ये स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए, सेंट्रल टेंडेंसी दिखाने के लिए, या फिर रिलेशन दिखाने के लिए ये सारे प्लॉट्स यूज में आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोग्राम से। सो हिस्टोग्राम इट डिस्प्लेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। तो हिस्टोग्राम जब आप प्लॉट करते हो तो आपको डिफरेंट बिन्स दिख जाते हैं। हिस्टोग्राम अगर आपने नहीं देखा हो तो इस टाइप का हिस्टोग्राम होता है। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, और यहाँ पे आपको डिफरेंट बिन्स मिल जाते हैं। इनको हिस्टोग्राम के लैंग्वेज में बिन्स कहते हैं। और यही जब दूर दूर होते हैं तो ये बार्स हो जाते हैं बार चार्ट में।
सो दिस इज टू रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस डेटा। जैसे कि अगर हमें डेटा मिला है, कुछ डेटा हमारे पास है जिसमें जो डेटा है वो 0 से 1 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है, 3, 4, 5 एंड 6। सो हिस्टोग्राम क्या करता है, हिस्टोग्राम डेटा को डिवाइड करता है इंटरवल्स में, बिन्स में। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे देख सकते हो इंटरवल्स को, और वाई एक्सिस पे शो करता है फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे आपको वाई एक्सिस पे मिल जाता है फ्रीक्वेंसी। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका डेटा आ जाता है 10, 20, 30 एंड 40। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से 1 के बीच में जितना डेटा है वो है 20, 1 से 2 के बीच में जितना डेटा है वो है 30। तो ये क्या है, काउंट है, ये फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था डिटेल में फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो अगर आपके डेटा सेट में जैसे इस तरीके की वैल्यू है, ओके, सो सपोज इसी तरीके से आपके डेटा में वैल्यूज हैं जो 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं, ठीक है। तो उनका काउंट जो है वो है 20। सो यहाँ पे बिन बना है 0 से 1 के बीच में 20। उसी तरीके से 1 से 2 के बीच में जितने आपके कंटिन्यूअस डेटा है वो है 30 काउंट पे। 2 से 3 के बीच में जितने डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी है 40। इसी तरीके से आगे इंटरवल्स की भी। तो फ्रीक्वेंसी और डेटा वैल्यूज के इंटरवल को मिला के ही आपका ये हिस्टोग्राम बनता है। यहाँ पे आपको बिन मिल जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे 6 बिन है। आप बिन के काउंट को चेंज भी कर सकते हो जब आप प्लॉट करते हो हिस्टोग्राम। जब हम ये पाइथन इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से हम हिस्टोग्राम का जब बिन के काउंट चेंज करते हैं तो अपीयरेंस भी इसकी चेंज रहती है। मेन जो डेंसिटी ग्राफ रहेगा वो इसी तरीके का रहेगा। आप यहाँ पे स्मॉल बिन्स में भी इसको डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 से 1 की इंटरवल लिया है, तो मैं 0 से 0.5 और 0.5 से 1 का भी इंटरवल ले सकती हूँ, ठीक है। तो वहां पे बिन का जो काउंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। हिस्टोग्राम की हेल्प से आप डेटा का शेप देख सकते हो, सेंटर टेंडेंसी देख सकते हो और स्प्रेड देख सकते हो। सो सपोज कीजिए आपके पास इस डेटा में अचानक से कोई वैल्यू आ जाती है अराउंड 50, ओके। सो 50 to 60 आपकी कोई वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पे आपका जो डेटा है अब वो यहाँ पे इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या होता है, आउटलायर होता है। सो हिस्टोग्राम इज ऑल्सो यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, आउटलायर्स एंड स्क्यूनेस। अभी हम देखते हैं कि कितने टाइप से स्क्यूनेस के बेसिस पे हिस्टोग्राम को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो डेटा आपको मिल रहा है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, ये एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे एक आउटलायर है। तो जब भी आपके डेटा में आउटलायर प्रेजेंट होगा तो जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। सो टाइप्स ऑफ स्क्यूड हिस्टोग्राम, स्क्यूनेस के बेसिस पे हिस्टोग्राम को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। सबसे पहले है सिमेट्रिक, second is right skewed, and third is left skewed histogram। जो सिमेट्रिक हिस्टोग्राम है वो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में मिल जाता है, ठीक है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे उसमें हम देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। तो चलिए इन तीनों हिस्टोग्राम को देखते हैं कि ये किस टाइप से विजुअली दिखते हैं और इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। So this is the symmetric histogram, this is the right skewed histogram and this is the left skewed histogram। तो जब भी आप डेटा को रिप्रेजेंट करोगे हिस्टोग्राम के फॉर्म में तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो इन्हीं तीनों टाइप का मिल सकता है, ठीक है। या तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, या तो आपको स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा जो कि राइट में होगा या तो फिर लेफ्ट में होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इसका हम डेंसिटी प्लॉट बनाए तो वो कुछ इस टाइप का होगा। सो नाम से ही क्लियर है, सिमेट्रिक हिस्टोग्राम। इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है अराउंड द सेंटर। अगर हम यहाँ पे लाइन खींच दे और यहाँ पे देखें लेफ्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और राइट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों इक्वली सेम है, ओके। सो दिस इज द सिमेट्रिक हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे अगर हम मीन मीडियन मोड की बात करें, सो मीन मीडियन मोड, ये सारे क्या होते हैं, सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो मीन मीडियन मोड आपको सेंटर में, आपको इस यहाँ पे आपको मीन भी मिल जाता है, मीडियन भी मिल जाएगा और मोड भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीन मीडियन मोड आपका सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट होता है। मतलब इन तीनों वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये अराउंड अप्रॉक्स सेम ही वैल्यू होते हैं फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
सो डेटा जो है वो दोनों साइड पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे आपको एक बेल शेप का कर्व मिलता है, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप का बेल शेप का कर्व मिले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो हो जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और हिस्टोग्राम जो बनेगा वो हो जाता है सिमेट्रिक हिस्टोग्राम। सो राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेल जो गया है वो राइट साइड में गया है। इसका मतलब आउटलायर्स जो प्रेजेंट हैं वो राइट साइड ऑफ द हिस्टोग्राम के प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको जो जितना वैल्यूज मिल रहा है ये क्या है, आउटलायर्स। ओके, तो जितना आपका मेन डेटा होता है वो होता है आपका लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल मेन डेटा है और यहाँ पे आपके आउटलायर्स आ जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम। ओके, तो अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की बात करें तो आपको यहाँ पे मीन अराउंड 2.05 मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो दिस इज द मीन 2.05। और मीडियन की बात करें हम, तो मीडियन आपको यहाँ पे मिल जाता है 1.7 के अराउंड, जो कि आपका यहाँ पे होगा। ओके, सो दिस इज द मीडियन एंड दिस इज द मीन। तो राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम के केस में आपका जो मीन होता है हमेशा वो मीडियन से बड़ा ही होता है। ओके, सो दिस इज द केस फॉर द राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम। राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम को आप पॉजिटिव स्क्यूड भी कह सकते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड हिस्टोग्राम। ओके, सो नेक्स्ट है लेफ्ट स्क्यूड हिस्टोग्राम। राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम का जस्ट अपोजिट होता है लेफ्ट स्क्यूड हिस्टोग्राम। यहाँ पे आपको जो टेल मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो टेल मिल जाता है वो आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है। इसका मतलब आउटलायर जो प्रेजेंट है वो आपको लेफ्ट में मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी आउटलायर्स होते हैं वो होते हैं लेफ्ट साइड में, और जो डेटा कंसंट्रेटेड होता है वो होता है आपका राइट साइड में। ओके, सो मोस्ट ऑफ द डेटा इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। इस केस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मीन मीडियन से छोटा मिल जाता है। ओके, सो यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है इसका। यहाँ पे राइट स्क्यूड में मीन बड़ा था मीडियन से, उसी तरीके से लेफ्ट स्क्यूड में क्या होता है, मीडियन बड़ा होता है मीन से। तो ये तो रहा टाइप्स ऑफ स्क्यूड हिस्टोग्राम। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोड्स। सो नंबर ऑफ मोड्स के बेसिस पे हिस्टोग्राम 3 टाइप से डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिमॉडल, सेकेंड बाईमॉडल, एंड थर्ड इज मल्टी मॉडल हिस्टोग्राम। सो अगर मैं यहाँ पे एक डेंसिटी प्लॉट बनाऊं तो आप देख सकते हो इसका जो पीक है वो एक सिंगल पीक है। ओके, सो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही पीक मिलता है। बाई मॉडल केस में आप देख सकते हो अगर हम यहाँ पे डेंसिटी प्लॉट बनाते हैं तो हमें यहाँ पे 2 पीक मिल जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है बाई मॉडल। मल्टी मॉडल केस में आपको कोई पीक ऐसे दिखता नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे पीक्स मिल जाते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे एक ऐसी डेंसिटी प्लॉट बनाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी पीक वैल्यूज है, राइट। तो एज सच हम कह नहीं सकते कि यहाँ पे सिंगल पीक वैल्यू है। ओके, तो ये है मल्टी मॉडल। तो ये सिंपल हिस्टोग्राम है, यूनी मॉडल, बाई मॉडल एंड मल्टी मॉडल। सो बॉक्स प्लॉट, इस टाइप के जो प्लॉट्स होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं, उन्हें बॉक्स प्लॉट कहते हैं। यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिल जाता है जो कि IQR रेंज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Q3 वैल्यू है और Q1 वैल्यू है, ठीक है। सो जो बॉक्स होता है वो होता है IQR, जो कि होता है Q3 माइनस Q1। सो अगर हम इसकी लेंथ देखें तो आपको IQR मिल जाता है। ओके, सो बॉक्स प्लॉट इज यूजफुल टू शो द स्प्रेड ऑफ द डेटा, द स्प्रेड ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स, आइडेंटिफाई आउटलायर्स। तो यहाँ पे जो 2 वैल्यूज हैं ये क्या है, आउटलायर 1 एंड आउटलायर 2। जो भी हमने डेटा सेट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है उसमें 2 आउटलायर्स प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे 15 के अराउंड है और एक 13 के अराउंड है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सिंगल लाइन मिल जाती है जो कि है मीडियन की लाइन। ओके, सो जो बॉक्स होता है वो बॉक्स तो पहले इंटरक्वार्टाइल रेंज को रिप्रेजेंट करता है, और जो बीच में जो लाइन होती है वो होती है मीडियन की लाइन, ठीक है। अब अपर विस्कर होता है और यहाँ पे आपको एक लोअर विस्कर मिल जाता है। तो विस्कर की वजह से यहाँ बॉक्स प्लॉट को आप विस्कर प्लॉट भी कह सकते हो, विस्कर प्लॉट। सो यहाँ पे आपको ये अपर विस्कर मिल जाता है, ये लोअर विस्कर मिल जाता है। अब इसकी जो
हाइट होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है, तो अपर विस्कर की कैलकुलेट होती है इस तरीके से Q3 माइनस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज। उसी तरीके से जो लोअर विस्कर की हाइट होती है वो Q1 माइनस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। ओके, सो इसके बियॉन्ड जो भी वैल्यूज आती है, जो भी अपर विस्कर और लोअर विस्कर के बियॉन्ड जो भी वैल्यूज आती है वो एज अ आउटलायर ट्रीट होती है। ओके, तो डेटा में जब हम अपर विस्कर और लोअर विस्कर कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके अलावा जितनी वैल्यूज बचती हैं वो होती हैं आउटलायर्स। तो बॉक्स प्लॉट बहुत ही अच्छा वे है आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने का कि कोई भी डेटा में कितने आउटलायर्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे आपका 50% ऑफ द डेटा जो होता है वो आपका बॉक्स में लाई करता है। ठीक है, सो बॉक्स प्लॉट को आप 5 समरी स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 स्टैटिस्टिकल वैल्यू मिलती है। पहली तो हो गई आपकी मीडियन, फिर हो जाता है आपका Q1 Q3 जो कि है 25 परसेंटाइल 75 परसेंटाइल, और उसके अलावा आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है बॉक्स प्लॉट से। सो दैट्स ऑल अबाउट द बॉक्स प्लॉट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट इज यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग द रिलेशनशिप between two continuous variables. सो सपोज आपके पास दो न्यूमेरिकल वेरिएबल है, दो कंटिन्यूअस वेरिएबल है, और आपको उनके बीच का रिलेशनशिप देखना है कि एक वेरिएबल के चेंज होने पे सेकेंड वेरिएबल चेंज होता है या नहीं, और किस तरीके से चेंज होता है। तो इस टाइप के जो रिलेशनशिप होते हैं, इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन होती है, वो कौन प्रोवाइड करता है? स्कैटर प्लॉट प्रोवाइड करता है विजुअली। सो स्कैटर प्लॉट कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि स्कैटर्ड होते हैं ऑल ओवर द एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे आपको वेरिएबल 1 मिल जाता है और वाई एक्सिस पे आप वेरिएबल 2 को प्लॉट करते हैं। तो जो सिंगल पॉइंट होता है वो क्या होता है? एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का। सपोज मेरा जो वेरिएबल 1 है वो है 10 और वेरिएबल 2 है वो है 20। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने 10 लिया है और यहाँ पे मैंने 20 लिया है, तो जो वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का उस टाइम पे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ यहाँ पे होगा। ओके, सो इसी तरीके से स्कैटर प्लॉट को प्लॉट किया जाता है वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को देखते हुए। सो स्कैटर प्लॉट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड कोरिलेशन। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन का मतलब है कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। सो इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स एंड अंडरस्टैंडिंग strength and direction of the relation। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ और डायरेक्शन से क्या मतलब है? डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, या फिर कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हम स्कैटर प्लॉट से देख सकते हैं। कोरिलेशन को आगे हम और डिटेल में देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्या डिफरेंस होता है कोवेरिएंस से। अभी के लिए हम कैसे कोरिलेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन को स्कैटर प्लॉट के थ्रू प्लॉट करते हैं, देखते हैं, ये समझते हैं। सो रिलेशनशिप can be positive, negative and no relation. Okay, positive correlation, negative correlation and third one is no correlation. अभी यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है? जब भी आप स्कैटर प्लॉट को प्लॉट करते हो किसी डेटा के लिए और डेटा आपका इस वे में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट वेरिएबल सेकेंड वेरिएबल, तो वहां पे हो जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर कोई वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीजिंग ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल, तब आपका वहां पे निगेटिव कोरिलेशन हो जाता है। और यहाँ पे ना कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा, कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे नो कोरिलेशन होता है। सो पॉजिटिव कोरिलेशन के केस में क्या होता है? सो सपोज वेरिएबल 1 आपने एक्स एक्सिस पे शो किया है और वेरिएबल 2 आपका है वाई एक्सिस पे। तो वेरिएबल 1 अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल 2 भी इंक्रीज होगा। नेगेटिव कोरिलेशन क्या मतलब है? अगर वेरिएबल 1 इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल 2 डिक्रीज होगा। ओके, और नो कोरिलेशन में वेरिएबल 1 का इफेक्ट
वेरिएबल 2 पे कुछ भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि वेरिएबल 1 अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल 2 भी इंक्रीज हो रहा है, वेरिएबल 1 इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल 2 डिक्रीज हो रहा है, और लास्ट में वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 कोई भी रिलेशन शो नहीं कर रहे हैं कि वेरिएबल 1 अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल 2 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो स्कैटर प्लॉट को और इनहेंस किया जा सकता है रिग्रेशन लाइन अगर हम फिट कर दें यहाँ पे, तो दिस इज द रिग्रेशन लाइन, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल जाता है। सो दिस इज द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्कैटर प्लॉट विथ आउटलायर्स। अब कभी कभी क्या होता है कि आपके डेटा सेट में कुछ आउटलायर्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप स्कैटर प्लॉट प्लॉट करोगे उनका, तो आपको आउटलायर्स कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे जो कि नॉर्मल ट्रेंड से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो अब वहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो आउटलायर्स हैं, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे डेटा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो दोनों डेटा जो वैल्यू है वेरिएबल 1 की वेरिएबल 2 की यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे हो जाता है पॉजिटिव रिलेशन। सो नेक्स्ट हम देखेंगे आउटलायर्स और वो किस तरीके से अफेक्ट करता है डेटा एनालिसिस प्रोसेस को। सो आउटलायर्स वो डेटा पॉइंट्स होते हैं जो नॉर्मल जितने हमारे पास डेटा होते हैं उनसे या तो फिर बहुत ज्यादा बड़े होते हैं या तो फिर बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। सो विजुअली हम आउटलायर्स को इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सब ग्राफ के थ्रू। सो स्कैटर प्लॉट यहाँ पे हमने प्लॉट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, आउटलायर्स। और ये आउटलायर्स नॉर्मल डेटा पॉइंट से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, ओके। यहाँ पे भी आप बॉक्स प्लॉट के थ्रू आउटलायर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकेंड आउटलायर मिल जाता है जो कि आपके नॉर्मल डेटा पॉइंट से डिफरेंट है। अब अगर आपका जो डेटा पॉइंट है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने हिस्टोग्राम प्लॉट किया है और वो लेफ्ट स्क्यूड या फिर राइट स्क्यूड आता है, तो आपका आउटलायर यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है, और राइट स्क्यूड में आपका जो आउटलायर्स होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, ओके। सो हियर इज द आउटलायर्स एंड हियर इज द outliers. So this is the best way to detect the outliers visually from the data distribution. So आपने outliers तो identify कर लिया, but outliers जो होते हैं, अगर आप data analysis के process में जा रहे हो, data analysis करना है आपको data पे, तो outliers क्या करते हैं, outliers आपके बहुत ही ज्यादा impact करते हैं data analysis process को, okay? आपको जो result एक्चुअल में मिलने वाला होता है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट रिजल्ट मिलता है बिकॉज ऑफ द आउटलायर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मीन ही कैलकुलेट करने जाओ, आउटलायर्स प्रेजेंट होगा, तो आपको जो मीन वैल्यू है, जो आपको एक्चुअली में मीन वैल्यू मिलनी चाहिए, उससे बहुत ही ज्यादा बड़ा मीन वैल्यू मिलता है अगर आपके आउटलायर्स नॉर्मल डेटा पॉइंट से काफी बड़े हैं, ठीक है। तो आउटलायर्स को आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया, अब हमें उसको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। सो रिमूविंग आउटलायर्स, आउटलायर्स को रिमूव करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब आउटलायर्स को रिमूव करने के लिए आप दो मेथड्स का अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट इज जी स्कोर एंड द सेकेंड वन इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले वीडियो में पढ़ा था। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, Q3 माइनस Q1, ओके। और जो विस्कर जो होते हैं ये क्या होते हैं, Q3 माइनस 1.5 इंटू IQR। और लोअर विस्कर कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। अब कोई भी डेटा पॉइंट अगर इससे बड़ा है या फिर इससे छोटा है, ओके, तो जो भी वैल्यू इनसे बड़ी होगी या इससे छोटी होगी वो क्या होगी, आउटलायर होगी, ओके। तो किस तरीके से आप आउटलायर्स को रिमूव कर सकते हो, लोअर विस्कर और अपर विस्कर की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आपके अगर आपके अपर विस्कर वैल्यू से कोई भी डेटा पॉइंट आपके डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा है तो उसे रिमूव कर दीजिए क्योंकि वो आउटलायर है। उसी तरीके से अगर आपका लोअर विस्कर से नीचे कोई डेटा पॉइंट आता है तो वो भी आउटलायर होता है, उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं सिंपली आइडेंटिफाई करके आपका अपर विस्कर और लोअर विस्कर का वैल्यू। जी स्कोर हम जब जी स्कोर जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो जी स्कोर का एक सिंपल फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो जिसकी भी जी स्कोर की वैल्यू थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन से ज्यादा आती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द डेटा बिकॉज दोज आर द आउटलायर्स। तो जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपका जो डेटा होता है मैक्सिमम डेटा आपका जो 68% डेटा होता है वो आपका सेंटर में होता है, ओके।
तो यहाँ पे आपका जो मीन होता है वो 0 होता है अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, और यहाँ पे आपका आ जाता है 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। उसी तरीके से यहाँ पे आपका आ जाता है सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन, और यहाँ पे आ जाता है आपका थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसके बाद की जितनी भी वैल्यूज हैं वो होती हैं आउटलायर्स। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे -2 सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है, और यहाँ पे आ जाता है आपका थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसके बाद की जितनी भी वैल्यू होगी वो होगी आउटलायर्स। ओके, तो ये जो वैल्यूज हैं ये हैं आउटलायर। सो इनको हम जी स्कोर की हेल्प से कैलकुलेट करके रिमूव कर सकते हैं जो भी हमारे डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस और उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। कोवेरिएंस सबसे पहले देखते हैं। ओके, कोवेरिएंस क्या होता है? कोवेरिएंस इज अ statistical measure that describes how much two variables change together. इसका क्या मतलब हुआ कि दो वेरिएबल्स किस तरीके से चेंज होते हैं, एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं या फिर नहीं, ये कौन बताता है? कोवेरिएंस बताता है। अब कोवेरिएंस भी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर कोई भी कोवेरिएंस नहीं हो सकता दो वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, तो ये क्या बताता है? ये डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये बताता है सिर्फ डायरेक्शन एंड नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। सो डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर वेरिएबल 1 इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल 2 इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, दैट इज द डायरेक्शन। अगर इंक्रीज होता है तो वो पॉजिटिव कोवेरिएंस है, अगर डिक्रीज होता है तो वो नेगेटिव कोवेरिएंस है। ठीक है, तो दैट इज द कोवेरिएंस। अब कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन में आपको स्ट्रेंथ पता चलती है कि उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है। उसमें जो भी आपका जो डायरेक्शन रहता है, जो साइन रहता है, वो आपको कोवेरिएंस से पता चल जाता है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। जो डायरेक्शन है, जो स्ट्रेंथ, जो डायरेक्शन है, जो रिलेशन है, किस टाइप का रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है। अब कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ये किससे पता चलता है? कोरिलेशन से। सो कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ between two variables। और कोरिलेशन जो रिलेशन दिखाता है वो ज्यादातर लीनियर रिलेशन ही होते हैं। ओके, सो इट कैन ऑल्सो गिव द डायरेक्शन of the relationship, either it is positive, negative or there is no correlation। और इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके 1 तक की होती है। अगर जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो ज्यादा 1 से क्लोज है तो वहां पे हो जाता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, तो वहां पे आपका हो जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर -1 से ज्यादा क्लोज है तो वहां पे आपका हो जाता है नेगेटिव कोरिलेशन, और 0 के पास है तो वहां पे हो जाता है नो कोरिलेशन। ओके, सो पॉजिटिव कोरिलेशन में हम कह सकते हैं कि वेरिएबल 1 अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल भी इंक्रीज होगा। नेगेटिव कोरिलेशन में कह सकते हैं वेरिएबल 1 अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल डिक्रीज होगा। और नो कोरिलेशन में मतलब दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। सो अगर आप दो वेरिएबल का कोरिलेशन निकालते हो और सपोज आपको 0.8 वैल्यू मिलती है तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिल रहा है जो कि है पॉजिटिव। और वहीं आपको अगर 0.2 मिलता है तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू तो मिल रही है बट ये 1 से ज्यादा क्लोज नहीं है। ठीक है, सो आप ये कह सकते हो कि अगर -0.5 से 0.5 तक की कोई भी कोरिलेशन वैल्यू आपको मिल रही है, कोरिलेशन कोफिशिएंट वैसे कहते हैं हम इसे, कोफिशिएंट वैल्यू मिल रही है, तो वहां पे आपका क्या होता है? नो कोरिलेशन या फिर बहुत ही वीक कोरिलेशन। ओके, आप कह सकते हो वीक कोरिलेशन। और 0.8 या फिर -0.7 -0.9 ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है ये निगेटिव कोरिलेशन। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स बेस्ड ऑन द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, नाउ सपोज आपके पास दो वेरिएबल है x एंड
y। अब इन दोनों के बीच में आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। सो रो ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ y. So this is the formula for correlation coefficient. और कोवेरियंस का फॉर्मूला हो जाता है कोवेरियंस ऑफ x एंड y इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n। n क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज जितने भी आपके डेटा में प्रेजेंट हैं, xi माइनस म्यू ऑफ x दैट इज द मीन ऑफ द x मल्टीप्लाइड बाय yi माइनस मीन ऑफ y अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस। इस फॉर्मूला को अगर आप यहाँ पे कोवेरियंस की जगह पुट कर दो तो आपका कोरिलेशन निकल आएगा। सो जब हम बात करते हैं कोरिलेशन की, तो आपने एक टर्म सुना होगा कॉसेशन। सो कॉजेशन रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। अब अगर दो वेरिएबल कोरिलेटेड हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से, ठीक है, जिसकी कॉज की वजह से सेकेंड वेरिएबल चेंज हो रहा है। कोरिलेशन में हम सिर्फ देखते हैं रिलेशन कि अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल किस तरीके से चेंज हो रहा है। कॉजेशन में हम क्या देखते हैं? कॉजेशन में हम देखते हैं कि एक वेरिएबल की चेंज होने की वजह से दूसरा वेरिएबल कहीं चेंज तो नहीं हो रहा, तो वो होता है कॉजेशन। सो अ चेंज इन वन वेरिएबल इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द सेकेंड वेरिएबल। इट गिव्स द direct connection, it gives the direct connection in which one variable influences the other. So this is the causation. लिमिटेशन की बात की जाए अगर कोरिलेशन की, सो अगर डेटा में आउटलायर्स प्रेजेंट हैं तो जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकलेगा वो थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा रेगुलर कोरिलेशन कोफिशिएंट से जो आपको मिलना चाहिए। अगर आउटलायर्स प्रेजेंट, एक्सट्रीम वैल्यूज प्रेजेंट, तो इट मे अफेक्ट द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द टू वेरिएबल्स। सो सेकेंड लिमिटेशन ये है, इट डज नॉट मेजर non-linear relationships. ओके, एग्जाम्पल की बात की जाए कोरिलेशन एंड कोवेरियंस की स्टॉक मार्केट एनालिसिस में, सो सपोज यू आर अ फाइनेंशियल एनालिस्ट स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक प्राइसेस ऑफ टू टेक्नोलॉजी companies, company A and company B. Over the past year, you have collected daily closing prices for both companies and want to analyze whether there is a correlation or covariance between their stock performance. So यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सपोज यू आर अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, ओके, और दो कंपनी का डेटा दिया गया है, दो कंपनी का स्मॉल सा, मैंने एग्जांपल के तौर पे छोटा सा डेली स्टॉक प्राइस का डेटा ले लिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मंथली आप कह लो, डेली की जगह तो मंथली भी कह सकते हो आप, ठीक। अब हमें इसमें देखना है कि दोनों कंपनी का जो प्राइस है क्या उसमें कोरिलेशन है, क्या एक कंपनी का प्राइस जब इंक्रीज होता है तो क्या दूसरे कंपनी का भी प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्कैटर प्लॉट किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 100, 80 एंड देन 102, और यहाँ पे 82 आ गया, 105, 85, इस तरीके से वैल्यूज यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखो तो जो कोरिलेशन मिल रहा है वो मिल रहा है पॉजिटिव वे में, और ये अपवर्ड ट्रेंड को शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है कोरिलेशन वो यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है। सो यहाँ पे आपको कोरिलेशन की वैल्यू मिल जाती है 0.98, जो कि है पॉजिटिव में, और यहाँ पे 98 का मतलब ये बहुत ही क्लोज है 1 से, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। और यहाँ विजुअली भी देख सकते हो कि ये एकदम अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, एकदम सिंगल लाइन में जा रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और वहीं कोवेरियंस की अगर हम बात करें तो कोवेरियंस कैलकुलेट करने पे आपको 54 अराउंड समथिंग मिलेगा, तो 54 से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, 54 स्ट्रेंथ नहीं बताता है, यहाँ पे सिर्फ हमें
पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू को चेक करना पड़ता है। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव रिलेशन, दैट्स इट। कोवेरियंस बस आपको इतना ही इंफॉर्मेशन देता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द कोरिलेशन एंड कोवेरियंस। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी। So probability is a measure of likelihood of a particular event occurring। इसका क्या मतलब हुआ? इट इज नथिंग बट द चांस, लाइक किसी भी इवेंट के होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, वो होता है प्रोबेबिलिटी। अब ये किस में मेजर किया जाता है? 0 और 1 के बीच में। 0 मीन्स इम्पॉसिबिलिटी और 1 मीन्स उस इवेंट के होने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, वो 100% है, ठीक है, मतलब वो इवेंट होगा ही। 0 मीन्स इम्पॉसिबिलिटी एंड 1 मीन्स सर्टेनिटी। और जो भी वैल्यूज 0 और 1 के बीच में आती है, फॉर एग्जाम्पल 0.5, 0.6, तो इसका क्या मतलब? वो 50% चांस, 60% चांस। सो इट रिप्रेजेंट द वेरिंग डिग्री ऑफ लाइकलीहुड। सो प्रोबेबिलिटी के एडवांस टॉपिक में जाने से पहले इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसे हमें जानना पड़ेगा पहले। सो जैसे कि पहला आ जाता है सैंपल स्पेस, देन आ जाता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट्स क्या होते हैं, ओके, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, so sample space is a set of all possible outcomes, its outcomes of a random experiment। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसेस फॉर विच द आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ठीक है। तो सैंपल स्पेस उन्हीं सब आउटकम्स का, जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसके कंप्लीट सेट को कहते हैं सैंपल स्पेस, ओके। सो सैंपल स्पेस आपका आपने सुना भी होगा, अगर हम टॉस कर रहे हैं कोई कॉइन, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन। अब हम जब कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 आउटकम्स आ सकते हैं, या तो टेल या तो हेड। सो दिस इज द सेट ऑफ सैंपल स्पेस दैट इज डिनोटेड बाय एस। और यहाँ पे सैंपल स्पेस आपके कंप्लीट टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे? टेल एंड हेड, दैट इज 2 ओनली। और वहीं पे एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे रोलिंग अ डाई, ओके। तो डाइस में कितने होते हैं आपके आउटकम्स? 1 2 3 4 2 6, ओके। तो वहां पे सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। यहीं पे अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस आपका इंक्रीज हो जाता है बाय 4, क्योंकि यहाँ पे आपका टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड एंड हेड हेड आता है, ओके। तो यहाँ पे हो जाता है आपका सैंपल स्पेस 4। उसी तरीके से हम 2 डाई को अगर रोल करते हैं तो वहां पे सैंपल स्पेस आपके कुछ 36 एलिमेंट्स आ जाते हैं, ओके। 1 1 1 2 1 3 करते करते ऐसे ही 6 6 तक। So what is event? Event is the subset of the sample space that is denoting specific outcomes or combination of outcomes. So for example, आपका एक event है that is getting an even number when rolling a die। तो यहाँ पे event के जो sample space आएगा, जो event का outcome आएगा, वो क्या हो जाएगा? 2 4 एंड 6। अब ये है आपका सैंपल स्पेस फॉर द रोलिंग अ डाई। इसमें से अगर हमें इवेंट निकालना है तो सपोज एक स्पेसिफिक इवेंट है जो कि है गेटिंग एन इवन नंबर। उस तरीके से सपोज एक इवेंट है जो कि है बी गेटिंग प्राइम नंबर, ओके। सो इट विल इंक्लूड 2 3 5, ठीक है। सो इसी तरीके से आप इवेंट निकाल सकते हो फ्रॉम द सैंपल स्पेस। आगे की वीडियोस में हम टाइप्स ऑफ इवेंट देखेंगे, डिसजॉइंट इवेंट, जॉइंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, ओके। सो नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन। Probability function assigns a probability to each event in the sample space, okay। So it assigns probability to each event,
अगर इसका एग्जांपल देखना हो तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन सिंपल एक फंक्शन है, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि अगर आप टॉस करते हो कॉइन को तो आपका या तो टेल आता है या तो हेड आता है, ठीक है। दो ही सैंपल स्पेस है आपके, तो यहाँ पे 50-50% चांसेस है। तो जो चांस है 50%, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल्स टू 1/2। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, गेटिंग हेड, एक ही हेड आता है अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, सो 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, सैंपल स्पेस का साइज कितना है, 2, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एक रोलिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर अगर हम लेते हैं फॉर रोलिंग अ डाइस, तब हमारा आ जाएगा 3/6। 3/6 क्यों, यहाँ पे अगर आप देखो सैंपल स्पेस, यहाँ पे आप देखो इवेंट क्या है 2, 4, 6, इसमें 3 आपके आ रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल क्या होता है 6 होते हैं आउटकम्स फॉर रोलिंग अ डाई। सो 3/6 इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.5, और आप कह सकते हो 50% चांस ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन रोलिंग अ डाई। दैट इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, अब अगर किसी इवेंट का एक हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उतने प्रोबेबिलिटी को ना इंक्लूड करना, ओके। सो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स दैट इज नॉट इन ए। जैसे हमने इवेंट में देखा था, सपोज इवेंट क्या है, सेम गेटिंग एन इवन नंबर, तो उसमें आपके इवेंट में क्या क्या आ जाएंगे, 2, 4 एंड 6 फॉर रोलिंग अ डाई, ओके। तब कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें इवेंट का, तो वहां पे आएगा आपका ए डैश इक्वल्स टू 3, 5, 6, और आप कह सकते हो गेटिंग एन ऑड नंबर, ओके। गेटिंग ऑड नंबर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट दैट इज गेटिंग इवन नंबर, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। बस आप 1 माइनस कर दो जो भी आपका प्रोबेबिलिटी आ रहा है। अगर इवेंट ए के लिए आपका प्रोबेबिलिटी है 0.5, तो ए डैश के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, ठीक है। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ए डैश करके, या तो फिर जो भी आपका डिनोट कर रहा है पर्टिकुलर लेटर किसी इवेंट को, उसका डैश जो भी रहेगा वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट रहेगा, ओके। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। सो ये तो रहा प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट 4 टाइप्स के होते हैं, ओके। सो फर्स्ट इज जॉइंट इवेंट, सेकेंड डिसजॉइंट, थर्ड है डिपेंडेंट, एंड लास्ट इज इंडिपेंडेंट। फर्स्ट इज जॉइंट इवेंट। जॉइंट इवेंट को आप नॉन डिसजॉइंट इवेंट भी कह सकते हो, या फिर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दो इवेंट, दो या दो से ज्यादा इवेंट एक ही टाइम पे ऑकर हो रहे हैं और उनके बीच में कुछ कॉमन आउटकम्स है, ओके। सो दैट इज द जॉइंट इवेंट। अगर सपोज अगर हम इसको वेन डायग्राम से देखें, तो जॉइंट इवेंट आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, ओके। सो दिस इज द सैंपल स्पेस, दिस इज द कंप्लीट सैंपल स्पेस। ये है आपका इवेंट ए, और ये है आपका इवेंट बी। सो जितने भी इवेंट होंगे वो आपके इसमें आ जाएंगे और बी में आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इवेंट ए और इवेंट बी के बीच में कुछ कॉमन है, सो दैट इज द कॉमन आउटकम्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ये होते हैं जॉइंट इवेंट जिनके बीच में कॉमन आउटकम हो और या फिर वो सेम टाइम में ऑकर हो रहे हो, ठीक है। सो दैट इज द जॉइंट इवेंट। इसी का उल्टा होता है डिसजॉइंट इवेंट, that is the complete sample space. This is the event A and this is the event B, ठीक है। अभी अगर आप देखो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। दिस इज द इवेंट ए, दिस इज द इवेंट बी, कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी जॉइंट नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज डिसजॉइंट इवेंट्स। अब डिसजॉइंट इवेंट्स को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कह सकते हो, दैट इज डू नॉट ऑकर एट सेम टाइम। सो जॉइंट इवेंट के लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, ए एंड बी की हम प्रोबेबिलिटी निकालें, तो हमें मिलेगी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालें, तो जैसे कि यहाँ पे आपको कोई भी कॉमन आउटकम नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0। और वहीं अगर हम ए और बी की निकालें, ओके, सो ए एंड बी की जगह ए और बी, तो इसको आपने सेट थ्योरी में पढ़ा भी होगा, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। ओके, सो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन। तो यहाँ पे अगर हम यूनियन निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। उस तरीके से अगर हम यहाँ पे ए और बी का यूनियन निकालेंगे, सो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दैट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर डिसजॉइंट इवेंट्स। तो इसको एग्जांपल समझते हैं, जॉइंट और डिसजॉइंट इवेंट। अब जॉइंट इवेंट का अगर हमें एग्जांपल देखना हो, तो सपोज यहाँ पे इवेंट ए है जो कि है गेटिंग इवन नंबर while rolling a die and B is getting prime number. Okay, so इसका सेट ऑफ आउटकम्स क्या होगा, 2, 4 एंड 6, और इसके सेट ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, 2, 3, 5। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो आपको यहाँ पे कॉमन आउटकम दिख रहा होगा 2। ओके, सो दिस इज द कॉमन आउटकम बिटवीन दीज टू, सो दीज आर द जॉइंट इवेंट्स। उसी तरीके से अगर हम डिसजॉइंट इवेंट की बात करें, A is same getting even number, but now in case disjoint event getting odd number is the B event. So इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 1, 3 एंड 5। So 2, 4, 6 और 1, 3, 5 में कोई भी कॉमन आउटकम नहीं है, so that is the disjoint event. एक नया इवेंट देखते हैं, A drawing a red card। उस तरीके से बी हम देखते हैं ड्रॉइंग अ क्लब। सो ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड एंड बी इज गेटिंग अ क्लब। और क्लब किस कलर में होता है, ब्लैक। तो ये दोनों जो इवेंट है, ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट है, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसे कॉमन कार्ड नहीं होगा जो रेड होगा और क्लब होगा। ओके, सो डिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट होते हैं जिसमें इवेंट ए अफेक्ट करता है इवेंट बी के प्रोबेबिलिटी को। ओके, सो सपोज यहाँ पे इवेंट ए है ड्रॉइंग अ कार्ड, रेड कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स। ओके, सो ड्रॉइंग अ, और बिना रिप्लेस किए वही सेकेंड इवेंट अफेक्ट हो रहा है जिसमें हम एक ब्लैक कार्ड निकाल रहे हैं। ओके, सो बी इज ड्रॉइंग अ ब्लैक कार्ड। अब अगर हम ए की प्रोबेबिलिटी देखें, सो रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26/52। ओके, सो ये हो जाएगी आपकी इवेंट ए का। अब हम अगर बी की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो हमने रिप्लेस नहीं किया है कार्ड, तो 52 में से एक कार्ड अगर निकल चुका है जो कि रेड कार्ड, तो अब बचेगा 51 कार्ड। ओके, सो टोटल आउटकम आपके पास हो जाते हैं 51, और एक कार्ड जो निकला है वो रेड कार्ड है, तो 26 ब्लैक कार्ड को कोई इफेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 26। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इवेंट ए है वो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। सो इवेंट बी इज डिपेंडेंट ऑन द इवेंट ए। और अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो P ऑफ इवेंट A एंड B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। इसका क्या मतलब हुआ, जो ए इवेंट है वो हो चुका है, ठीक है, वो हो चुका, उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, एंड देन आपका जो इवेंट है वो बी होगा। ओके, सो इस तरीके से आप इसकी प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हो। सो जो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए देख रहे हैं, ये हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में और यूज करेंगे, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपके जो इवेंट्स यूज होते हैं वो डिपेंडेंट इवेंट्स ही यूज होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है। सो उसमें क्या होता है, इवेंट ए और इवेंट बी दोनों में से कोई एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों इवेंट्स जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई भी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता। सो सपोज यहाँ पे आपका जो ए है इवेंट, वो है टॉसिंग अ कॉइन, एंड बी इज अगेन टॉसिंग अ सेकेंड कॉइन। ओके, सो दोनों ही इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर इसका जो सैंपल स्पेस आ रहा है हेड एंड टेल, वो इसके आउटकम को अफेक्ट नहीं करेगा। इसका जो इवेंट होगा, इसका जो आउटकम होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करेगा पहले इवेंट पे कि उसका रिजल्ट क्या रहा है। ओके, सो दैट इज द इंडिपेंडेंट इवेंट। प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी
आपका हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. लेट्स सी सम एग्जांपल. Suppose you are drawing a card that is red or a face card. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका कौन सा इवेंट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जो इवेंट है वो है जॉइंट इवेंट. ठीक है. अब रेड कार्ड और फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं. ठीक है. तो अब 12 कार्ड में से आपके जो होते हैं 6 होते हैं रेड कार्ड एंड 6 होते हैं ब्लैक. ओके. और टोटल 52 कार्ड्स में से आपके कितने होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं एंड 26 ब्लैक कार्ड होते हैं. तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉइंग अ रेड कार्ड और अ फेस कार्ड. तो सबसे पहले हम ड्रॉइंग अ रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. सेकंड क्या है, फेस कार्ड. तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी. ओके सॉरी 52. अब इसमें से हम माइनस करेंगे दोनों में से जो जॉइंट आउटकम्स हैं, जो कि है 6 रेड कार्ड, 6 रेड एंड फेस कार्ड. ओके सो 6/52. ये यहाँ पे क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. ओके सो इसी तरीके से जो जॉइंट इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं. सो सपोज दूसरा एग्जांपल है कि हमें किंग और क्वीन चाहिए. ओके सो इट कैन बी किंग और क्वीन. सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, ए और बी की. ए क्या है, गेटिंग अ किंग एंड बी इज गेटिंग अ क्वीन. सो दैट विल बी 4/52 प्लस 4/52. 4 किंग कार्ड होते हैं और 4 क्वीन कार्ड होते हैं. ओके यहाँ पे किंग और क्वीन में कोई भी जॉइंट नहीं है, सो ये डिसजॉइंट इवेंट्स हैं. ओके सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8/52. दैट विल बी 2/13. नेक्स्ट हम देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा कि हमने डिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ा था पिछले टॉपिक में. ओके टाइप्स ऑफ इवेंट्स में हमने डिपेंडेंट इवेंट्स देखे थे जिसमें एक इवेंट के ऑकर होने के बाद अफेक्ट होता है दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी. तो इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन द ऑकरेंस ऑफ प्रीवियस इवेंट और आउटकम. सो प्रीवियस जो भी इवेंट हुआ होगा उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा सेकंड जो इवेंट होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करता है, उस पर बेस्ड होता है. ठीक है. सो इसमें जो प्रीवियस इवेंट है वो ऑलरेडी ऑकर हो चुका है. ठीक है. सो गिवन दैट प्रीवियस इवेंट हैज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड. सो सपोज अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना हो और बी ऑकर हो चुका हो. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी समझ लीजिए आप फर्स्ट इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेकेंड इवेंट है. तो इसका क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ऑलरेडी ऑकर्स. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो जो भी पहले का इवेंट होगा उसको डिवाइड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी से. ओके सो इसका एग्जांपल देखते हैं. मेडिकल डायग्नोसिस. Consider a medical scenario where we want to determine the probability that a patient has a specific disease, that is event A. Event A क्या है, patient is suffering from a disease. Given that they have tested positive for a certain medical test. और event B क्या है, वो टेस्ट में पॉजिटिव निकले हैं. ओके सो इवेंट ए क्या है, पहले तो पेशेंट के पास डिजीज है, और इवेंट बी क्या है, वो टेस्ट भी पॉजिटिव हुए हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम पर्सन हैज द डिजीज. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विद द डिजीज टेस्ट पॉजिटिव फॉर द मेडिकल टेस्ट. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन रैंडम पर्सन टेस्ट पॉजिटिव फॉर द मेडिकल टेस्ट. ठीक. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालें, वो टेस्ट में पॉजिटिव है और वो सफर कर रहा है डिजीज से. So, इसी तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप समझ सकते हो. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सबसे बड़ा यूज होता है बेस थ्योरम में. नेक्स्ट टॉपिक में हम बेस थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें हम और अच्छी एग्जांपल से कोशिश करेंगे बेस थ्योरम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के यूज केस को समझने का. ओके So Bayes theorem. Bayes theorem is named after Reverend Thomas Bayes, and it is a mathematical formula that is used to update the probability of an event
based on new evidence or you can say information. तो जैसे जैसे नई इंफॉर्मेशन आती जाती है, कोई भी पर्टिकुलर एक इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को अपडेट करने के लिए हम बेस थ्योरम का यूज करते हैं. ओके, बेस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है वो मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा यूज होती है. ठीक है, आगे हम एप्लीकेशन के बारे में जब बात करेंगे तो आप देखेंगे बेस थ्योरम के क्या क्या यूज केसेस हैं और कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं. बेस थ्योरम के अगर हम फॉर्मूला की बात करें, सो probability of A given B equals to probability of B given A multiplied by probability of A and divided by probability of B. So this is the formula for Bayes theorem. Okay, this is the Bayes theorem, mathematical formula. So यहाँ पे probability of A given B क्या है? Updated probability. Probability of A यहाँ पे है initial belief. तो initial probability of event A. Probability of B क्या है? Marginal probability of event B. Okay, और probability of B given A क्या है? Evidence that supports the initial belief. ओके, सो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? एविडेंस के बेसिस पे एक इवेंट ए है जिसको अपडेट किया जा रहा है. ओके, सो दैट इज द बेस थ्योरम. अब जैसे जैसे हम इसका एग्जांपल देखेंगे, यूज केसेस देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बेस थ्योरम का यूज हम कैसे मशीन लर्निंग में करते हैं और कैसे डिसीजन मेकिंग को और एक्यूरेट बनाते हैं. सो यूज केस की बात की जाए तो बेस थ्योरम मेडिकल डायग्नोसिस में बहुत यूज होता है. हमने इसका एग्जांपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी देखा था कि अगर कोई पेशेंट है जो डिजीज से सफर कर रहा है और एक टेस्ट में वो पॉजिटिव निकला है, तो कितना परसेंट चांस है कि वो सच में डिजीज से सफर कर रहा है. ओके, सो दीज आर द मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है बेस थ्योरम. इसके बाद हम बात करते हैं स्पैम क्लासिफिकेशन की. सो ईमेल में क्या होता है, स्पैम्स की जो क्लासिफिकेशन होती है कि कौन सा ईमेल स्पैम है उसको फिर स्पैम में डाल दिया जाता है, वहां पे भी आपका बेस थ्योरम यूज होता है. बेस थ्योरम हेल्प्स इन क्लासिफाइंग ईमेल एज स्पैम और नॉट बेस्ड ऑन सम सर्टेन कीवर्ड्स. थर्ड में आपके आ जाते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम. अब यहाँ पे यूजर का जो भी प्रेफरेंस रहता है पहले का, उसके बेसिस पे ये नए अपडेट करके कितना परसेंट चांस हो सकता है कि यूजर को दूसरी भी प्रोडक्ट मतलब हम रिकमेंड कर सकते हैं, उसको पसंद आएगा या नहीं. सो वो रिकमेंडेशन सिस्टम में भी बेस थ्योरम यूज में आता है. फ्रॉड डिटेक्शन भी एक यूज केस है. सो इसी तरीके के बहुत सारे आपको ऐसे मशीन लर्निंग यूज केस मिल जाएंगे जिसमें बेस थ्योरम यूज में आता है. सो सपोज देयर आर 1000 पीपल. ठीक है, कोई पॉपुलेशन है जहाँ पे 1000 पीपल है, फ्रॉम विच 900 आर हेल्दी. ठीक है, 1000 में से 900 हेल्दी हैं और 100 सिक हैं, एंड दे डायग्नोज्ड यूजिंग अ टेस्ट दैट इज 99% इफेक्टिव. ठीक है, अब हम एक टेस्ट का यूज कर रहे हैं 99% जो इफेक्टिव है. ठीक है, 1% चांस हो सकता है कि जो हेल्दी हो उसको वो सिक बना दे और जो सिक हो उसको वो हेल्दी बना दे. ठीक है, इसका बस 1% चांस है. तो अगर हम इसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स अगर आपको नहीं पता हो तो उसमें क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव. इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि कोई पर्सन है, वो सफर कर रहा है किसी डिजीज से बट टेस्ट में वो निगेटिव निकला. ठीक है, और वही एक पर्सन है जो जिसको कोई भी सिकनेस नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है, बट टेस्ट में वो पॉजिटिव निकला. तो यहाँ पे ये इश्यू आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें हेल्दी एंड सिक की और डायग्नोज्ड हेल्दी एंड डायग्नोज्ड सिक. सो हेल्दी कितने, 900. ठीक है, अब 900 में से 1% सपोज जो टेस्ट है वो गलत रिजल्ट दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 891 आपके हेल्दी डायग्नोज्ड हुए हैं और उसमें से 1%, ठीक है, 900 का 1% निकालेंगे तो 9 आएगा, वो डायग्नोज्ड सिक हुए हैं. उस तरीके से सिक कितने हैं, 100, उसका 1% अगर हम लेंगे तो 1% हेल्दी डायग्नोज हुआ है और 99 पीपल हुए हैं सिक. ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एरर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एरर आ रहा है यहाँ पे 1 एंड 9. ओके, सो 900 में से 9, जो कि 900 हेल्दी हैं बट 9 क्या हुए हैं, सिक, मतलब डायग्नोस्ड सिक हुए हैं, और 100 पीपल में से एक ऐसा पर्सन निकला है जिसको उन्होंने हेल्दी बना दिया है. सो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम बेस थ्योरम की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे. मतलब हमें क्या निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक गिवन दैट
he diagnosed sick. Okay, so that is the probability that we have to calculate using Bayes theorem. अब हम यहाँ पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं. So probability of person being sick, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.1, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो कितने आपके हैं 100% है और कितने में से 1000 में से, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी निकलेगा 0.1. प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन बीइंग हेल्दी, अब यहाँ पे हमने सिक एस से डिनोट किया है, इस इवेंट को एस से डिनोट किया है, तो हम अगर एस डैश कर दें तो हमें मिल जाता है 0.9. एस डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिक, और वो क्या है बीइंग हेल्दी. ओके, तो बीइंग हेल्दी यहाँ पे आ गया 0.9. इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो 900/1000, सो क्या मिलेगा आपको 0.9. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव इफ द पर्सन इज सिक. ओके, सो ये क्या है 0.99. यहाँ 99% इफेक्टिव हम टेस्ट दिखा रहे हैं. सो यहाँ पे कितना परसेंट चांस है, कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि हम जो सिक पर्सन है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो यह है 0.99. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव इफ द पर्सन इज नॉट सिक और इज हेल्दी, सो 0.01. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टेड पॉजिटिव, टेस्टेड पॉजिटिव यहाँ पे आप निकाल सकते हो इनको कैलकुलेट करके कि कितने लोगों को पॉजिटिव या फिर सिक बताया गया है टेस्ट में. सो 9 + 99 इज 108, सो 108/1000, सो 0.108. ठीक है, सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव. सो इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई. अब हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक गिवन दैट ही इज डायग्नोस्ड सिक, और यहाँ पे डीएस हमने वैसे पी से डिनोट किया है. सो हमें कैलकुलेट करना है पी एस गिवन टेस्टेड पॉजिटिव. ओके, सो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो सिक है और वो पॉजिटिव भी टेस्ट हुआ है. सो यहाँ पे हम बेस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन दैट ही इज सिक मल्टीप्लाइड बाय probability of sick divided by probability of tested positive. 0. ये क्या है 99 multiplied by probability of sick is 0.1 and divided by 0.108. So इसकी वैल्यू आएगी 0.9167. So that is the Bayes theorem. नेक्स्ट वीडियो से हम probability distributions देखेंगे. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को समझने के लिए हमें रैंडम वेरिएबल्स को समझना पड़ेगा. सो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल. अब रैंडम वेरिएबल्स दो तरीके के होते हैं, या तो वो डिस्क्रीट होते हैं या फिर कंटिन्यूस. तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो फाइनाइट नंबर में होते हैं या फिर हम उन्हें काउंट कर सकते हैं. सो ये होते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़. ओके, और कंटिन्यूस क्या होते हैं, ये एक इंटरवल के फॉर्म में होते हैं जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस डेटा. ठीक है, और ये होते हैं इनफाइनाइट नंबर, मतलब ये कितने भी हो सकते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकती, अनकाउंटेबल होते हैं. सो कंटिन्यूस डेटा होते हैं आपके इनफाइनाइट. सो इसका कैसे एग्जांपल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आपका जो सैम्पल स्पेस है उसमें आपके जो आउटकम्स है वो 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हैं. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ काउंट्स हैं, सिर्फ 4 ही आपके आउटकम्स हैं. इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, आपका जो सैम्पल स्पेस है वो 0 से 2 या फिर 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो वहाँ पे वो जो वेरिएबल होगा वो होगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. सो ये हो जाता है 0 से 1 के बीच में, और आप इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं 0, 1. तो इनके बीच में जो भी वैल्यूज़ आएगी, फॉर एग्जांपल 0.1, 0.001, 0.05, ये सारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही हैं. तो आपका जो सैम्पल स्पेस है वो इनफाइनाइट है. ठीक है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, और ये इंटरवल के बीच में आता है. तो ये हुआ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स. अब बात करते हैं इनके प्रोबेबिलिटी की. तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी निकलता है उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसका होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का. सिंपली आप ऐसे समझो कि अगर हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ठीक है, और हम अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं
तो वहाँ पे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो चलिए अब हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को एग्जांपल से समझते हैं। सो व्हेन टॉसिंग 4 फेयर कॉइन्स वी हैव द फॉलोइंग पॉसिबल आउटकम्स फॉर नंबर ऑफ हेड्स। अब 0 हेड कितनी बार आएगा? ओनली 1 टाइम्स, जब 4 कॉइन्स पे आपके टेल आएंगे। देन 1 हेड, 4 में से किसी भी कॉइन में आपका एक बार भी हेड आता है तो वो आपके 1 हेड के आउटकम्स में आ जाते हैं। उसी तरीके से 2 हेड्स, 3 हेड्स एंड 4 हेड्स। तो टोटल आपका जो सैम्पल स्पेस का काउंट निकलेगा वो होगा आपका 16। ठीक है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालें 0 हेड के लिए तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर 0 हेड इज 1/16। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी फॉर 1 हेड इक्वल्स टू कितनी बार आया है यहाँ पे? 4 टाइम्स, तो 4/16। देन फॉर 2 हेड्स इट्स 6/16। फिर 3 हेड्स के लिए और 4 हेड्स के लिए सिमिलरली 4/16 और 1/16 आएगा। अगर हम इसको विजुअली रिप्रेजेंट करें तो ये बार चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मिल रहा है, काउंटेबल रैंडम वेरिएबल है, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो आप इसको बार चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस चार्ट में एक्स एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ हेड्स मिल जाते हैं और वहीं वाई एक्सिस पे आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाता है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर टॉसिंग 4 कॉइन्स। सो 1/16, 4/16, 6/16, 4/16 एंड देन 1/16। इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मिल जाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। सो लेट्स सी द एग्जांपल फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इमेजिन अ कॉल सेंटर दैट रिसीव्स अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ कस्टमर इंक्वायरीज एंड सर्विस रिक्वेस्ट. Customers are placed on hold until they can be connected to a customer service representative. The time a customer spends on hold is referred to as wait time. जैसे कि नॉर्मली होता है, हम कभी भी किसी भी कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो हमें एक वेट टाइम के लिए थोड़ा देर के लिए होल्ड पे डाला जाता है जब तक से किसी सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को वो कनेक्ट ना कर दें। सो यहाँ पे मीन वेट टाइम आपका म्यू जो है वो आपका एस्टिमेटेड है 5 मिनट्स, indicating the average time customers spend on the hold, and the standard deviation is estimated to be 2 minutes, reflecting the variability और डिस्पर्जन इन वेट टाइम। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। इसका क्या मतलब है कि आपका जो मतलब मैक्सिमम आप 10 मिनट तक होल्ड पे डाले जाएंगे, तो 0 से 10 मिनट्स के बीच में एक कस्टमर का वेट टाइम कितना भी हो सकता है। सो ये इंटरवल है 0 से 10। अगर हम इसको विजुअली प्लॉट करना होगा तो हम इसको हिस्टोग्राम के फॉर्म में प्लॉट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरवल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो सपोज आपके पास एक कस्टमर का डेटा है और उनका वेट टाइम दिया हुआ है और हमें हिस्टोग्राम के फॉर्म में प्लॉट करना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीडीएफ फॉर कॉल सेंटर वेट टाइम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपका यहाँ पे वाई एक्सिस में मिल जाता है और वेट टाइम मिनट्स आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस में मिल जाता है। सो ये जो बिन्स बने हुए हैं ये इंटरवल्स में बने हुए हैं और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है आपका ये कर्व मिल जाता है आपको। ठीक है, सो आपको यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। सो यहाँ पे ये समझिए कि आपको जो इंटरवल दिया गया है वो 0 से 10 के बीच में है और जो भी कस्टमर्स का वेट टाइम है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के फॉर्म में इस कर्व के थ्रू। सो सपोज आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कस्टमर्स की जो 5 मिनट से लेस, जिनका 5 मिनट से लेस देन वेट टाइम है। सो आपका प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। ओके, सो एरिया अंडर द कर्व आपका जो होगा वो होगा आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो 0 से लेके 5 तक का आपका हो जाएगा इंटरवल। तो यहाँ पे आपका ए हो जाता है 0, बी हो जाता है 5 मिनट्स। ओके, और अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम निकालें सो ए टू बी एफ ऑफ एक्स, सो आपका हो जाएगा 0 to 5 एफ ऑफ। तो जो भी आपके कर्व का फंक्शन रहेगा आप उसको यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो और जो भी आपको वैल्यू मिलेगा वो होगा आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर द कस्टमर्स हु इज वेटिंग लेस देन 5 मिनट्स। सो ये तो रहा आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस। सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें जो आउटकम्स होते हैं वो या तो 0 होता है या फिर 1, सिर्फ यही दोनों आउटकम्स होते हैं। आप 0 को फेलियर और 1 को सक्सेस भी मान सकते हो। तो किसी भी इवेंट में अगर आपका सक्सेस या फिर फेलियर यही दोनों आउटकम आने वाला है तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, और ऐसे इवेंट को हम कहते हैं बर्नौली ट्रायल। सो यहाँ पे आपको आउटकम जो मिल जाते हैं वो बाइनरी आउटकम मिल जाता है। सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस का देखें तो आपका हो जाता है P या फिर Q को आप कह सकते हो 1 माइनस पी इफ x इक्वल्स टू 1 एंड 1 माइनस पी कब होता है इफ x इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको विजुअली प्लॉट करें
तो एक्स एक्सिस पे आपका आ जाएगा 0 या फिर 1 जो कि आपके आउटकम्स हैं, और यहाँ पे आपका आ जाएगा p एंड देन 1 माइनस पी। सो 0 पे आपका क्या है 1 माइनस पी, तो आपका चार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा और p है यहाँ पे आपका 1। सो ये रहा आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का ग्राफ फॉर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। इसके फंक्शन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स एंड p इक्वल्स टू p ऑफ x 1 माइनस p 1 माइनस x, वेयर x बिलोंग्स टू 0 और 1। मीन निकल जाता है p और वेरिएंस इसका होता है p इंटू क्यू और p 1 माइनस p। ओके, सो दिस इज द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स सी द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपके डिफरेंट बर्नौली ट्रायल्स आपको मिलते हैं और उसके जो आउटकम होते हैं वो या फिर 0 या फिर 1 के फॉर्म में होते हैं। तो बर्नौली ट्रायल हमने देखा था अभी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में। बर्नौली ट्रायल क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें आपका आउटकम निकलता है 0 या फिर 1। उसी तरीके से अगर आप मल्टीपल बर्नौली ट्रायल ले लो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो तब आपको मिलेगा बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे एक n करके टर्म आ जाता है, n फॉर नंबर ऑफ ट्रायल और नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल। सो अगर n इक्वल्स टू 1 होता है तब वो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा इफ n इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक बर्नौली ट्रायल होता है, और बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें मल्टीपल बर्नौली ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, सो दैट इज द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आउटकम्स इसका भी आपका 0 या फिर 1 के फॉर्म में मिल जाता है। अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालें सो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स गिवन एन p इक्वल्स टू एन सी एक्स एंड देन p 1 माइनस p n माइनस x। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस x फैक्टोरियल एंड देन मल्टीप्लाइड बाई x फैक्टोरियल p 1 माइनस p टू द पावर n माइनस x। तो यहाँ पे अगर आप n इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो आपको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फॉर्मूला था सेम वही यहाँ पे मिल जाता है। सो ये है आपका बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे अगर हम मीन की बात करें तो जैसे उसमें हमने मीन देखा था सिर्फ p था, यहाँ पे आपका मीन मिल जाता है आपको n मल्टीप्लाइड बाई p और वेरिएंस आपका मिल जाता है n p q और n p 1 minus p. Let's understand this more with an example. Example is of customer conversion rate. Imagine you are an e-commerce business owner and you want to analyze the conversion rate of visitors to your website. ठीक है, in this scenario, conversion means making a purchase. You are interested in understanding the likelihood of a specific number of purchases success out of a fixed number of website visits that is trial during a given period. Suppose आप एक e-commerce business owner हो और आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जो आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं और परचेज कर रहे हैं, जो कि आपका सक्सेस आउटकम है। ओके, तो यहाँ पे आपका n, सपोज हम यहाँ पे n विजिट नंबर ऑफ विजिट्स कर रहे हैं 100, देन p यहाँ पे क्या है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ परचेज ऑन ईच विजिट जो कि है 0.75 और 5% कन्वर्जन रेट, और यहाँ पे x है आपका नंबर ऑफ परचेजेज इज इक्वल टू 75. So question is given is what is the probability of exactly 75 visitors making a purchase out of 100 website visits given a 75% conversion rate. Sorry यहाँ पे 5% नहीं 75% conversion rate है. Probability mass function से calculate अगर करें तो यहाँ पे आपका n क्या है 100, so 100 factorial upon 100 minus x, so sorry n minus x, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 minus 75 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई आपका हो जाएगा 75 फैक्टोरियल। देन p क्या है आपका कन्वर्जन रेट, सो कन्वर्जन रेट क्या है 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस p, सो 1 माइनस 0.75 टू द पावर n माइनस x है, तो n क्या है 100 माइनस 75 दैट इज 25। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की वैल्यू मिलेंगे 0.0917 और 9.17%. सो the probability of exactly 75 visitors making a purchase out of 100 website visits given a 75% conversion rate is 9.17%. ठीक है, तो 9.17% probability है कि आपके 75 visitors जो हैं
100 में से वो आपके वेबसाइट से कुछ ना कुछ परचेज करेंगे। ओके, सो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेबसाइट कन्वर्जन जो हमने एग्जांपल देखा था, उसी का हमने प्रोबेबिलिटी फॉर नंबर ऑफ परचेजेस यहाँ पे प्लॉट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का आपको मिल जाता है, जहाँ पे 75 आपका यहाँ पे मिडिल में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द 75। सो 75 विजिटर्स के लिए हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैलकुलेट किया है। सो हमारा क्या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आया था फॉर 75 इज 0.09। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 0.09। इस तरीके से अगर मुझे 60 या फिर 65 के लिए निकालना हो तो 65 का अराउंड हमें मिल जाएगा 0.015। इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाल सकते हो फॉर नंबर ऑफ विजिटर्स। सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, ये दोनों ही डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाते हैं। So uniform distribution is a continuous distribution that is characterized by a constant probability density over a specified interval. Uniform distribution में जितने भी values होते हैं उन सब का equal chance होता है occur होने का। Okay, so they are equally likely to occur. So uniform distribution को अगर आप plot करते हो चार्ट पे, so वो कुछ इस तरीके का दिखता है। Suppose यहाँ पे आपका interval है 0 to something like a, ठीक है। तो जो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपका आएगा, जो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और इसको हम कहेंगे कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी प्रोबेबिलिटी है सारी सेम है फॉर एवरी वेरिएबल, फॉर एवरी रैंडम वेरिएबल। ओके, सो अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालें जो कि हो जाता है एफ ऑफ एक्स, दैट इज 1/b माइनस ए। सो यहाँ पे x क्या होगा, a से या तो फिर वो बड़ा होगा और b से छोटा होगा। सो x विल लाई इन बिटवीन द इंटरवल a एंड b। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 1/b माइनस ए। तो कोई भी आप यहाँ पे x की वैल्यू ले लो, सपोज x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 ले ली या फिर 2 ले ली, b माइनस ए आपका जो रिजल्ट, b माइनस ए आपको जो रिजल्ट देगा वो सबके लिए सेम होगा। तो यहाँ पे आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है, फॉर एवरी वेरिएबल। मीन की अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे आपको मीन मिल जाता है a प्लस बी अपॉन 2, और वहीं वेरिएंस की बात करें सो आपको वेरिएंस मिल जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 12। सो दिस इज द मीन एंड वेरिएंस फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स सी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करना। तो रैंडम नंबर्स को जब हम जनरेट करते हैं तो उसमें हर नंबर का इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। सो ये यूज़ होता है जनरेटिंग रैंडम नंबर्स में। फिर आपके गेम्स में भी आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप लूडो खेलते हो या फिर कार्ड वाले गेम होते हैं तो उसमें आपके जितने भी आउटकम्स होते हैं उन सब का इक्वल चांस होता है, तो वहाँ पे भी आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ होता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। Imagine you are a manager at a coffee shop and you want to predict the arrival time of customers during a particular hour of operation. You believe that customers arrive at a relatively constant rate throughout the hour. To model this scenario, you can use a यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपका इंटरवल दिया है 0 to 60, ठीक है। 1 आवर एक पर्टिकुलर आवर है, पूरे 24 घंटे में से एक आवर लिया उन्होंने, जिसपे उन्हें ये देखना है कि अराइवल मतलब प्रिडिक्शन करना है कि अराइवल टाइम क्या है कस्टमर्स का। a = 0, b = 60 एज शॉप ऑपरेट्स फ्रॉम 9 to 10 AM 60 minutes। ओके, सो एफ ऑफ एक्स क्या, सो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका 1/60 फॉर ऑल एक्स विद इन दिस इंटरवल। इस तरीके का चार्ट मिलेगा अगर आप इसके डेटा को प्लॉट करते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टाइम मिल जाता है एक्स एक्सिस पे और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाती है वाई एक्सिस पे। तो 1/60 ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये क्या है, आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन। सो दिस इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो क्या है, डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल 0 से लेके 1 मिनट में कितने कस्टमर्स आए हैं उनका डेटा, फिर 1 से लेके 2 में कितने कस्टमर्स आए हैं उनका डेटा, ठीक है। उनका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो भी होगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है। प्रोबेबिलिटी फॉर एवरी कस्टमर हु इज कमिंग बिटवीन 9 to 10 AM इज 1/60। सो दैट इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Normal distribution is also known as Gaussian distribution.
So this normal distribution is a continuous distribution and a symmetric probability distribution that is characterized by a bell shaped curve. तो जितने भी हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन देखे, probability mass फंक्शन देखा, probability density फंक्शन देखा, उसमें आपने ये नोटिस किया होगा कि आपको जो कर्व मिल रहा है वो बेल शेप्ड का मिल रहा है. तो वहाँ पे आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है. ठीक है. सो हम आगे देखेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है और कब एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है. आपको इसको पहचानना कैसे है, जब भी आपको एक बेल शेप्ड कर्व मिले तो वहाँ पे आपको मिल जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हम इसका PDF निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/σ√2π एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 एंड देन x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर. ठीक है. सो ये होता है PDF का फॉर्मूला फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसका मीन सिंपली आपका म्यू हो जाता है, वेरिएंस आपका हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डिविएशन आपका हो जाता है सिग्मा. ओके. सो दिस इज द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब अगर हमें सपोज एक डेटा दिया हो जिसका मीन हो 50 और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन हो 10. सो इस डेटा को हमें प्लॉट करना हो विजुअली इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम. सो आपको कुछ इस तरीके का सिमेट्रिक हिस्टोग्राम मिलेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. सो आपको यहाँ पे जो रेड लाइन दिख रही है ये आपका मीन 50.19, सो अप्रॉक्स 50 के अराउंड ही है. और यहाँ पे जो ब्लू हिस्टोग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा. सो हिस्टोग्राम हमने पहले ही पढ़ा हुआ, हिस्टोग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है. देन वाई एक्सिस पे आपको मिल जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. तो ये जो ब्लैक कर्व है ये है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ओके. और ये एकदम कंप्लीट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. यहाँ पे आप देख सकते हो 50 पे आपका आ रहा है मीन. देन जो आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो आपका यहाँ पे हो जाता है 10. ठीक है. तो 50 + 10 = 60 एंड देन 60 + 70 60 + 10 = 70. इस तरीके से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे मिल जाता है. तो जब भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करते हो, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ पे आपका म्यू हो गया. तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन आपके आते हैं, सपोज आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है म्यू प्लस सिग्मा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा म्यू प्लस सिग्मा और यहाँ पे आपका आ जाएगा म्यू प्लस 2 सिग्मा. ठीक है. 2 × सिग्मा. उसी तरीके से यहाँ पे आपका आ जाता है म्यू माइनस सिग्मा एंड देन म्यू प्लस 2 सिग्मा. ठीक है. तो यहाँ पे म्यू क्या है आपका 50 है, म्यू प्लस सिग्मा = 60. तो यहाँ पे आपका 60 आ जाता है. उसी तरीके से 70 एंड देन 80. और यहाँ पे आपको आ जाता है म्यू माइनस सिग्मा, सिग्मा क्या है 10 और म्यू क्या है 50. तो 50 - 10 सो 50 - 10 इज 40 एंड देन 40 - 20 50 - 20 इज 30. इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाते हैं और आपका बीच में आपका मिल जाता है मीन वैल्यू. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप जी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो. जी डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये एक स्पेशल टाइप का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे आपका मीन होता है 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन होता है 1. तो जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय कन्वर्टिंग ईच वैल्यू ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू जी स्कोर्स. ओके. सो यहाँ पे आपको जो ग्राफ मिल रहा है ये ग्राफ है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. यहाँ पे आपको 0 मिल जाता है मीन. ओके. तो ये है आपका मीन और यहाँ पे आपको सिंगल मिल जाते हैं, लाइक 1 मिल जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन. सो 1 एंड देन 2 एंड देन 3. उसी तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाता है -1 -2 एंड देन -3. ठीक है. तो ये हो गया आपका सिंगल स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन हो गया आपका यहाँ पे 0. तो ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो उसके लिए आपको हर वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा जी स्कोर्स में. ओके. सो जी स्कोर हमें क्या बताता है, जी स्कोर्स टेल्स अस हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन ईच वैल्यू लाइज. ठीक है. तो एक भी जो भी वैल्यू रहेगी वो कितने स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से दूर लाई करेगी वो बताता है हमें जी स्कोर्स. ओके. सो दैट इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट वी विल सी द स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. स्टैंडर्डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल। सो किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है तो हमें स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। सो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, इसके मीन को हमें 0 बनाना होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन को हमें 1 बनाना होगा, तब जाके वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, वेयर म्यू इज द मीन, sigma is the standard deviation, x is the particular value of the normal distribution and z is nothing but the z score. So z वैल्यू जो आ रही है आपकी, या तो वो पॉजिटिव आ सकती है या तो वो निगेटिव आ सकती है या तो फिर वो 0 आ सकती है। अगर पॉजिटिव z की वैल्यू आ रही है तो जो वैल्यू होगी वो मीन से बड़ी होगी, निगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो मीन से लेस होगी, और 0 इसका मतलब वो मीन के इक्वल है। तो अगर z की वैल्यू सपोज -5 और -4 समथिंग कुछ आ रही है तो वो मीन से लेफ्ट साइड में लाई करेगा, पॉजिटिव आ रही है तो वो मीन से राइट साइड में लाई करेगा, और z की वैल्यू अगर 0 है तो वो मीन की लाइन पे लाई करेगा। ओके, जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह के बनाओगे। नॉर्मलाइजेशन रीस्केल्स अ डेटा सेट सो दैट ईच वैल्यू फॉल्स बिटवीन 0 and 1। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन एक स्केलिंग टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम डेटा सेट में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके डेटा सेट में बहुत सारे डिफरेंट न्यूमेरिकल वेरिएबल हो बट उनका जो स्केल हो वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल आपका थाउजेंड्स में आपने मेज़र किया है और वहीं दूसरा वेरिएबल है फॉर एग्जांपल सैलरी, वो आपका लाखों में है, ठीक है, तो वहाँ पे स्केल में डिफरेंस आता है। और जब आप एनालिसिस परफॉर्म करते हो या फिर मशीन लर्निंग भी अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो जो बड़े वेरिएबल्स होते हैं या फिर छोटे वेरिएबल्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें स्केलिंग अप्लाई करना होता है। स्केलिंग बहुत ही ज़रूरी है जब आपके पास इस टाइप का डेटा हो जिसमें डिफरेंट स्केल्स पे वेरिएबल्स मेजर्ड हो, तो वहाँ पे हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। और स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें जानना हो कि कितना स्टैंडर्ड डिविएशन एक वैल्यू लाई करता है फ्रॉम द मीन, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन अगर आपने सुना होगा, मिन मैक्स स्केलिंग, ये हम ज़्यादातर जब मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं डेटा पे, तब हम मिन मैक्स स्केलर का यूज़ करते हैं। तो उसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ये आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। जब आप पाइथन का यूज़ करो तो इसको सिंपली आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो। और मिन मैक्स स्केलर आपको sklearn scikit-learn करके एक लाइब्रेरी है, उसमें भी आपको मिल जाता है एज अ फंक्शन। सो मिन मैक्स स्केलर में आपका नॉर्मलाइजेशन में कैसे आ जाता है, सो एक्स न्यू मैं यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसमें हम एक्स की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्स न्यू इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स मिनिमम अपॉन एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक पर्टिकुलर वैल्यू है, मिनिमम क्या है उस वेरिएबल का सबसे मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम क्या है उस वेरिएबल का सबसे मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सैलरी करके एक वेरिएबल है, सो उसमें हम मिनिमम सैलरी मान लेते हैं 3 lakhs। ओके, तो ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम मान लेते हैं हम 50 lakhs, और एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं एक, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू ले लेते हैं जो कि है 4 lakhs। ओके, तो यहाँ पे आपका किस तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 4 माइनस जो मिनिमम वैल्यू है वो, उसी तरीके से मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, सो आपका ये आ जाएगा 1/47। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो भी वैल्यू आएगा वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्केल करते हैं हर वैल्यू को 0 और 1 के बीच में लाने के लिए। सो दैट इज द नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मलाइजेशन एंड द स्टैंडर्डाइजेशन, और कब हमें क्या अप्लाई करना चाहिए। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होती है जब मशीन लर्निंग भी अप्लाई करते हैं या फिर कोई एनालिसिस करते हैं, तो हमें नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना चाहिए फिर स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करना चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा क्या है और आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। सो द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलाइजेशन एंड द स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर यूज्ड फॉर स्केलिंग, वेयर एज इन स्टैंडर्डाइजेशन हम फॉर्मूला में क्या यूज़ करते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल्स। इट इज़ यूज्ड व्हेन फीचर्स आर ऑफ डिफरेंट स्केल्स, जब हमारे पास डिफरेंट स्केल में फीचर्स होते हैं तब हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं, और स्टैंडर्डाइजेशन का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें उसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हो, उसके मीन को 0 करना हो और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 करना हो।
स्केल्स वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1, इट इज़ नॉट बाउंडेड टू अ सर्टेन रेंज। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन में आप मीन को 0 और 1 कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो जैसे 0 या फिर 1 के बीच में लाई करेगी। ओके, ये कोई रेंज से बाउंडेड नहीं होता है, इसका में आपको कोई भी वैल्यू मिल सकती है। जो जी स्कोर है आपका कुछ भी आ सकता है। इट इज़ अफेक्टेड बाई आउटलायर्स। अब आउटलायर्स से क्यों अफेक्ट है? क्योंकि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, क्या पता उसमें आउटलायर्स हों। तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया जो आपके नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, तो वहाँ पे आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा। सो दैट इज अफेक्टेड बाई आउटलायर, वेयर एज स्टैंडर्डाइजेशन इट इज़ लेस अफेक्टेड बाई आउटलायर्स बिकॉज हियर वी आर यूजिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज़ फ्री फ्रॉम द आउटलायर्स। ठीक है, इट इज़ यूजफुल व्हेन वी डोंट नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूशन का हमें नहीं पता हो तब हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़्यादा उसमें कोई आउटलायर्स नहीं है या फिर है भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन का। इट मैप्स द डेटा टू अ स्पेसिफिक रेंज विच में लीड टू लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में हम डिस्ट्रीब्यूशन को कभी नॉर्मलाइजेशन में हम डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज से के बेसिस पे वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन का पता नहीं चलेगा और हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन से भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो यहाँ पे हम वो उस यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का ये डिसएडवांटेज मिल जाता है। वेयर एज स्टैंडर्डाइजेशन में आपको मिल जाता है प्रिजर्व द शेप ऑफ द ओरिजिनल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बट शिफ्ट्स एंड स्केल्स इट। तो यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है तो नॉर्मल जब आप चेंज करते हो स्टैंडर्डाइजेशन करते हो तो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा, बस उसकी स्केलिंग हो जाएगी क्योंकि उसका मीन 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे 50 आप मान लीजिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और आपका यहाँ पे जो 10-10 है वो है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा आपका 30। अब इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें बनाना हो तो आपका जो एक्स एक्सिस है वो इस तरीके का होगा 0 और आ जाएगा आपका इस तरीके से कर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10, सॉरी, सो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, उसी तरीके से यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 -2 एंड -3। सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीएशन, सेकंड स्टैंडर्ड डिवीएशन एंड थर्ड स्टैंडर्ड डिवीएशन। और ये है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमने जी स्कोर अप्लाई करके इसमें कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्पेरिकल रूल जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही अप्लाई होता है। एम्पेरिकल रूल को आप 68, 95 और 99.7% रूल भी कह सकते हो। सो एम्पेरिकल रूल हमेशा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही अप्लाई होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 मीन मिल रहा है, इसका मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन शो हुआ है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है 1 STD। ओके, और यहाँ पे आपको मिल जाता है -1 -2 -3। सो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि हम जानते हैं वो सिमेट्रिक होता है, तो आपका जो इस तरफ का डेटा है वो इस तरफ के डेटा से बिल्कुल इक्वल होता है। ओके, सो यहाँ पे आपको जो मिडिल में डेटा मिलता है वो होता है 34% एंड 34%, दैट इज टोटल ऑफ 68% डेटा। सो 68% ऑफ द डेटा लाइज विद इन द 1 स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन। ओके, सो यहाँ पे जो सिंगल स्टैंडर्ड डिविएशन है उसमें आपका आ जाता है 68% ऑफ द टोटल डेटा। फिर वहीं पे आपका 95% डेटा अगर हम यहाँ से इंक्लूड करें, यहाँ से इंक्लूड करें कंप्लीट यहाँ तक, तो जो आपका डेटा होता है वो होता है आपका 95% डेटा। सो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कंप्लीट आपका 95% ऑफ द डेटा होता है जो कि आपका लाई करता है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में। और लास्ट होता है 99.7%। 99.7% मतलब सो थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन में जितना डेटा आपका लाई करता है वो होता है आपका 99.7%। ये होता है आपका 95% और ये टोटल होता है आपका बीच में जो मिडिल में डेटा होता है वो होता है आपका 68%। ओके, सो दिस इज द एम्पेरिकल रूल। इसके बाद के जितने भी डेटा होते हैं जो 0.15 0.15 मतलब 3% के जो डेटा होते हैं उनको हम एज अ आउटलायर कंसीडर करते हैं। सो दीज आर नथिंग बट द outliers, these 3% of the data।
ओके, बिकॉज 99.7% मतलब कंप्लीट आपका डेटा, बस उसमें से जो 3% है वो आपके हो जाते हैं आउटलायर्स, और कंप्लीट डेटा आपका लाई करता है विद इन द 3 स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन। सो सपोज एक गार्डन में जितने भी प्लांट्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ अ मीन ऑफ, मीन क्या है उनका 47.4 इंचेस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन है उनका 2.4 इंचेस। एम्पेरिकल रूल की हेल्प से आपको ये पता लगाना है कि कितने परसेंटेज ऑफ प्लांट्स आर लेस देन 54.6 इंचेस टॉल। ओके, मतलब उनकी जो हाइट है वो 58.6 इंचेस से लेस हो, ऐसे कितने परसेंटेज के प्लांट्स हैं। सो जैसा कि हम जानते हैं अगर हम एम्पेरिकल रूल को अप्लाई करें, ओके, सो यहाँ पे आपका आ जाता है मीन। तो मीन क्या है आपका 47.4, और ये जो वैल्यू हमें मिली है ये 54.6 है, तो इसका मतलब क्या है ये 57.4 से बड़ी होगी। ओके, तो ये मीन के इस साइड में, राइट साइड में लाई करेगी। ओके, 54.6 इंचेस। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें क्या होता है कि 50% डेटा इस साइड लाई करता है और 50% डेटा इस साइड लाई करता है। ओके, सो अगर हम 2.4 इंचेस से देखें, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा 49.8, इधर हो जाएगा आपका 52.2, और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन आपका क्या हो जाएगा 54.6। तो अगर हम यहाँ से 0.15% जो यहाँ पे आपका थर्ड डिविएशन के बाद का लाई करता है उसको रिमूव कर दें फ्रॉम द टोटल ऑफ 100%, तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। सो 100% क्या है कंप्लीट डेटा है, माइनस ये क्या है 0.5%, इसके बाद का हमें डेटा नहीं लेना है, इससे पहले जो भी परसेंटेज ऑफ द डेटा है वो हमारा है 54.6 से लेस देन। सो 100 माइनस 0.15 जो कि हमें मिल जाएगा 99.85%। सो 99.85% ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हाइट 54.6 इंच से लेस है। सो इस तरीके से आप एम्पेरिकल रूल को अप्लाई करके रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में आंसर्स फाइंड कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स शुरू करने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। सो जैसे कि हमने पॉपुलेशन और सैंपल देखा था, सो सैंपल के बेसिस पे जो भी हम कंक्लूजन निकालते हैं या फिर आप इन्फ्रेंसेस कह लो, जो भी हम रिजल्ट निकालते हैं, एस्टिमेशन निकालते हैं बेस्ड ऑन द सैंपल फॉर द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो एक छोटे से सैंपल का यूज करके हम बड़ी पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करते हैं तो वो होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बाद का फेस है। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप डेटा को अंडरस्टैंड करते हो, उसके नेचर को समझते हो। ठीक है, उसमें जो भी पैटर्न्स है, ट्रेंड्स हैं, उसके बारे में जानते हो। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने के बाद डेटा पे आपको डेटा के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद क्या करना होता है कि उस डेटा का यूज करके आपको पॉपुलेशन के बारे में प्रिडिक्शन करनी होती है। ठीक है, तो जो भी आपका प्रिडिक्शन निकलता है फॉर द सैंपल डेटा, वही हम सोचते हैं कि वो हमारा पॉपुलेशन का भी रिजल्ट हो सकता है, पॉपुलेशन का भी प्रिडिक्शन हो सकता है। तो कभी आपने सोचा होगा जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जैसे कि उनको पॉपुलेशन के बारे में कोई प्रिडिक्शन करनी है। ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन की मीन हाइट क्या है या फिर पॉपुलेशन का मीन एज क्या है। ऐसा तो है नहीं कि वो हर एक सिंगल पर्सन के पास जाके पॉपुलेशन में से उनसे पूछते हैं कि उनकी एज क्या है, हाइट क्या है, और जब उनके पास टोटल पॉपुलेशन की एज और हाइट आ जाती है तब उसके बाद वो मीन निकालते हैं। तो ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता है। तो वो क्या करते हैं कि एक सैंपल लेते हैं जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो हमने ये भी देखा था कि पॉपुलेशन में से किस तरीके से हम सैंपल उठा सकते हैं जिससे कि वो सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स देखी थी। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में भी सबसे पहला कंसेप्ट आ जाता है एस्टिमेशन का। ओके, सो एस्टिमेशन का क्या, सैंपल का जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वही हम एस्टिमेट करते हैं कि पॉपुलेशन का भी रिजल्ट हो। ओके, सो इसमें हमारा आता है एस्टिमेशन। सो एस्टिमेशन आपको दो तरीके के मिल जाते हैं, पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट। आगे बढ़ने से पहले हम दो टर्म समझते हैं जो कि है फर्स्ट पॉपुलेशन पैरामीटर and the second one is sample statistics. सो पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है, ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। ठीक है, और उसी तरीके से सैंपल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये भी सेम होता है पैरामीटर ही जो पॉपुलेशन का है बट उसका एस्टीमेट। ठीक है, तो सैंपल स्टैटिस्टिक्स क्या है, जो भी आप मीन
या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस निकाल रहे हो पॉपुलेशन का, उसका जो एस्टिमेशन होता है वो होता है सैम्पल स्टैटिस्टिक्स, और जो एक्चुअल में वैल्यू होती है, एक्चुअल पैरामीटर होते हैं, वो होते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। जो हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं डेटा एनालिसिस में, उसमें हम सैम्पल स्टैटिस्टिक्स को ज़्यादातर फाइंड करते हैं और एस्टिमेट करते हैं कि सैम्पल स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होगा, और यही चीज़ हम एस्टिमेशन में करते हैं। सो आप इस टेबल समझ सकते हो, यहाँ पे आपका आ जाता है पॉपुलेशन पैरामीटर और यहाँ पे आ जाता है आपका सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। अब इनके सिंबल्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन मीन का आ गया म्यू, उसी तरीके से सैम्पल मीन का आ जाता है एक्स बार, फिर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन का आ जाता है सिग्मा, और सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंपल एक स्मॉल लेटर में एस। ठीक है, तो आपने बहुत जगह देखा होगा, कहीं पे एक्स बार यूज़ करते हैं, कहीं पे म्यू यूज़ करते हैं, कहीं पे सिग्मा यूज़ करते हैं, कहीं पे एस यूज़ करते हैं। तो इसका डिफरेंस यही है कि जब हम ये वाले लेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे एक्स बार हो गया या फिर एस हो गया, पी हो गया, तो ये किस लिए होते हैं, ये होते हैं सैम्पल स्टैटिस्टिक्स के लिए, या फिर आप कह सकते हो सैम्पल के लिए। और जब हम म्यू यूज़ करते हैं, सिग्मा यूज़ करते हैं, तब हम बात करते हैं इंटायर पॉपुलेशन के बारे में, उसके पैरामीटर के बारे में। ओके, सो इसी तरीके से आपको यहाँ पे आ जाता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैपिटल पी स्मॉल पी, देन पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन एंड द स्मॉल एन फॉर द सैम्पल साइज, पॉपुलेशन डेटा वैल्यू कैपिटल एक्स एंड देन स्मॉल सैम्पल डेटा वैल्यू को हमेशा हम स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं। देन आपका आ जाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट पॉपुलेशन का अगर हम निकालते हैं तो वो होता है रो, ठीक है, इसको हम कहते हैं रो, ये पी नहीं है। एंड देन कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर सैम्पल स्टैटिस्टिक्स इज सिंपल स्मॉल लेटर आर। ठीक है, तो ये सारे सिंबल हैं सैम्पल स्टैटिस्टिक्स के लिए एंड पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए। सो चलिए देखते हैं पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है। सो पॉइंट एस्टिमेशन नाम से क्लियर है, पॉइंट एस्टिमेशन इसका मतलब आपको एक सिंगल वैल्यू एस्टिमेट करनी है। तो पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ सिंगल बेस्ट वैल्यू एज योर गेस फॉर द अननोन पैरामीटर। ठीक है, अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर आप कह सकते हो। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एस्टिमेशन है। इसमें आप प्रोवाइड करते हो अ सिंगल वैल्यू एज योर बेस्ट गेस फॉर अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉइंट एस्टिमेशन के कुछ प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। सो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन। सो प्रॉपर्टीज, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सैंपल का यूज़ करके पॉपुलेशन के पैरामीटर को गेस कर रहे हैं। ठीक है, गेस कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में हमें पता नहीं है कि पॉपुलेशन का पैरामीटर क्या हो सकता है, बट हम जो वैल्यू गेस करते हैं वो हम चाहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, मतलब उसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने जो पैरामीटर, जैसे मीन एज आपने कैलकुलेट किया है 28 और वहीं आपका मीन एज हो जाता है 25, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है। अब अगर हम पॉइंट एस्टिमेशन जो निकाल रहे हैं वो 27.5 या कुछ समथिंग आ रहा है, तो वो एक्चुअल पैरामीटर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट एस्टिमेशन है वो काफ़ी सही है, काफ़ी एक्यूरेट है। तो आप सैंपल की साइज इंक्रीज करते हो तो वो पॉपुलेशन को ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है। तो जितना ज़्यादा आपका सैंपल साइज होगा उतना ही एक्यूरेट आपको एस्टिमेशन मिलेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, लार्जर द सैंपल साइज, more accurate estimation. Next is unbiased. तो जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है, जो भी हमारा एस्टिमेशन आ रहा है वो अनबायस्ड होना चाहिए, उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो जब हम पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ सैंपल्स लेते हैं, एक ही सैंपल पे डिपेंड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ पॉपुलेशन में से मेल का ही हाइट ले लिया, ठीक है, तो इस तरीके से आप मीन हाइट जो निकालोगे वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आएगी। ठीक, तो हमें फीमेल्स को भी इंक्लूड करना पड़ता है सैंपल्स में। सो एक्चुअल में इसका मतलब यही होता है कि जब भी आप पॉपुलेशन में से सैंपल लो तो उसमें आपको सारे लोगों को इंक्लूड करना है जो भी आपके पॉपुलेशन में आ सकते हैं, जैसे मेल हो गए, फीमेल हो गए। अगर आप एज स्पेसिफिक ले रहे हो तो आपको हर एज में से कम जैसे 50 या फिर 100 पीपल ले लिए, देन आप उनकी हाइट कैलकुलेट कर रहे हो। तो इस तरीके से आप जो रिजल्ट पाओगे वो अनबायस्ड रहेगा। सो 4 टाइप्स के मेथड हैं जिसका आप यूज़ करके पॉइंट एस्टिमेशन निकाल सकते हो। सो सबसे पहले है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। सेकेंड नंबर पे आपका आ जाता है लैप्लास एस्टिमेशन। थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है विल्सन, एंड फोर्थ पे जेफ्री या जेफ्री जो भी कह लो आप, जेफ्री एस्टिमेशन। ओके,
सो ये 4 टाइप्स के आपको मेथड मिल जाते हैं। तो चलिए अब इनका फॉर्मूला देखते हैं। तो इन सारे एस्टिमेशन में जो फॉर्मूला है उसमें हमें 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ ट्रायल और जी स्कोर। तो जी स्कोर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे देखा था कि जी स्कोर क्या होता है, और इसका फॉर्मूला भी देखा था कि आप किस तरीके से जी स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हो। सो मैक्सिमम लाइकलीहुड का फॉर्मूला क्या होता है, एस बाई टी। सो लैप्लास की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है S+1 डिवाइडेड बाई T+2। सो नेक्स्ट आता है विल्सन। सो इसका फॉर्मूला है Z+Z² डिवाइडेड बाई T+Z²। लास्ट में आ जाता है जेफ्री। सो इसमें आ जाता है S+0.5 अपॉन T+1, और ये 2 है, जी स्कोर नहीं है यहाँ पे। ड्रॉबैक की बात की जाए पॉइंट एस्टिमेशन की, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसकी रिलायबिलिटी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, कि पॉइंट एस्टिमेट जो हम निकाल रहे हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में उसके इक्वल है या फिर नहीं, इसका कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। हमें कंफर्म नहीं है कि जो पॉइंट एस्टिमेट हम निकाल रहे हैं सैंपल का यूज़ करके वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल है या फिर उसके आसपास भी है, तो उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलता। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी, या फिर आप कह सकते हो नॉट इनफ एविडेंस। आप कंफर्म नहीं हो कि जो पॉइंट एस्टिमेट आपने निकाला है वो कितना % क्लोज है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें कि पॉइंट एस्टिमेट जो हम निकाल रहे हैं वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल आएगी, क्योंकि एक्चुअली में क्या है पॉपुलेशन पैरामीटर वो हमें पता नहीं है, और हम एक सिंगल वैल्यू दे रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा दूर भी हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा पास भी हो जाता है जो एक्चुअल में वैल्यू है। सो इसीलिए हम पॉइंट एस्टिमेट को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं रियल टाइम में। सो इसके लिए आया था हमारा जो सेकेंड वाला एस्टिमेशन है, इंटरवल एस्टिमेशन। क्योंकि इंटरवल एस्टिमेशन में हम एक सिंगल वैल्यू की जगह इंटरवल देते हैं कि आपका जो वैल्यू है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ही लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो मीन एज है, जैसे कि हमने लिया था 28, ठीक है, तो 28 आपका मीन एज है, बट अब आपको इसका एस्टिमेशन निकालना है। तो अगर आप पॉइंट एस्टिमेट निकालो तो सपोज इसका 26 आ गया, सीधा 2 साल एज डिक्रीज कर दिया। बट अगर हम इंटरवल एस्टिमेट की बात करें तो इंटरवल एस्टिमेट में हम एक एक्चुअल वैल्यू की जगह इंटरवल देते हैं। सो सपोज हमारा इंटरवल है 27.5 टू 28.5, तो हम क्या बता रहे हैं कि इसी इंटरवल के बीच में हमारा जो एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर है वो लाई करता है, ठीक है। तो एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर हमें नहीं पता, बट हम ये जानते हैं कि इसी इंटरवल के बीच में ये लाई करता है, ओके। सो ये एस्टिमेशन ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा रिलायबल है, और इस पर हम डिपेंड भी कर सकते हैं फॉर मेकिंग द कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। तो इंटरवल एस्टिमेशन में जैसे कि हमने देखा, इंटरवल एस्टिमेशन में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सो वी प्रोवाइड इंटरवल्स in which population parameter false, ओके। सो हम यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू की जगह इंटरवल प्रोवाइड करते हैं, और ये ज़्यादा एक्यूरेट है पॉइंट एस्टिमेशन से। सो मोर एक्यूरेट देन पॉइंट एस्टिमेशन। सो इंटरवल एस्टिमेशन में आपने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा होगा जो स्टैटिस्टिक्स से, डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो हम नेक्स्ट देखेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, तो जैसे कि हम इंटरवल एस्टिमेशन निकालते हैं जिसमें हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर लाई करता है, तो अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना हम कॉन्फिडेंट हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर उस इंटरवल में लाई करता ही करता है। सो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। कितने कॉन्फिडेंट हैं हम उस इंटरवल एस्टिमेशन में कि आपका पॉपुलेशन पैरामीटर लाई करता है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन इज एन इंटरवल ऑफ वैल्यूज that is computed from sample data that is likely to contain the true population parameter. So जब हम confidence interval यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि 95% confidence interval या फिर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे 95% है या फिर 99% है, ये एक तरीके की प्रोबेबिलिटी है कि हम कह रहे हैं कि 95% ऑफ द टाइम जो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर है वो इंटरवल एस्टिमेट में लाई करता है, ओके, जो भी इंटरवल हमने प्रोवाइड किया है। और 99% का क्या मतलब हुआ कि 99% ऑफ द टाइम आपका जो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर है वो लाई करता है आपके
एक्चुअल इंटरवल एस्टिमेशन में। 95% को 99% को आप या तो प्रोबेबिलिटी कह लो या फिर कह लो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। सो दीज आर नथिंग बट द कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। और जो इंटरवल निकलता है वो होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो सपोज जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा था, मीन एज आपकी है 28 फॉर द पॉपुलेशन। ओके, ये हमें पता है पहले से, बट एक्चुअल में रियल टाइम में ऐसा नहीं होता, हमें पॉपुलेशन के बारे में कुछ पता नहीं होता है। सो सपोज आपने लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट निकाला 27.5 और आपने अपर कॉन्फिडेंस लेवल निकाला 28.5। ठीक है, सो ये आपका इंटरवल हो जाता है और इसके बीच में आपका लाई करता है एक्चुअल पैरामीटर। सो सपोज आपके पास 100 सैम्पल्स हैं। ओके, सो उस 100 सैम्पल्स का आप इंटरवल एस्टिमेट निकालते हो फॉर द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, तो आपका सैम्पल मीन निकल जाता है, 100 सैम्पल मीन निकल जाता है जो कि आपका इंटरवल्स में आता है। ठीक है, अब उसमें से आप देखते हो कि जो आपका एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर है वो सिर्फ 95 सैम्पल्स में लाई करता है, और जो 5 रिमेनिंग सैम्पल हैं उनके जो एस्टिमेशन निकले हैं उसमें आपका जो एक्चुअल पैरामीटर है वो लाई नहीं करता। तब वहाँ पे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आता है कि हम 95% श्योर हैं कि इसी इंटरवल में आपका जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो लाई करता है। इसी तरीके से हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के टर्म्स को समझते हैं। तो इसके कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसको बहुत ही ईजी वे में आपको समझा दिया है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्चुअल में होता क्या है, क्यों हम कहते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल या फिर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। जो हम कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट चूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आपका यूज़ केस कैसा है। जैसे कि अगर हम 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो वो मेडिकल वाले फील्ड में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे हम 1% एरर चांस ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स की लाइफ का डिसीजन होता है। ओके, सो वहाँ पे 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल ज़्यादा होता है मेडिकल डोमेन में। अगर आपका कोई और डोमेन है तो हम वहाँ पे 95%, 96% इस टाइप के कुछ परसेंट वैल्यू रख सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले पॉइंट एस्टिमेट निकालते हैं। ठीक है, जो भी पॉइंट एस्टिमेट आ रहा है उसके बाद हम उसमें लोअर और अपर लिमिट लगा देते हैं जो कि होता है मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्जिन ऑफ एरर इट्स इक्वल टू क्रिटिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे पैरामीटर से मतलब है, स्टैटिस्टिक्स मतलब जो आपका जो सैंपल का स्टैटिस्टिक्स होता है। ओके, सो पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स। अब इसको आप या तो क्रिटिकल वैल्यू कह लो या फिर कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, सो क्रिटिकल वैल्यू आपकी हो जाती है 0.9 या फिर 0.95, 0.99 इस तरीके से, जो हमने देखा था कॉन्फिडेंस लेवल 99%, 95%। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेट तो आप कैलकुलेट कर लोगे जैसे हमने मेथड्स देखे थे, फॉर्मूलाज देखे थे। अब मार्जिन ऑफ एरर को कैलकुलेट करना है तो आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना होगा? मार्जिन ऑफ एरर आपका डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस पे, जैसे कि हमने देखा था 95%, 99%। तो जो ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स है इसका क्या फॉर्मूला होता है? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट सैम्पल साइज। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फिगर है जैसा हमने देखा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आपको यहाँ पे α/2 वैल्यू दिख रही है, α/2, और यहाँ पे आपको α/2। तो यहाँ पे आपको आ जाता है एन इक्वेशन फॉर द 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑन अ मीन इज गिवन बाई एक्स बार। एक्स बार क्या है? आपका पॉइंट एस्टिमेट है, प्लस माइनस ये आपका है मार्जिन ऑफ एरर। सो दिस इज द मार्जिन ऑफ एरर। तो ये यहाँ पे क्या आ जाता है? z α/2, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था क्रिटिकल वैल्यू, तो ये क्या है? क्रिटिकल वैल्यू है। और फिर आपका आ जाता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसा हमने पॉपुलेशन पैरामीटर में देखा था, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सैम्पल साइज। ओके, सो वॉट एवर द सैम्पल साइज इज आप यहाँ पे पुट करो और आपको यहाँ पे आपका मिल जाएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो अगर आप अल्फा लेते हो, अल्फा को आप सिग्निफिकेंस वैल्यू भी कह सकते हो। सिग्निफिकेंस, जब हम पी वैल्यू देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या होता है, या सिग्निफिकेंस लेवल आप कह सकते हो। सो अल्फा यहाँ पे हमने ले रखा है 0.05। ओके, तो 0.05 अल्फा है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है 0.025, और यहाँ पे भी आपका आ जाता है 0.025, और आपका यहाँ सिंपल
95% ऑफ द डेटा आता है, ठीक है। तो आपको जो 0.025% डेटा है वो इधर लेफ्ट साइड में आपका आ जाता है, लेफ्ट टेल में, और उसी तरीके से राइट टेल में आ जाता है, और 95% ऑफ द डेटा आपका बीच में रहता है। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हो इंटरवल का, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी डेटा है आपका वो बीच में ही आता है, आपके 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर ही आता है, ठीक। सो 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 1 माइनस सिग्निफिकेंस वैल्यू इज द कॉन्फिडेंस वैल्यू, कॉन्फिडेंस वैल्यू और कॉन्फिडेंस लेवल। सो अगर इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल सपोज आपको पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, सो सिग्मा इक्वल्स टू 40 एंड सैम्पल साइज इक्वल्स टू 400, ओके, और आपको दे रखा है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। सो मार्जिन ऑफ एरर किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले तो आपका आ जाता है क्रिटिकल वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपको क्रिटिकल वैल्यू जो है आपको जी टेबल और टी टेबल में से मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी टेबल का यूज़ करके जब आप क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे 95 का 0.95 का, तो आपको मिलता है 1.96, और मल्टीप्लाइड बाई आपका क्या आ जाता है 40 डिवाइडेड बाई अंडर रूट सैम्पल साइज। सो रिजल्ट आपका आ जाएगा 3.92। सो दिस इज द मार्जिन ऑफ एरर फॉर द पर्टिकुलर इंटरवल। तो ये तीन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादातर यूज़ होता है, और 95% तो हर जगह यूज़ होता है। सो आप इसको याद भी कर सकते हो या फिर टेबल में भी देख सकते हो। टेबल से देखने से अच्छा है कि याद कर लो, क्योंकि ज़्यादातर आप 95%, 98% और 99% ही यूज़ करने वाले हो। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हो तो जो सैम्पल साइज आप लेते हो वो हमेशा 30 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। सो जब n आपका 30 से बड़ा होता है तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा वो आपका होता है z डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर आपका n लेस देन 30 है तो वो फॉलो करेगा t डिस्ट्रीब्यूशन। तो z डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया है, इसके बाद हम देखेंगे t डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप कह सकते हो स्टूडेंट्स t डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो जब भी आपका सैम्पल साइज 30 से लेस देन होता है तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन, वो होता है t डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स t डिस्ट्रीब्यूशन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास जो सैम्पल साइज दिया हुआ है, सैम्पल साइज जो कि हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है। तो तब हम जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं वो होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और अगर आपका वही एन जो सैम्पल साइज़ है वो 30 से बड़ा होता है तो हम यूज़ करते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जी डिस्ट्रीब्यूशन को आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हो। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले ही देखा हुआ है, क्या होता है, जिसका मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें हम एक टर्म यूज़ करते थे जी स्कोर। सो जी स्कोर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द जी स्कोर। स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सैम्पल साइज़ काफ़ी छोटा हो। तो जब हमारे पास सैम्पल साइज़ काफ़ी छोटा होता है तो जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है, जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा था, पॉइंट एस्टिमेशन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, और मार्जिन ऑफ एरर का हमने फिर फॉर्मूला देखा था, क्या था, क्रिटिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैम्पल साइज। सो जब आपके पास सैम्पल साइज 30 से लेस देन होता है और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है अननोन, ओके। आपको पता नहीं होता है कि आप पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन एक्चुअल में क्या है। अब आपके पास अगर इतना छोटा सैम्पल साइज है, ठीक है, इतना छोटा सैम्पल है, तो आप बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो पॉपुलेशन का है वो क्या होगा। तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं सैम्पल का स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि है एस से रिप्रेजेंट करते हैं सैम्पल स्टैटिस्टिक्स को। सो एस फॉर द सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन, सो हियर इट इज सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, z की जगह यहाँ पे आ जाता है क्रिटिकल वैल्यू फॉर द t डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप उसको टी सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर t अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैम्पल साइज। स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक टर्म मिल जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हम n-1 से। जो भी सैम्पल साइज होगा उसमें -1 आप कर दो तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाती है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपका जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिप्रेजेंट करता है जी डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब उससे क्लोज जाता है। तो इस फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे डी एफ इक्वल्स टू 1 है, मतलब जो आपका
डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 है, इसका मतलब सैम्पल साइज आपका 2 हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो टेल है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है कॉर्नर पे, लेफ्ट और राइट टेल पे। उसके साथ उसके रेड कलर में मिल जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। सो आपको रेड कलर यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड कलर। रेड कलर के अगर कर्व को देखते हो तो जो ब्लू कलर के कर्व और रेड कलर के कर्व को कंपेयर करो, ब्लू कलर का कर्व आपको ब्रॉड मिल जाता है, रेड कलर का जो कर्व है वो काफ़ी ज़्यादा 0 से नज़दीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे आप डिग्री का फ्रीडम बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे जो आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता जा रहा है। तो इसका मतलब यही है, तो होता है, तो इसका मतलब यही है, या तो आप कह लो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा लो, या तो आप कह लो कि सैम्पल साइज बढ़ा लो। आपका जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने आप ही जी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। जी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेटा एनालिसिस में भी अगर आप इंटरव्यूज़ में भी जाते हो तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है डेटा एनालिसिस का, या फिर आप कह लो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का। सो हाइपोथेसिस पार्ट है रिसर्च का। हाइपोथेसिस एक तरह से स्टेटमेंट होता है, आप उसको एजम्पशन कह लो या फिर टेंटेटिव स्टेटमेंट कह लो, जिसको हमें प्रूफ करना होता है क्या वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना या फिर रिजेक्ट करना। अब हम ये कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन द डेटा। सो अगर किसी रिसर्चर को हाइपोथेसिस को वैलिडेट करना है कि वो सही है या फिर गलत है, या उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, ये किस बेसिस पे वो करता है, डेटा के बेसिस पे। ठीक है, तो वो डेटा कलेक्ट करता है अपने हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, और फिर डेटा से जो भी रिजल्ट ऑब्टेन्ड होता है उसे उसके अकॉर्डिंग वो अपने हाइपोथेसिस को क्लेम करता है कि जो मैंने हाइपोथेसिस दिया है, जो भी मैंने स्टेटमेंट दिया है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, या फिर किसी आप मेडिसिन कह लो या फिर कुछ भी कह लो, ठीक है, उस चीज़ के लिए जो हाइपोथेसिस मैंने दिया था वो सही है या गलत। ठीक है, तो ये होता है सिंपल लैंग्वेज में हाइपोथेसिस टेस्टिंग। स्टैटिस्टिकल मेथड used to evaluate a claim या फिर hypothesis about population parameter। सो पॉपुलेशन पैरामीटर हमने ऑलरेडी देख लिया है। पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है, वो अननोन होता है और हमें सैंपल के बेसिस पे उसे आइडेंटिफाई करना होता है, तो उसका हम एक बेस्ट एस्टिमेट निकालते हैं। ठीक है, तो जो भी हम एस्टिमेशन निकालते हैं, जैसे हमने देखा था पहले के टॉपिक्स में पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, तो जो हम एस्टिमेशन निकाल रहे हैं क्या वो सही है, क्या उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या हम उससे रिजेक्ट कर सकते हैं, ये किससे ऑब्टेन होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। सो हाइपोथेसिस क्या है, कंपेयरिंग सैंपल डेटा टू अ हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर टू डिटरमाइन वेदर देयर इज इनफ एविडेंस। इनफ एविडेंस, जो हमें एविडेंस मिलता है वो कहाँ से मिलता है, डेटा से। सो टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस। तो ये था हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब आप जैसे किसी भी कंपनी में एज ए डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हो या फिर एज ए डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहे हो, और आपने एक कंक्लूजन दिया है, एक सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, बट अगर आप उसको प्रूव नहीं कर सकते कि वो सही है या फिर गलत है, तो आपका जो डिसीजन होगा वो गलत हो सकता है। तो वहीं पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग हेल्प में आता है। सो अगर आप किसी भी अपने एनालिसिस में कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो और अगर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करते हो, सो यू विल एंड अप विद ड्रॉइंग रॉन्ग कंक्लूजन एंड मेकिंग बैड डिसीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस दो तरीके के होते हैं। सो एक होता है हमारा बेसलाइन, जिसे आप कह सकते हो नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है उसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और उसके अलावा जो स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है, जब हम रिजेक्ट करेंगे उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसे हम कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सो नल हाइपोथेसिस आपका बेसलाइन होता है, डिफॉल्ट पोजीशन होता है, डिफॉल्ट एजम्पशन होता है जिसे आपको प्रूव करना है। ओके, अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका जस्ट लॉजिकली उल्टा होता है, इसका अपोजिट होता है। जो भी आपको नल हाइपोथेसिस में प्रूव करना है उसका जस्ट अपोजिट होगा आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। मतलब कि आपको नल हाइपोथेसिस को प्रूव करना है या तो ये सही है या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस सही होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम ये नहीं प्रूव करते कि नल हाइपोथेसिस सही है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस सही है, हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। तो अगर हम एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस अपने आप ही रॉन्ग हो जाता है, और अगर हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, नल हाइपोथेसिस विल बी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस or effect
and alternate hypothesis will be there is significant difference or effect. नल हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं H0 से एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं H1 से. सो दीज टू क्लेम्स नीड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से सिर्फ एक ही सही हो सकता है एक टाइम पे. ठीक है, दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं हो सकते, क्योंकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, ये ठीक उल्टा है नल हाइपोथेसिस का. तो दोनों ही स्टेटमेंट रियल टाइम में कभी भी सही नहीं होंगे. तो सपोज हमें क्लेम मिला है एवरेज हाइट ऑफ इंडिया इज मोर देन 170 सेंटीमीटर. अब इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है यूजिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग. तो सबसे पहले हम क्या सेट करेंगे, इसका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस. सो इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, H0 म्यू इक्वल्स टू 170 सेंटीमीटर. और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू इज ग्रेटर देन 170 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमें प्रूव करना है, तो हमने इसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस में रखा. और इसके अलावा क्या स्टेटमेंट हो सकता है, या तो फिर वो म्यू 170 सेंटीमीटर से छोटा हो, ठीक है, या फिर उसके बराबर हो. तो आप दोनों ही तरीके से अपने नल हाइपोथेसिस को आप सेट कर सकते हो, 170 सेंटीमीटर के लेस देन या फिर इक्वल टू. ठीक है, तो इस तरीके से आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करना है. चलिए और एग्जांपल से इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. तो सपोज नेक्स्ट क्लेम जो हमें प्रूव करना है वो है, पहले तो सैनिटाइजर कंपनी है जो क्लेम करती है दैट दियर सैनिटाइजर किल्स 99% ऑफ द जर्म्स. ठीक है, तो जैसे कि हम एड्स में भी देखते हैं कि कहते हैं कि 99% ऑफ द जर्म वो किल करते हैं सैनिटाइजर. बट क्या ऐसा सही में है या नहीं, तो ये हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग से अगर टेस्ट करेंगे. सो इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू इक्वल्स टू 99%. एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू इज लेस देन 99%. सो हमें प्रूव क्या करना है कि जो सैनिटाइजर है वो 99% ऑफ द जर्म्स से कम किल करता है. सो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ये हम किसके बेसिस पे करते हैं, डेटा के बेसिस पे. ठीक है, तो हमें एक स्कोर चाहिए होता है, या फिर आप कह सकते हो लेवल, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस स्कोर के ऊपर जाएगा तो हम जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देंगे, या फिर अगर इस स्कोर के नीचे आता है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हम स्कोर या फिर लेवल को सेट करते हैं. तो ये स्कोर जो होता है वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या फिर आप कह सकते हो अल्फा. सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इट्स अ predetermined threshold. So it acts as a boundary to decide if we have the enough evidence to reject the null hypothesis or accept the null hypothesis. You can also call it as the rejection reason of the distribution. अब अगर हम normal distribution की बात करें, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बेल शेप्ड कर्व होता है. ओके, इस तरीके का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखता है. तो अगर हम इसमें रिजेक्शन रीजन की बात करें तो थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद जो ये वाला एरिया होता है लेफ्ट टेल और राइट टेल पे, ये क्या होता है, ये होता है रिजेक्शन एरिया. रिजेक्शन एरिया. सो इतना एरिया क्या है, ये α/2 है, और इधर भी आपका आ जाता है α/2. सो अगर हम बात करें अल्फ़ा की, अगर हम अल्फ़ा 0.005 लेते हैं, सो α/2 क्या हो जाएगा, 0.025. ओके, सो ये इस रीजन में आ जाता है और इस रीजन में आ जाता है. ठीक है, सो जो भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की वैल्यू आती है, सो अभी हम पी वैल्यू के बारे में भी देखेंगे कि पी वैल्यू क्या होता है. तो एग्जैक्टली पी वैल्यू की जो वैल्यू होती है, अगर वो रिजेक्शन एरिया के अंदर आती है तब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म होता है पी वैल्यू. पी वैल्यू क्या है, it's the strength of evidence against null hypothesis. So it's the probability of obtaining extreme values or the observed result assuming the null hypothesis is true. अब p वैल्यू को कंपेयर करते हैं हम अल्फा से. ठीक है, सो जो भी आपका p वैल्यू निकलता है उसको हम अल्फा से कंपेयर करते हैं, और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि जो हाइपोथेसिस है उसमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है. डिसीजन रूल की हम बात करें कि किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है, सो उसका रूल है इफ p वैल्यू इज लेस देन अल्फा रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. सो अगर p
लेस देन अल्फ़ा है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सो अगर हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा टेस्ट है वो हमेशा सही ही निकले हर डेटा पॉइंट के लिए, हर सैम्पल डेटा के लिए। तो जो एरर होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वो दो तरीके के होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। सो नेक्स्ट हम इन्हीं के बारे में डिटेल में देखेंगे। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें चांस हो सकता है आपके एरर आने का भी, ठीक है। तो कुछ परसेंट चांस होता है एरर आने का। तो जो एरर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जैसे कि आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो गलत था, या फिर आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया जबकि वो सही था। तो ये दो तरीके के ही एरर होते हैं। तो हम इन्हें कहते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। सो टाइप 1 एरर को आप फॉल्स पॉजिटिव भी कह सकते हो, फॉल्स पॉजिटिव, और टाइप 2 एरर को फॉल्स नेगेटिव। सो टाइप 1 एरर कब होता है? व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन इट इज ट्रू। और टाइप 2 एरर कब होता है? व्हेन नल हाइपोथेसिस is accepted when it is false। सो आपने इस टाइप का मैट्रिक्स देखा होगा। अगर आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में भी जानते हो तो उसमें भी हमें टाइप 1 और टाइप 2 एरर मिलता है। सो अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है और अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया तो आपका जो डिसीजन है वो करेक्ट है, ठीक है। उसी की तरह आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट किया तो भी आपका डिसीजन करेक्ट है। सो इन दोनों ही केस में जो भी आपका डिसीजन रहता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो रिजल्ट रहता है वो करेक्ट है। एरर की बात की जाए तो अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है और अगर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वहाँ पे आपका आ जाता है टाइप 1 एरर। सो यहाँ पे आपका आता है टाइप 1 एरर। और वहीं अगर आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वहाँ पे होता है आपका टाइप 2 एरर। सो इसका एग्जांपल देखते हैं। सो सपोज यू आर कंडक्टिंग अ मेडिकल टेस्ट टू डिटेक्ट अ रेयर डिजीज। अब इसका नल हाइपोथेसिस की बात की जाए तो इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा? पेशेंट इज हेल्दी। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा इसका? हैज़ डिजीज। सो टाइप 1 एरर अगर हम यहाँ पे देखें तो टाइप 1 एरर क्या होगा? पेशेंट हैज़ अ डिजीज व्हेन ही डज नॉट, और ही इज हेल्दी। सो पेशेंट जो है उसको आपने बता दिया कि वो उसके अंदर वो डिजीज़ है, ओके, बट एक्चुअल में पेशेंट हेल्दी है, तो वहाँ पे हो जाता है आपका टाइप 1 एरर। और वहीं टाइप 2 एरर की बात की जाए तो आपने बता दिया कि पेशेंट हेल्दी है बट उसको एक्चुअली में डिजीज़ है वो। कोविड-19 के केस में भी कभी कभी ऐसा होता था कि कोविड-19 का आप टेस्ट कराने गए हो और सपोज कि आप हेल्दी हो बट आरटीपीसीआर टेस्ट में आपको निगेटिव बोल दिया, ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है? आपका टाइप 1 एरर हो जाता है। और अगर आप कोविड-19 से सफ़र कर रहे हो और आपका आरटीपीसीआर टेस्ट आपको हेल्दी बना देता है तो वहाँ पे आपका हो जाता है टाइप 2 एरर। टाइप्स ऑफ टेस्ट में आपके दो तरीके के टेस्ट आते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमेशा, वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट। अब वन टेल टेस्ट क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है, ओके, यूनी डायरेक्शनल। टू टेल नाम से ही क्लियर है, बाई डायरेक्शनल होता है। वन टेल टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा जो इफेक्ट है या रिजल्ट है वो डायरेक्शनल हो, जैसे कि कोई सर्टेन वैल्यू से हमें हाइपोथेसिस निकालना हो कि वो मोर देन है या फिर लेस देन है एक सर्टेन वैल्यू के, ठीक है, तो हम वन टेल टेस्ट यूज़ करते हैं। सो वन टेल टेस्ट में क्या आ जाता है कि आपका जो क्रिटिकल रीजन होता है वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के सिर्फ एक टेल पे होता है, या फिर राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। सो इसमें आपको एक ही डायरेक्शन मिल रही है, या तो ग्रेटर देन या तो फिर लेस देन, ठीक है, तो वहाँ पे आप वन टेल टेस्ट यूज़ करोगे। सो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें,
सो फॉर एग्जांपल ये आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। वन टेल में क्या होता है, या तो आपका राइट साइड में क्रिटिकल रीजन होगा या तो आपका लेफ्ट साइड में होगा। सो सपोज यहाँ पे हमारा जो क्रिटिकल रीजन है, जो रिजेक्ट करने का रीजन है नल हाइपोथेसिस को, वो राइट टेल में है या फिर आपका लेफ्ट टेल में, ठीक है। तो सपोज सर्टेन वैल्यू है आपकी यहाँ पे म्यू। सो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि कोई सर्टेन वैल्यू है वो आपका म्यू से बड़ा हो, तो यहाँ पे हो जाता है आपका राइट टेल टेस्ट, ओके, क्योंकि आपको यहाँ पे बड़े रीजन में फाइंड करना है। और फिर वहीं पे आपका जो म्यू है उससे लेस देन कोई वैल्यू आपको अल्टरनेट हाइपोथेसिस में चाहिए, तो वहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाता है लेफ्ट टेल टेस्ट, ओके। सो ये होता है वन टेल टेस्ट, जिसमें आपके लेफ्ट टेल और राइट टेल आ जाते हैं। सो सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि एवरेज हाइट जो है इंडिया की वो है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वो आपका म्यू इज़ ग्रेटर देन 170 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट आ रहा है वो क्या है, वन टेल टेस्ट, क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक डायरेक्शन देख रहे हैं कि 170 सेंटीमीटर से बड़ा है या फिर नहीं। जो भी सिग्निफिकेंस वैल्यू है जो कि हमने देखा था अल्फा, अल्फा कंप्लीटली लाइक करेगा एक साइड पे, ओके। सो हियर इज द अल्फा। अब टू टेल की बात की जाए तो टू टेल में क्या होता है, जो क्रिटिकल रीजन होता है वो दोनों साइड में होता है, डिवाइडेड होता है, ठीक है। सो क्रिटिकल रीजन for rejecting the null hypothesis is divided between both tails of the distribution, both tails of the distribution। टू टेल टेस्ट की बात की जाए तो ये टू टेल टेस्ट है, ओके। सो इसमें जो आपका रिजेक्शन रीजन रहेगा या फिर क्रिटिकल रीजन आप कह लो, वो आपका दोनों साइड पे रहेगा, दोनों टेल पे रहेगा। और यहाँ पे कंप्लीट अल्फा दोनों साइड पे नहीं रहेगा, यहाँ पे डिवाइडेड रहेगा आपका जो भी सिग्निफिकेंस वैल्यू रहेगा, जैसे अल्फा बाई 2 एंड अल्फा बाई 2। सो दीज आर द क्रिटिकल रीजन। सो टाइप्स ऑफ टेस्ट इन स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले हमने देखा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो जनरल टेस्ट जो कि थे वन टेल एंड टू टेल टेस्ट, ठीक है। तो वो एक जनरल टेस्ट है जिसमें डायरेक्शन के बेसिस पे आप टेस्ट डिसाइड करते हो कि वो जो टेस्ट होगा वो वन टेल होगा या फिर टू टेल होगा। नेक्स्ट आता है आपका जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं बेस्ड ऑन द डेटा एंड द हाइपोथेसिस यू वांट टू टेस्ट। सो उसके बेसिस पे आपको कुछ डिफरेंट टाइप के टेस्ट आ जाते हैं, जैसे जी टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर, अनोवा। तो ये सारे टेस्ट हम डिटेल में देखेंगे, कब किस टेस्ट को यूज करते हैं, किस टाइप के हाइपोथेसिस में कौन सा टेस्ट यूज होता है, कौन सी डिटेल्स हमारे पास हों तब हम किस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन एवरी टेस्ट। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जी टेस्ट से। तो जी टेस्ट हम कब यूज करते हैं, जब हमें दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स के मीन को कंपेयर करना हो या फिर सैंपल मीन को और पॉपुलेशन मीन को कंपेयर करना हो, ठीक है, कि उनके बीच में कोई एरर तो नहीं है, क्या हमारा पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन के इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हमें कंपेयर करना होता है सैंपल मीन विथ पॉपुलेशन मीन, इसके अलावा हम कब यूज़ करते हैं जी टेस्ट, जब हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो, ओके। सो व्हेन पॉपुलेशन standard deviation is known and it is useful for, this test is useful for large sample sizes। तो ये सारे इसमें से ये जो दो पॉइंट्स हैं, जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नोन और यूजफुल फॉर लार्ज सैंपल, ये सब हम देख चुके हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के टाइम पे जब हमने पढ़ा था। सो यूजफुल फॉर लार्ज सैंपल साइज कितना होना चाहिए, 30 से बड़ा, ओके। सो जब सैंपल साइज 30 से ज़्यादा होता है तब हम यूज़ करते हैं जी टेस्ट, और इसी का अपोजिट होता है टी टेस्ट, जब हमारे पास सैंपल साइज स्मॉल हो, ठीक है। तो उसको भी हम आगे देखेंगे। तो ये रहा जी टेस्ट कि हम जी टेस्ट को कब यूज़ करते हैं। सो अब जी टेस्ट दो तरीके का होता है, वन सैंपल जी टेस्ट, वन सैंपल जी टेस्ट एंड टू सैंपल जी टेस्ट। वन सैंपल जी टेस्ट को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास एक सिंगल सैंपल हो जिसका मीन हमें कंपेयर करना हो पॉपुलेशन मीन से, इफ़ इट इज़ डिफरेंट और सेम टू द पॉपुलेशन मीन, ओके। सो व्हेन वी हैव सिंगल सैंपल, तो जब हमारे पास सिंगल सैंपल होता है और हमें कंपेयर करना होता है तब हम यूज़ करते हैं वन सैंपल जी टेस्ट, ओके, सिंगल सैंपल टू कंपेयर विथ पॉपुलेशन मीन। सेकेंड टाइप क्या होता है जी टेस्ट का, जब हमें दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स के
मीन को कंपेयर करना हो, ठीक है। तो इसमें हम पॉपुलेशन मीन से उसका कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स का आपस में मीन चेक कर रहे हैं कि वो सिमिलर हैं या फिर इक्वल हैं या फिर डिफरेंट हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास होता है 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स और हम कंपेयर क्या करते हैं, कंपेयर देयर मीन। सो हम यूज़ करते हैं 2 सैंपल जी टेस्ट। अब इनका हम फॉर्मूला देखते हैं और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि 1 सैंपल और 2 सैंपल में क्या डिफरेंस है। सो 1 सैंपल जी टेस्ट का फॉर्मूला होगा x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। सो यहाँ पे x बार क्या है, सैंपल मीन, म्यू क्या है, पॉपुलेशन मीन, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का, एंड एन क्या है, सैंपल साइज। उसी तरीके से 2 सैंपल जी टेस्ट का फॉर्मूला होता है x1 बार माइनस x2 बार, क्योंकि यहाँ पे हम दो इंडिपेंडेंट सैंपल ले रहे हैं, सो यहाँ पे म्यू नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा x1 बार और x2 बार, ठीक है, दोनों सैंपल का जो मीन होगा, अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। 1 सैंपल जी टेस्ट की बात की जाए तो आप मान लो सैंपल हमने ले लिया किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स, ठीक है, और पॉपुलेशन हमारा हो जाता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो एक कॉलेज होता है जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कॉलेज है, यूनिवर्सिटी बहुत सारे कॉलेज को एफिलिएशन देती है। सो हमने जो कॉलेज स्टूडेंट्स लिया है, सपोज उसमें 100 या 200 ले लिया, वो हमारा सैम्पल है और हमें कंपेयर करना है किससे, पॉपुलेशन से, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या है हमारे लिए, यूनिवर्सिटी। उसी तरीके से अगर हम 2 सैंपल जी टेस्ट की बात करें तो इसमें इंडिपेंडेंट सैंपल्स हम लेते हैं, ठीक है, इसमें पॉपुलेशन का कोई रोल नहीं है। पॉपुलेशन का जो रोल आता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन में आता है। सो 2 डिफरेंट पॉपुलेशन में से हम 2 डिफरेंट सैंपल्स लेते हैं और उन्हें कंपेयर करते हैं। सपोज किसी कंपनी से हमने कुछ सैंपल ले लिया फ्रॉम मेल एंड कुछ सैंपल ले लिया फ्रॉम फीमेल्स, जितने भी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो मेल और फीमेल दो इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं और उसमें से अगर हम सैंपल ले रहे हैं तो वो 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स हो जाते हैं। तो जैसे हमने जी टेस्ट देखा था कि उसमें हमें लार्ज सैंपल साइज चाहिए होता है, उसके साथ साथ हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होना चाहिए, ठीक है। तो टी टेस्ट ठीक उसका उल्टा है। टी टेस्ट में हमें क्या चाहिए, जब हमारे पास सैंपल साइज स्मॉल हो एन लेस देन 30, सो जब हमारे पास सैंपल साइज स्मॉल होगा तब हम यूज़ करेंगे टी टेस्ट, ठीक है। तो लार्ज सैंपल साइज के लिए क्या होता है, जी टेस्ट, और स्मॉल सैंपल साइज के लिए होता है टी टेस्ट। इसमें हम कंपेयर क्या करते हैं, कंपेयर मीन ऑफ 2 ग्रुप्स और मीन ऑफ अ सैंपल टू अ अननोन वैल्यू। और ये कब हम यूज़ करते हैं टी टेस्ट, व्हेन population standard deviation and mu is unknown। mu क्या है, population mean है, ओके, सो इट्स unknown। तो टी टेस्ट भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट पेयर टी टेस्ट। सो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कंपेयर करना हो दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के मीन को और देखना हो क्या उन दोनों की मीन में कोई स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, ओके। सो जैसा कि हमने बात किया था कि जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नोन ना हो तब हम यूज़ करते हैं टी टेस्ट, ओके। सो इसके फॉर्मूला में भी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, x1 बार माइनस x2 बार, ये क्या है, सैम्पल 1 का मीन, सैम्पल 2 का मीन, अंडर रूट S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2। सो जैसा कि हमने देखा था 2 सैंपल जी टेस्ट का फॉर्मूला सिमिलरली इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का फॉर्मूला भी है। वहाँ पे भी हम 2 सैंपल कंपेयर कर रहे थे और यहाँ पे भी हम 2 सैंपल कंपेयर कर रहे हैं, ओके। सो सेम ही टाइप का फॉर्मूला है, बट यहाँ पे बस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह सैंपल का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो यूज़ हो रहा है, सिंपल। सो इसका एग्जांपल हो जाएगा, सपोज एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अंडरगोन डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, ओके। सपोज एक ही क्लास के कुछ ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टीचर्स से पढ़े हैं, ठीक। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, और उनकी मीन को हम चेक कर सकते हैं कि क्या उनके में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, ओके। सो एग्जांपल क्या हो जाएगा, एवरेज स्कोर ऑफ 2 groups who have undergone different
टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट इज पेयर टी टेस्ट, ठीक है। अब पेयर टी टेस्ट में क्या होता है कि हम इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की जगह सेम ग्रुप की वैल्यू को चेक करते हैं, सेम ग्रुप के मीन को चेक करते हैं बिफोर एंड आफ्टर सम कंडीशन के एग्जांपल से इसको पहले समझ लेते हैं कि एक ग्रुप है, ठीक है, जिसको हमने कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, ठीक है, तो उससे पहले हमने उनका एवरेज स्कोर निकाला उस सब्जेक्ट में, उसके बाद हमने उनको सपोज 1 मंथ की ट्रेनिंग प्रोवाइड की एंड अगेन हमने उनका टेस्ट लिया और एवरेज स्कोर निकाला। तो दोनों के एवरेज स्कोर को जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, एवरेज स्कोर को मीन को कंपेयर करते हैं, तो जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं वो होता है पेयर्ड टी टेस्ट, क्योंकि हम सेम ग्रुप पे अप्लाई करें, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स नहीं आते हैं, दो अलग अलग जैसे मेल फीमेल हो गया या फिर 2 क्लास हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सेम क्लास है बट हमने कोई कंडीशन अप्लाई की है, उसके बाद हम उसका मीन निकाल रहे हैं और फिर कंपेयर कर रहे हैं, ओके। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, जैसे कि हमें डिफरेंस निकालना है, सो मीन का डिफरेंस, सो जो ग्रुप हैं बिफोर एंड आफ्टर उनका हम डिफरेंस निकालेंगे, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन डिफरेंस एंड देन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ n। अब n क्या है यहाँ पे, n इज द नंबर ऑफ सैम्पल आप कह लो या तो फिर नंबर ऑफ पेयर्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पेयर्ड टी टेस्ट। सो इसका एग्जाम्पल, इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स बिफोर एंड आफ्टर द प्रोग्राम, ओके। अनोवा टेस्ट मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो जी टेस्ट और टी टेस्ट हमने देखा, तो ये दोनों टेस्ट कब हम यूज़ करते हैं, जब हमें 2 ग्रुप्स या 2 सैम्पल्स को कंपेयर करना हो या फिर किसी एक सैम्पल को उसके पॉपुलेशन से कंपेयर करना हो। तो जी टेस्ट और टी टेस्ट में सिर्फ 2 ग्रुप्स का ही यूज़ हो रहा है। तो अब अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा ग्रुप हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 सैम्पल्स हो, 4 सैम्पल्स हो, ठीक है, और 10 सैम्पल्स हो, और उसके मीन को कंपेयर करना हो, स्टैंडर्ड डिविएशन को कंपेयर करना हो, तब आप कौन सा टेस्ट यूज़ करोगे, अनोवा, ओके। सो अनोवा में हम क्या निकालते हैं, एफ वैल्यू, ओके। सो इसके फॉर्मूला में हम एफ वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने जी टेस्ट में जी स्कोर निकाला था, टी टेस्ट में टी स्कोर निकाला था, वैसे ही अनोवा में हम एफ वैल्यू निकालते हैं। तो इसलिए हम अनोवा को कभी कह सकते हैं कि एफ टेस्ट और एफ स्टैटिस्टिक्स। आपने सुना भी होगा एफ टेस्ट के बारे में। तो एफ टेस्ट क्या होता है, अनोवा टेस्ट, और ये ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में पूछा भी जाता है क्वेश्चन के तौर पे कि एफ टेस्ट क्या होता है, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो अनोवा पढ़ा था बट ये एफ टेस्ट क्या है, ओके। सो अनोवा और एफ टेस्ट दोनों सेम ही है। इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन 2 ग्रुप्स। तो जितने भी मैंने टेस्ट अभी तक बताए हैं, सबके डिफरेंस को जानना, कब हम यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में हम उसे यूज़ करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, सो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से बैठ जानी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स में। सो मोस्टली इसमें जो नल हाइपोथेसिस होता है वो क्या होता है कि ऑल सैम्पल्स मीन आर इक्वल, और वहीं अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, एट लीस्ट 1 सैम्पल इज सिग्निफिकेंट डिफरेंट। सो अनोवा के भी 2 टाइप हैं, 1 वे अनोवा एंड 2 वे अनोवा। तो 1 वे अनोवा में क्या होता है कि एक फैक्टर वेरिएबल होता है और एक रिस्पांस वेरिएबल होता है, ठीक है। तो जैसे हमने 3 सैम्पल्स को कंपेयर करना है, ठीक है, तो उन 3 सैम्पल्स में एक होगा फैक्टर वेरिएबल, एक होगा रिस्पांस वेरिएबल। और 1 वे का मतलब है 1 वे, जैसे 1 वे 2 वे होता है वैसे ही सिंपल इसका भी मतलब है 1 वे। इसका मतलब है एक फैक्टर सैंपल अपने रिस्पांस वेरिएबल को ही अफेक्ट करेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 3 सैम्पल्स लिया, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, दिस इज द सेकेंड फैक्टर एंड दिस इज द थर्ड फैक्टर, और ये फर्स्ट सैंपल है, ओके। सो दिस इज द सैंपल 1, सैंपल 2 एंड सैंपल 3। सो 1 वे का मतलब जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है यहाँ पे एक ही होगा, जो डिपेंड करेगा अपने फैक्टर वेरिएबल पे। सो ये क्या है, रिस्पॉन्स वेरिएबल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा फैक्टर वेरिएबल क्या होता है, रिस्पांस वेरिएबल क्या हो, अभी तक हमने इनको पढ़ा भी नहीं। सो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल 3 क्लास हैं, ओके, 3 क्लास हैं और 3 क्लास में डिफरेंट टीचर सेम सब्जेक्ट पढ़ा रही है,
ठीक है। तो जो 3 क्लास के बच्चे होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास 3 सैंपल हो जाएंगे, 3 सैंपल, ठीक है। तो जो फर्स्ट सैंपल होगा, सो फर्स्ट क्लास, दिस इज द सैंपल, और इसका रिस्पॉन्स वेरिएबल क्या होगा, एवरेज स्कोर। सो ये क्या होगा, एवरेज स्कोर 1। सिमिलरली सेकेंड क्लास का क्या होगा, एवरेज स्कोर 2। फर्स्ट क्लास का जो भी परफॉर्मेंस होगा वो एवरेज स्कोर 1 को ही अफेक्ट करेगा। सिमिलरली सेकेंड क्लास का एवरेज स्कोर 2 और थर्ड क्लास का एवरेज स्कोर 3, ठीक है। वन वे अनोवा की हेल्प से इन तीनों के मीन का हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकाल सकते हैं कि इन तीनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, ओके। इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या नहीं। और हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या होगा, μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, μ1 नॉट इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3, और μ1 इक्वल टू μ2 नॉट इक्वल टू μ3, और लास्ट μ1 नॉट इक्वल टू μ2 नॉट इक्वल टू μ3। सो दिस इज द H1 and this is the H0, null hypothesis and alternate hypothesis। alternate hypothesis के 3 cases हो जाते हैं, ओके। सो दैट इज द वन वे अनोवा। अब अगर हम टू वे अनोवा की बात करें तो अब ये वन वे अनोवा से कैसे डिफरेंट है। टू वे अनोवा में क्या होता है कि इसमें जो फैक्टर वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें 2 फैक्टर वेरिएबल होते हैं। फैक्टर वेरिएबल का मतलब 2 फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रिस्पॉन्स वेरिएबल को। तो यहाँ पे जैसे हमने वन वे अनोवा में देखा था, यहाँ पे जो ये इसको आप लेवल कह सकते हो या फिर सैम्पल कह सकते हो, ओके। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और सैम्पल 1, सैम्पल 2, सैम्पल 3, ठीक है। तो इसमें जो फैक्टर है वो सिर्फ एक है, ओके। इसमें जो फैक्टर है वो सिर्फ एक है। बट टू वे अनोवा में क्या होता है, इसमें 2 फैक्टर होते हैं ईच लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल सैम्पल 1 जो है उसमें जो 2 फैक्टर होगा वो इस तरीके से होगा, फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2, और एक रिस्पॉन्स वेरिएबल होगा यहाँ पे, रिस्पॉन्स वेरिएबल, जिसको ये दोनों फैक्टर अफेक्ट करेंगे। वन वे में क्या था, सिर्फ एक फैक्टर अफेक्ट करता है, टू वे में क्या होता है, 2 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक सिंगल सैंपल में 2 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सो एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो फॉर एग्जाम्पल यू आर अ रिसर्चर, ठीक है, एंड यू हैव टू रिसर्च लाइक 2 फैक्टर आपको दे दिए गए हैं। 2 फैक्टर क्या हैं, फर्टिलाइजर एंड प्लांटिंग डेंसिटी। सो ये दोनों फैक्टर को आपको रिसर्च करना है कि दोनों का क्या इफेक्ट है ग्रेटेस्ट क्रॉप ईल्ड में, ओके। सो ये क्या है, रिस्पॉन्स वेरिएबल है। आपको क्या निकालना है कि इन दोनों का यूज़ करके या फिर इन दोनों का जो क्या इफेक्ट पड़ता है क्रॉप ईल्ड पे, ठीक है। तो आपने सैंपल 1 लिया, फॉर एग्जांपल कोई सैंपल लिया आपने फर्टिलाइजर का, कुछ सैंपल लिया प्लांटिंग डेंसिटी का, फिर अगेन आपने दूसरा सैंपल लिया, फिर तीसरा सैंपल लिया, और कंपेयर कर रहे हो कि सबसे ज़्यादा क्रॉप ईल्ड किसकी हो रही है। तो इसमें आप क्या एक सैंपल में यूज़ कर रहे हो 2 अलग अलग फैक्टर, ठीक है। फैक्टर कह लो या फिर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हो। सो दीज आर नथिंग बट द independent variable and this response variable is dependent variable। सो इस तरीके से हम इनके बीच में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं कि कोई डिफरेंस है या फिर नहीं, ओके। और जो भी हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या फिर नहीं, ठीक है। सो ये होता है वन वे अनोवा, टू वे अनोवा। अनोवा फॉर्मूला की बात की जाए तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ वैल्यू या फिर आप कह सकते हो एफ स्टैटिस्टिक्स। और एफ वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं MSB अपॉन MSW। सो यहाँ पे MSB क्या है, मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप, MSW क्या है, मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप। MSB कैलकुलेट होता है SSB अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो जहाँ पे भी आपको B मिलेगा, B का मतलब होता है बिटवीन ग्रुप और W का मतलब होता है विद इन ग्रुप, ओके। सो मैं बार बार नहीं लिखूंगी यहाँ पे। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा DF का मतलब, और वो होता है इक्वल K-1 के। K क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्रुप्स। उसी तरीके से SSB का फॉर्मूला क्या है, और SSB क्या है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप। I इक्वल्स टू 1 to K NI XI बार X ग्रैंड कह लीजिए या फिर नॉर्मली X बार कह लीजिए का होल स्क्वायर, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ, XI क्या है, XI बार क्या है, मीन ऑफ
ith ग्रुप। सिमिलरली x ग्रैंड क्या है आपका, ओवरऑल मीन। ni क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ईच ग्रुप। अब हमें न्यूमरेटर मिल गया, अब हमें डिनोमिनेटर कैलकुलेट करना है। मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप भी होता है SSW अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप्स इज n माइनस k और हियर n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, k इज सेम द नंबर ऑफ ग्रुप्स। उसी तरीके से सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप इज इक्वल टू xij माइनस xi बार का होल स्क्वायर। xij क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईच इंडिविजुअल डेटा पॉइंट विद इन ग्रुप, और वहीं xi बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन ऑफ द ith ग्रुप। सो ये सारे फॉर्मूला को जब आप f स्टैटिस्टिक्स में रख दोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी एनोवा टेस्ट की वैल्यू। सो अभी तक हमने जितने भी टेस्ट की बात की थी वो सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज पे वर्क करती है। डेटा में हमारे पास न्यूमेरिकल के साथ साथ कैटेगोरिकल डेटा भी आता है, ठीक है। सो जब कैटेगोरिकल डेटा आता है तो उसके एसोसिएशन को चेक करने के लिए, उन्हें कंपेयर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट। सो इट इज यूज टू कंपेयर टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। सो इट टेस्ट द association or independence between categories। तो जब भी हमें दो कैटेगरीज को कंपेयर करना होता है तो हम काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम कैटेगरीज को कंपेयर क्यों करते हैं, कैटेगरीज में क्या कंपेयर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये कंपेयर कर सकते हैं कि एक कैटेगरी का इफेक्ट दूसरे कैटेगरी पे तो नहीं होता, दोनों क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो जब हमें ये सब टेस्ट करना होता है तब हम काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ करते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि एक कैटेगरी दी गई है आपको डेटा में जेंडर, और दूसरी कैटेगरी दी गई है प्रेफरेंस फॉर टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। तो हमें उन दोनों के बीच में टेस्ट करना है कि वो दोनों क्या इंडिपेंडेंट है या फिर उनके बीच में कोई डिपेंडेंसी है, ठीक है। क्या जेंडर अफेक्ट करता है प्रेफरेंस ऑफ टी और कॉफ़ी। इसी तरीके के टेस्ट में हम काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट भी आपके दो तरीके के होते हैं। सो काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस एंड द सेकंड टाइप इज काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। सो काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस इज यूज्ड टू कंपेयर or see if there is any significant difference between the two categories, okay. So it is used to determine whether the two variables are related to each other. Suppose we want to test if there is association between the gender and the job satisfaction, okay, we want the two test। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमने कुछ सैंपल कलेक्ट किया। सपोज हमने 200 सैंपल्स कलेक्ट किया है एम्प्लॉयज का फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी एंड कैटेगराइज देम बेस्ड ऑन देयर जेंडर एंड द जॉब सेटिस्फैक्शन। सो जब हम कैटेगोरिकल वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी टेबल निकालते हैं तो उसको हम कॉन्टिजेंसी टेबल कहते हैं, ओके। कॉन्टिजेंसी टेबल में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं निकलता है, वो कंपेयर करके निकलता है कि फॉर एग्जाम्पल कितने ऐसे मेल हैं जो सेटिस्फाइड हैं अपने जॉब से और नॉट सेटिस्फाइड हैं, तो उसका जो काउंट रहेगा वो रहेगा कॉन्टिजेंसी टेबल में। तो ये देखते हैं इसका कॉन्टिजेंसी टेबल कैसा बनेगा। सो कितने ऐसे मेल हैं जो अपने जॉब से सेटिस्फाइड हैं, सपोज 50, और कितने ऐसे मेल हैं जो अपनी जॉब से नहीं सेटिस्फाइड है, सपोज 30। फीमेल कितनी हैं जो सेटिस्फाइड हैं अपने जॉब से, सपोज 20, एंड नॉट सेटिस्फाइड आर 100। तो अगर हम इसका टोटल निकालेंगे, ग्रैंड टोटल, तो हमने सैंपल कितने के लिया था, ग्रैंड टोटल हमें मिल जाएगा 200, ओके। सो ये हमारा सैंपल साइज है। काई स्क्वायर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका सेट करते हैं। देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, देयर इज सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। Next step is we have to calculate the expected frequency. Expected frequencies. So we have to calculate the expected frequency for each cell under the assumption that there is no association between the gender and the job satisfaction. So यहाँ पे रो टोटल क्या हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 70, उसी तरीके से ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 130। So इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो टोटल multiplied by column total divided by grand total। तो रो टोटल क्या है 80 multiplied by
70 डिवाइडेड बाई 200। उसी तरीके से मेल नॉट सेटिस्फाइड के लिए 80 मल्टीप्लाइड बाई 130 डिवाइड बाई 200। ओके, सो दीज आर द कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हमें काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि अभी हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो सबसे पहले वाले कैटेगरी के लिए 50 माइनस 28 अपॉन 28 और इसका होल स्क्वायर। सेकेंड वाली कैटेगरी के लिए 30 माइनस 52 अपॉन 52 इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली तो जो भी काई स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसको आप सिग्निफिकेंस वैल्यू से कंपेयर करके अपने डिसीजन को ले सकते हो। अभी हमने देखा था काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट, जिसमें हमने दो कैटेगोरिकल वेरिएबल को कंपेयर किया था कि वो रिलेटेड हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो उसमें एक स्टेप आया था जिसमें हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द सेम वेरिएबल। काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में क्या होता है, गुडनेस ऑफ फिट का मतलब क्या हुआ, एक ही वेरिएबल का ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम काई स्क्वायर लगाते हैं। तो इसमें दो कैटेगोरिकल वेरिएबल की जगह आपको सिर्फ सिंगल कैटेगोरिकल वेरिएबल मिलती है और उसी का ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाता है। तो फॉर्मूला जो रहेगा वो सेम रहेगा, बस यहाँ पे आपको जो कैटेगोरिकल वेरिएबल मिलता है वो सिर्फ सिंगल है। इट इज यूज टू टेस्ट वेदर द कैटेगोरिकल डेटा फॉलोज अ स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस देख लेते हैं। नल हाइपोथेसिस विल बी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज फिट द एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस विल बी द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज डू नॉट फिट द एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसका फॉर्मूला भी वही है कि समेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो जैसे हमने पिछले एग्जांपल में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली थी रो टोटल और कॉलम टोटल का यूज करके, इसमें सिंपल आपको कोई वेरिएबल दे दिया जाएगा, जैसे जेंडर हम मान लेते हैं एक वेरिएबल है, सो मेल एंड फीमेल। ओके, उसका कुछ भी फ्रीक्वेंसी दिया है, फॉर एग्जांपल 30 एंड फीमेल का है 50 और एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड क्या था 25 एंड 40। तो जिस तरीके से पिछले एग्जांपल में हमने निकाला था काई स्क्वायर, सेम उसी तरीके से आपको इस फॉर्मूला में पुट करना है और आपको काई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। सो ये था काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। सो इसी के साथ स्टैटिस्टिक्स की ट्यूटोरियल कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है, उन सब पे मैंने एक डिटेल नोट्स बनाया है। सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके यूज़ करके आप इंटरव्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, ये आपके लास्ट मिनट नोट्स की तरफ वर्क करेगा। सो जितने भी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में कवर की है वो सारी आपको इस नोट्स में मिल जाएंगी।